सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी एग्जाम्स के लिए पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपको कुछ दिनों से इंतजार था। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही मैंने आपको वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए पास्ट आरटीपीस, पास्ट मॉक टेस्ट और पास्ट पेपर्स का सुपर क्विक रिवीजन लाऊंगा, जिसमें हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली इस तरीके से रिवाइज करेंगे 19 पेपर्स के। आप एग्जाम के दिन 19 के 19 पेपर देखकर जाने का ये जो इम्पॉसिबल काम है उसको आप पॉसिबल कर दिखाओ। ठीक है, तो जो हमने कर दिखाया आरटीपी के केस में, हमने कर दिखाया मॉक टेस्ट पेपर के अंदर हमने कर दिखाया। अब हम बारी आती है एग्जाम पेपर्स की। तो 5 अटेम्प्ट के पेपर्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फास्ट, एकदम फास्ट, सुपर क्विक रिवीजन। एग्जाम के दिन कैसे पढ़ना चाहिए उस एंगल से हम लोग इसको रिवाइज करने वाले हैं। तो आप लोग भी तैयार हो जाओ, कुर्सी की पेटी बांध लो। शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला पेपर, दैट इज जैन 2021 का। ओके, नाउ यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मैंने आपको हमेशा बोला है पहला क्वेश्चन हमेशा टोटल इनकम पर ही होगा। तो पहले क्वेश्चन के अंदर एसएससी मैन्युफैक्चरर है और अपने को कंप्यूट करना है इनकम एज पर व्हाट, द नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से इनकम निकालना है और टैक्स निकालना है। ठीक है, इसका पिछले के 115 BAA नहीं फॉलो करना है, मैट भी इग्नोर करना है। इसका पिछले के पिछले साल का टर्नओवर कितना है, 400 करोड़ से ज्यादा है, तो इसको टैक्स जो लग जाएगा वो 30% लगेगा। चलो एडजस्टमेंट देखते हैं एक एक करके नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, 115 BAA और अपने को मैट के हिसाब से नहीं देखना है। सबसे पहला एडजस्टमेंट, सबसे नया एडजस्टमेंट है, थोड़ा अलग किस्म का एडजस्टमेंट है। इसमें क्या हो रहा है कि कंपनी क्या करती थी पता है, 2021-22 तक, मतलब पिछले साल तक कंपनी अपने स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट को इंक्लूड करती थी, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट को नहीं इंक्लूड करने का। ICDS भी यही बोलता है स्टॉक के अंदर इंटरेस्ट को नहीं इंक्लूड करने का, अगर इंक्लूड करते हो तो बाहर निकालो। तो 22-23 से कंपनी ने उसको ठीक कर दिया। 22-23 के से कंपनी ने क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया और स्टॉक को अपने इंटरेस्ट को अपने स्टॉक से बाहर निकाल दिया और उसका इफेक्ट भी दे दिया उन्होंने प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, तो अब जब सब कुछ सब बराबर दिया ये तो क्या दिक्कत है, तो फिर कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इफेक्ट नहीं दिया होता था तो हम लोग एडलेस जो भी करना है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में वो करते, लेकिन यहां पर कंपनी ने तो सब कुछ बराबर से किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एडजस्टमेंट के अंदर आपको कोई भी इफेक्ट देना नहीं है, सिर्फ एक नोट लिख देना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रेजुएटी का प्रोविजन आपको अलाउड नहीं है। तो ये 5 लाख रुपए का प्रोविजन जो एक्चुअली करता है वो ग्रेजुएटी का अलाउड नहीं होता है, 47 में डिसअलाउड है, लेकिन जो एक्चुअल पेमेंट किया है वो आपको अलाउ जाएगा। तो 5 लाख एड बैक कर दो और 1,20,000 लेस कर दो, आपको उसका इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आपने कुछ वन टाइम लाइसेंस फ्रेंचाइज फी पे किया है, ये आपका एक इंटेंजिबल एसेट है। तो इंटेंजिबल एसेट पे आपको 25% डेप्रिसिएशन मिलता है। तो आप ये 20 लाख रुपए पहले एड बैक कर दो और फिर बाद में 15% उस पे, सॉरी 25% उस पे डेप्रिसिएशन ले लो। फुल डेप्रिसिएशन लेना, क्योंकि 16 अगस्त को आपने उसको खरीदा था, तो आपको मोर देन 180 डेज होता है, तो आपको पूरा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। उसके बाद आपका कुछ कैश है वो लॉस्ट हो गया, थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, तो कैश लॉस बाय थेफ्ट ये एक रेवेन्यू खर्चा है, उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ट्रेडिंग लॉस है, आपने उसका इंश्योरेंस भी नहीं किया था, तो आपका ये लॉस हो गया, ये ट्रेडिंग लॉस है। ट्रेडिंग लॉस का डिडक्शन सुप्रीम कोर्ट देती है एज पर द बद्रीदास दागा वर्सेस CIT का केस लॉ। ठीक है, नेक्स्ट वाला ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। आपने किसी नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी पे किया 3 लाख रुपया, उसका TDS भी काटा लेकिन TDS भरा नहीं। अब रॉयल्टी पे किया नॉन रेजिडेंट को, TDS काटा भरा नहीं, तो फिर क्या, खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि आपको TDS काटना भी है भरना भी है। अब आपने भरा नहीं है, सिर्फ काट के छोड़ दिया, तो ये 3 लाख रुपया डिसअलाउ हो जाएगा। अब यहां पर कुछ कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट आ जाएंगे कि सामने वाले ने अपनी इनकम में उसको इंक्लूड कर दिया है, तो उससे क्या होता है, सामने वाला अपनी इनकम में इंक्लूड कर देगा ना, तो उसको टैक्स पेएबल आना चाहिए। उसने तो रिफंड ले लिया, उसको टैक्स पेएबल आना चाहिए। तो देखो 3 कंडीशन है, उस केस में मुझे डिडक्शन मिलता है। याद करो वो स्पेशल केस है कि अगर मैंने TDS नहीं काटा, नहीं भरा, लेकिन सामने वाले ने उसको इनकम में इंक्लूड कर दिया, उस पे टैक्स भरा और रिटर्न भरा, तो ये माना जाएगा कि मैंने ही काटा, मैंने ही भरा ऑन द डेट ऑन विच सामने वाला रिटर्न भरता है। तो अब 2 रीजन से एक करंट ईयर में उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। पहला रीजन तो सामने वाला टैक्स नहीं भर रहा है, रिफंड क्लेम कर रहा है। दूसरा रीजन, अगर टैक्स भर भी रहा होता तो मुझे डिडक्शन तो अगले साल मिलता ना, क्योंकि ये डीम क्या किया जाएगा कि उसने अगले साल काटा, अगले साल भरा, तो उसका डिडक्शन वैसे भी अगले साल मिलेगा, इस साल तो मिलने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 3 लाख रुपए डिसअलाउ कर दो, मामला क्लोज है। ठीक है, उसके बाद एक रूटीन एडजस्टमेंट है, आप अपनी होल्डिंग 100% होल्डिंग सब्सिडरी को क्या कर रहे हो, आपस में लैंड बेच रहे हो और सामने वाली डोमेस्टिक कंपनी है, तो क्या हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट इनकम टैक्स लॉ के अंदर, इसके ऊपर आपको टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये एग्जेम्प्ट है। हाँ, सामने वाला जिसको बेच रहे हो अगर वो फॉरेन कंपनी होती, याद आता है मैक्स INC करके थी, तो वहां पर टैक्सेबल हो जाता है, तो उस केस में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला, यहां पर एक कंपनी है जिसके अंदर एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी मतलब वो कैसी कंपनी है, एक ऐसी कंपनी में अपना शेयर्स है जो एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है। तो अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी में आपका शेयर्स है और 10% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर्स है, वोटिंग राइट्स है, 10% या उससे ज्यादा अगर किसी भी शेयर होल्डर का, क्लोजली हेल्ड प्राइवेट कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है, किसी भी क्लोजली हेल्ड कंपनी में 10% या उससे ज्यादा इक्विटी शेयर्स है और वो क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर हमको लोन देती है तो वो डीम्ड डिविडेंड है। अब कितना डीम्ड डिविडेंड, अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। तो उसने अपने को कितने का लोन दिया 5 लाख रुपए का, और उसके पास एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स कितना है, 2 लाख रुपया, तो डीम्ड डिविडेंड सिर्फ 2 लाख रुपया होगा, 5 लाख रुपया नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज डीम्ड डिविडेंड कैन नॉट बी मोर देन द एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, कंपनी ने एक कार खरीदी थी 23 अगस्त 2019 को। अब याद करो, अगर कोई कार खरीदता है 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, तो उसको 15 + 15 का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलता है। याद करो, तो उस कार के ऊपर आपको एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन मिलेगा, मतलब टोटल 30% डेप्रिसिएशन मिलेगा, और ये डेप्रिसिएशन आपने ऊपर डेप्रिसिएशन के अमाउंट के अंदर लिया भी नहीं है। एक लास्ट एडजस्टमेंट है यहां पर,
लास्ट एडजस्टमेंट यहां पर यह है कि भाई 115 80JJAA के अंदर आपने 120 एडिशनल एम्प्लॉइज को हायर किया है। ये सारे के सारे एम्प्लॉइज क्या है, ये सारे के सारे एम्प्लॉइज है, न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉइज है, 1 जुलाई से एम्प्लॉय को हायर किया है और इनका एमोल्यूमेंट भी 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, इट इज अप टू 25,000। तो बहुत सिंपल है, 120 एम्प्लॉय जो हायर किया है प्लस आपको 80JJAA का डिडक्शन कब मिलता है पता है, जब आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाना चाहिए। अगर यहां 480 है और अगर यहां 480 से कम होता ना, 530 की जगह पे 480 से कम होता ना, तो फिर ये एडिशनल एम्प्लॉइज का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाना चाहिए, मतलब जितने लोगों को आपने हायर किया वो हमेशा जितने लोगों को आप निकाल रहे हो ना उससे ज्यादा होना चाहिए। अब आपने हायर 120 को किया, निकाले 70 को, तो ठीक है आपका स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है। अगर आप हायर 70 को करते हैं और निकालते 120 को ना, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ना बहुत जरूरी है। 480 के ऊपर जाना चाहिए था, तो 480 के ऊपर तो जा रहा है, तो आपको 120 एम्प्लॉइज पे 9 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा, जो 15,000 रुपया पर मंथ, उसका 30% डिडक्शन आपको मिल जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉइज जुलाई से तो 9 मंथ होगा। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, आपको आपका टैक्स निकालना है। टैक्स 30% है, वो मैंने आपको पहले बता दिया, सरचार्ज नहीं लगेगा बिकॉज टोटल इनकम 1 करोड़ क्रॉस नहीं हो रही है। 4% सेस आपको टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 पार्ट्स है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो है ना, ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले मतलब पिछले वीडियो के अंदर एमटीपी के अंदर किया था। सेम क्वेश्चन है, नंबर्स भी सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, आप चेक कर लेना। ठीक है, ये एएमटी का क्वेश्चन है जो अपन ने किया था, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ जा रहा हूं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अलग किस्म का क्वेश्चन है। यहां पर एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, एक नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी है, जिसका क्या हो रहा है, जो इंडिया के अंदर कुछ खास करती नहीं है, मीटिंग करती है थोड़ा बहुत, और वो फॉरेन कंपनी ना एक नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, वो पोएम से भी इंडिया में रेजिडेंट नहीं बन सकती है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं कर रही है वो जिसके वजह से उसका इंडिया में क्या हो जाए, पोएम आ जाए, तो वो एक नॉन रेजिडेंट है, ये तो पक्की बात है। ठीक है, क्यों सर वो मीटिंग कर रही है ना इंडिया में, तो टू डिटरमाइन मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स अटैच्ड टू वेरियस क्लासेस, सर मीटिंग कर रही है सर टू डिस्कस अबाउट द सेल ऑफ द कंपनी। अरे भाई ये सब चीज रेलेवेंट नहीं होती है पोएम डिसाइड करने के लिए। कंपनी बेच रहे हो क्या, आप बेचना है कि नहीं बेचना है, ये सब चीज से पोएम डिसाइड नहीं होता है। पोएम डिसाइड होता है अगर आप इंडिया के अंदर बैठ के की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन लेते हो तो। अब घर बेचना नहीं, सॉरी, कंपनी बेचना, ये की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन नहीं होता है, ये कंपनी के एग्जिस्टेंस के लिए नहीं है, तो कंपनी को बेचने के लिए। ऐसा एक पॉइंट दिया था सीबीडीटी ने अपने सर्कुलर के अंदर, जाकर चेक करना। नाउ यहां पर 4 आइटम दिए गए, बहुत ही बढ़िया आइटम है, उसमें से 2 आइटम तो बहुत बढ़िया है, अगले 2 आइटम तो बहुत आसान है, उसके अंदर कुछ खास नहीं है। तो पहला आइटम तो बहुत ही बढ़िया है। ये पहला वाला जो आइटम है ना, वो वोडाफोन केस लॉ के ऊपर है। यहां पर है ना, ये मियानी आईएनसी, एक कंपनी है। ठीक है, ये मियानी आईएनसी ने, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर बाय मियानी आईएनसी, जापान बेस्ड कंपनी। तो अब सुनो जरा, 70 मियानी आईएनसी होल्ड 70% ऑफ टोटल एसेट्स इन इंडिया। तो देखो मियानी आईएनसी अगर टोटल उसके एसेट्स इंडिया में 70% होल्ड कर रही है, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि मियानी आईएनसी के जो, ये वोडाफोन केस लॉ के ऊपर पूरा का पूरा पॉइंट डिपेंडेंट है। अगर वोडाफोन केस लॉ पता है तो ये पॉइंट समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मियानी आईएनसी का 70% एसेट्स इंडिया में है, तो आप बोल सकते हो, सेफली बोल सकते हो दैट द शेयर्स ऑफ मियानी आईएनसी डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया। लेकिन वो केस में इनकम इज डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया। सही बात है, आप जैसे याद करो सीजीपी, अपन एग्जांपल लेते थे, सीजीपी का अगर इंडिया में 50% से ज्यादा, अगर 50% से ज्यादा एसेट्स है टोटल एसेट्स में से, तो सीजीपी के शेयर्स इंडिया से डिराइव कर रहे हैं अपनी वैल्यू। लेकिन वो केस में कब टैक्सेबल है, जब सीजीपी के शेयर्स आप बेचोगे तो टैक्सेबल है। अगर सीजीपी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो वो टैक्सेबल नहीं है आपके हाथ में। याद करो, वो जो वोडाफोन केस लॉ था वो डिविडेंड के लिए एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए यहां पर तो वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है ना। अगर आप शेयर्स बेचते थे तो कैपिटल गेन्स टैक्सेबल होता था, डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होगा। उसके ऊपर सीबीडीटी का सर्कुलर है 2015 का, वोडाफोन केस लॉ के अंदर अपन ने किया, जाकर चेक कर लेना। नेक्स्ट वाला पॉइंट भी बहुत बढ़िया है, ये वियोनी आईएनसी है ना, इंडियन गवर्नमेंट को कुछ सर्विस दे रही है। ठीक है, वियोनी आईएनसी इंडियन गवर्नमेंट को कुछ टेक्निकल सर्विस दे रही है जो 917 में कवर्ड है। अब इंडियन गवर्नमेंट उस सर्विसेज को इंडिया में नहीं यूज कर रही है बल्कि नेपाल में यूज कर रही है, तो क्या ये टेक्निकल सर्विस डीम्ड टू अक्रू राइज होगा? क्यों सर, ऐसा पढ़ा था ना सर हमने कि अगर कोई टेक्निकल सर्विसेज लोगे और इंडिया के बाहर यूज करोगे तो वो इंडिया में डीम्ड टू अक्रू राइज नहीं होता है, वो रेजिडेंट्स के लिए है, गवर्नमेंट के लिए नहीं है। तो जाकर चेक करना, गवर्नमेंट के लिए हमेशा, अगर कोई भी टेक्निकल सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट पे करती है तो हमेशा डीम्ड टू अक्रू राइज होगा। लेकिन अगर कोई रेजिडेंट टेक्निकल सर्विस लेता है तो वो कब अक्रू होगा, वो तब अक्रू होगा अगर वो सर्विसेज इंडिया में यूज करता है, इंडिया के बाहर यूज करता है तो नहीं होगा। तो यहां पर गवर्नमेंट सर्विस लेकर अगर टेक्निकल सर्विस इंडिया के बाहर भी यूज करती है तो वो अक्रू होगा। इतनी बारीक चीजों पे क्वेश्चन पूछा है देखो एग्जाम के अंदर। थर्ड वाला एक सिंपल पॉइंट है कि अगर कोई आईएफएससी के अंदर यूनिट लोकेटेड है, अगर नॉन रेजिडेंट ने आईएफएससी वालों को लोन दिया और आईएफएससी वालों ने नॉन रेजिडेंट को अगर इंटरेस्ट पे किया, तो 1 सितंबर 2019 के बाद में ये इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1015 में एग्जेम्प्ट है। तो अगर नॉन रेजिडेंट ने आईएफएससी वालों को लोन दिया, आईएफएससी वालों ने उनको इंटरेस्ट पे किया, ये एग्जेम्प्ट है। और लास्ट वाला पॉइंट है ग्रैंडफादरिंग वाला केस है, तो वो देख लेना, कोई बहुत ज्यादा खास केस नहीं है। ग्रैंडफादरिंग पे अपन ने बहुत सारे एग्जांपल पहले भी देखे, तो ये एक सिंपल सा चीज है, उसके अंदर कुछ खास नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इतना ही था पूछा यहां पर, और कुछ नहीं पूछा, चेक कर लो, और कुछ नहीं पूछा है। ठीक है, चेक कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए जो है वो ट्रस्ट की टोटल इनकम का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रस्ट है, जेएनके चैरिटेबल ट्रस्ट, अक्रूवल सिस्टम अकाउंटिंग फॉलो करता है। अब दिमाग में ये चीज रखना, अकाउंटिंग कोई भी फॉलो करो, अब से फाइनेंस एक्ट 2022 के बाद
पेमेंट करने पर ही डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। अगर कोई भी एप्लीकेशन का डिडक्शन लेना है तो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन मिलेगा फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2022। हाँ, रेवेन्यू आप अक्रूवल सिस्टम पर रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन जो आपका एक्सपेंसेस और एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट बेसिस पर मिलेगा, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम कैसे निकलेगी। सबसे पहले आपको ग्रॉस रिसीट लिखनी पड़ेगी, जो भी उसकी 24,41,000। सबसे पहले पूरी इनकम आएगी, उसमें से 15% एग्जेम्पशन आएगा, फिर सारे एप्लीकेशन आएंगे, फिर उसकी टोटल इनकम आएगी, फिर उसका टैक्स निकालेंगे। ठीक है, तो ये 24 लाख सबसे पहले आप लिख दोगे। उसके बाद ये 5,20,000 का आपको डोनेशन मिला है। अब इसमें से वॉलंटरी डोनेशन तो डायरेक्टली लिख दोगे, 335 जो वॉलंटरी डोनेशन है वो डायरेक्टली लिख दोगे। अब एनोनिमस डोनेशन का क्या करोगे? एनोनिमस डोनेशन 1,85,000 है, उसमें से आपको एग्जेम्पशन मिलेगा कितना? 1 लाख और 5% ऑफ टोटल डोनेशन व्हिचएवर इज हायर, जो भी हायर है उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो हायर 1 लाख आता है, बिकॉज 5% ऑफ टोटल डोनेशन बहुत कम है। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज का आप यहां से डिडक्शन ले लो। 85,000 रुपीज जो है आपका वो एनोनिमस डोनेशन 30% पे टैक्स हो जाएगा, 115 बीबीसी। और केयरफुल रहना, यहां पर जो 1 लाख रुपए का आपको एग्जेम्पशन मिल रहा है ना, वो आप नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट में ऐड करोगे 15% के ऊपर। यहां पर देखना, ये नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट में 15% का एग्जेम्पशन लेने के पहले ये 1 लाख ऐड होता है, और ये जो 85,000 है वो 30% पे टैक्स हो जाएगा एंड में जाके। इस 85,000 के अगेंस्ट आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो 1 लाख रुपीज एग्जेम्प्ट हो रहा है, इसको एक नॉर्मल डोनेशन की तरह ट्रीट करोगे, उसमें से 15% एग्जेम्पशन निकालोगे, फिर उसको अप्लाई करके उस पर एग्जेम्पशन भी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको क्लास में बताया था। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी वो आप ले लो 15% के ऊपर। उसके बाद म्यूचुअल फंड से जो पैसा आ रहा है वो भी आप 15% से ऊपर ले लो। जो एग्रीकल्चर इनकम आ रहा है वो एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब चीज करने के बाद आप उसमें से 15% एग्जेम्पशन ले लो। तो देखो मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, और 1 लाख रुपए का जो मेरा एनोनिमस डोनेशन एग्जेम्प्ट हो रहा है उसको भी आपको 15% के पहले ऐड करना है, फिर 15% आप एडॉक एग्जेम्पशन ले लो। ठीक है, अब ये सब करने के बाद आपको एप्लीकेशन देखना है क्या क्या किया। सबसे पहले आप कुछ पैसा अक्यूमुलेट कर रहे हो, सेट असाइड कर रहे हो अगले 4 साल के लिए। 4 साल तक अक्यूमुलेट करोगे चलेगा, 5 साल तक भी करेगा तो चलेगा, 5 साल से ज्यादा करोगे तो नहीं चलेगा। तो ये आपको नीचे से एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद आपने कुछ एक ट्रस्टी को कुछ पेमेंट किया है 1,47,000, लेकिन आपने कम ही पे किया है, ज्यादा नहीं पे किया है। मार्केट वैल्यू उसका 2,50,000 है, आपने कम पे किया तो कोई दिक्कत नहीं, 147 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि आपने ट्रस्टी से चीजें रेंट पे ली थी, आप उसको पेमेंट कर रहे हो। क्या दिक्कत है, उसके अंदर पे कर सकते हो, ज्यादा नहीं पे करना, नॉर्मल वैल्यू पे कर रहे हो। उसके बाद कुछ टीचर्स की पेमेंट कर रहे हो वो भी डिडक्शन मिल जाएगा, अदर एक्सपेंसेस कर रहे हो वो भी डिडक्शन मिल जाएगा। अज्यूम करना पड़ेगा कि सब कुछ पेड है, पेड है, पेड है। अगर पेड है तो ही मिलेगा, नहीं तो फाइनेंस एक्ट 2022 ने फुल स्टॉप लगा दिया, डिडक्शन नहीं देंगे। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको क्या आ जाएगा? ये सब करने के बाद आपको आ जाएगी आपकी टोटल इनकम। टोटल इनकम इतनी आ जाएगी, उसमें से 85,000 पहले अलग कर दो। 85,000 पे तो 30% टैक्स लग जाएगा, तो अब 85,000 अलग कर दूंगा तो आ जाएगा 8,69,850। अब 8,69,850 पे आप क्या अप्लाई करोगे? आप अप्लाई करोगे अपना स्लैब रेट। आप स्लैब रेट अप्लाई करो, क्योंकि ट्रस्ट के लिए स्लैब रेट ही एप्लीकेबल होता है। आप स्लैब रेट अप्लाई करो, स्लैब रेट अप्लाई करने के बाद आपको टैक्स आ जाएगा 86,470। 86,470 को अप्लाई करने के बाद आप उसके ऊपर सेस वैस ऐड कर दो तो आपको उसका आंसर आ जाएगा, चेक कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के जाना इसको, आ सकता है ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, डीटीडब्ल्यू का कुछ खास नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर है वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपसे गलती नहीं हो जाए एग्जाम में। क्योंकि डीटीडब्ल्यू के क्वेश्चन में एक भी गलती होगी ना पूरा सम गलत हो जाता है, क्योंकि एक गलती हो गई टोटल इनकम गलत, टोटल इनकम गलत, टैक्स रेट गलत, टैक्स रेट गलत, एवरेज रेट गलत, एवरेज रेट गलत, आप उससे कंपेयर करोगे वो भी गलत हो जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। अससी 65 इयर्स का है और रेजिडेंट है, तो इस पे इसके बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर 65 इयर्स का है तो उसको यहां पर 80 टीटीबी का डिडक्शन मिल जाएगा 50,000 रुपए तक का, यस और नो, 50,000 रुपए का 80 टीटीबी का डिडक्शन मिल जाएगा, और 1,50,000 का एटीसी वो तो सबको मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर और कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, आप देख लेना, बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन, एक बार इसको गो थ्रू कर लो फिर आगे बढ़ते। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो टीडीएस के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। जो सबसे पहले यहां पर बोला है कि एक एसएससी है वो बैंक को कुछ बैंक गारंटी कमीशन पे कर रहा है। अगर कोई भी एसएससी किसी बैंक को कुछ बैंक गारंटी कमीशन पे करता है, उस पर टीडीएस नहीं करता है, उस पर एक अलग से सीबीडीटी का नोटिफिकेशन है। और अदरवाइज भी आपको पता है अगर आप बैंक को कुछ पेमेंट करते हो तो उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, आप होते कौन हो बैंक का टीडीएस काटने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर एक अलग से नोटिफिकेशन भी है सीबीडीटी का कि अगर बैंक को कुछ बैंक गारंटी कमीशन पे करते हो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, मार्क करना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर स्टडी कार्ड करके एक ऑनलाइन एजुकेटर है, ट्रस्ट है इंडिया के अंदर। ठीक है, और बाहर एक नॉन रेजिडेंट है मिस्टर मॉन्टी, वो अपने को कुछ वेब बेस्ड लेक्चर्स दे रहा है। सुन लो जरा, अपन इंडिया में वो अपने को कुछ वेब बेस्ड लेक्चर्स दे रहा है। तो अभी अपन उसको जो पेमेंट कर रहे हैं 98,000 का, उस पर टीडीएस काटे कि नहीं काटे? देखो इसमें दो व्यू लिया इंस्टीट्यूट ने। अगर वो हमको जो सर्विस दे रहा है वो एक नॉर्मल बिजनेस इनकम है, ठीक है, तो उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस इनकम इंडिया में कब टैक्सेबल होती है, कब अक्रू होती है? उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन होना चाहिए, उसका इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, तब टैक्सेबल होती है, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होती है। तो ये केस में आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाले की इनकम इंडिया में अक्रू नहीं हो रही है, तो टीडीएस क्यों काटोगे? दूसरी पॉसिबिलिटी इंस्टीट्यूट ने यहां पर ये लिया है कि अगर वो वेब बेस्ड लेक्चर
स्ट्रक्चर जो हमको दे रहा है, अगर वो एफटीएस के डेफिनेशन में आ जाता है अंडर 917, अगर वो एफटीएस के डेफिनेशन में आ जाता है, तो एफटीएस के डेफिनेशन में एक बार आ जाता है तो फिर प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कनेक्शन, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, ये सब की जरूरत नहीं है। उस केस में सिर्फ इतना देखना होता है कि इनकम इंडिया में क्या होनी चाहिए, यूटिलाइज होनी चाहिए, सर्विसेज इंडिया में यूटिलाइज होना चाहिए, बस उतना अगर हो जाता है तो फिर वो एफटीएस इंडिया में अक्रूड है और उस केस में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो हो सके तो एग्जाम में दोनों व्यू लिख के ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों व्यू लिखोगे तो अच्छा है। यहां पर मिस्टर नितिन है, उसका पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है। अगर उसका पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो उसके लिए 194C तो एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। तो क्या उसके लिए 194M एप्लीकेबल हो सकता है? हाँ, 194M एप्लीकेबल हो सकता है अगर पेमेंट 50 लाख रुपए से ज्यादा करता है किसी रेजिडेंट्स को। तो यहां पर देखो, मिस्टर जो इंडिविजुअल है उसका पिछले साल का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो 194C एप्लीकेबल नहीं होगा। अब वो अपनी ऑफिस की बिल्डिंग रिपेयर कर रहा है और 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट कर रहा है तो उसको 5% टीडीएस काटना पड़ेगा। 194M के अंदर सी इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नेक्स्ट वाला, अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कुछ पेमेंट करते हो, लैंडिंग चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जापान एयरलाइंस का कि इस केस में आप 194C के हिसाब से टीडीएस काटोगे, 194I के हिसाब से नहीं काटोगे। और 194C के हिसाब से कितना टीडीएस कटेगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक कंपनी है तो उसका टीडीएस 2% कटेगा, इंडिविजुअल एचयूएफ होता तो 1% कटता। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर बी है बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, लेकिन करते मत बैठो पागल जैसा। ये सेम टू सेम क्वेश्चन अपन ने पहले आरटीपी में एमटीपी के अंदर 2 बार करके रखा है, एक बार नहीं, आप जाकर चेक कर लेना, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पर रिपीट मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद बोल रहा हूं ट्रांसफर प्राइसिंग, लेकिन अपना पूरा ऑब्जेक्टिव भी डिफीट हो जाएगा अगर सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग वापस करते रहेंगे। तो जो भी रिपीटेशन हो रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको वो भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चेक कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 एक केस लॉ के ऊपर है, जिसके अंदर जो पहला केस लॉ है ना वो 50 बार मैंने बोल दिया, इनफैक्ट 2 बार तो पहले आ ही चुका है, तीसरी बार बोल रहा हूं आज। ठीक है, लक्ष्मण दास खंडेलवाल का केस लॉ याद है आपको? लक्ष्मण दास खंडेलवाल 2 बार आ चुका है, तीसरी बार आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसमें बोला है कि 292BB आप नहीं अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आपने नोटिस ही नहीं भेजा है। 292BB अट्रैक्ट करना है तो कम से कम नोटिस भेजना पड़ेगा, जिसमें फिर नोटिस लेट होगी तो भी 292BB अट्रैक्ट हो सकता है, नोटिस गलत होगी तो भी अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन नोटिस भेजा ही नहीं तो 292BB अट्रैक्ट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। पार्ट नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, यहां पर हाईकोर्ट के पावर्स के बारे में बात किया। एक हाईकोर्ट है, उसने कुछ ऑर्डर पास किया, अब सवाल ये उठ रहा है कि हाईकोर्ट क्या ऑर्डर पास करने के बाद अपने ऑर्डर को वापस बुलाकर उसको चेंज कर सकता है क्या? क्या उसमें अपैरेंट मिस्टेक होगी तो चेंज कर सकता है? क्या उसको रिव्यू कर सकता है? तो यस, उसको पावर दिया गया है। हाईकोर्ट अपना ऑर्डर बुलवाकर वापस से चेंज कर सकता है, उसको बदल सकता है। कुछ सर्कमस्टेंसेस दिए गए, आपको पढ़ना है तो नीचे डिटेल में पढ़ लो, इतनी फुर्सत मेरे पास एग्जाम के दिन नहीं होने वाली है कि मैं एक एक सर्कमस्टेंस पढ़ूं जिसमें हाईकोर्ट क्या करता है अपने पावर से उसके बाद कि वो अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है, चेंज कर सकता है। बस इतना बोलना चाहता हूं एक लाइन के अंदर। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में लिख के आ जाना, यस हाईकोर्ट हैव इनहेरेंट पावर टू रिव्यू एंड रिकॉल इट्स ओन ऑर्डर एंड चेंज द ऑर्डर एंड चेंज द अपैरेंट मिस्टेक फ्रॉम इट्स ऑर्डर, वो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस बिल्डर्स का केस लॉ है जो अपन ने, और डेम्पो लिमिटेड का भी, डेम्पो इंडस्ट्रीज कुछ ऐसा केस लॉ है जो अपन ने क्लास में भी कैपिटल गेन्स के अंदर किया है कि अगर आप ब्लॉक का कैपिटल बिल्डिंग बेचते हो, ब्लॉक की बिल्डिंग बेचते हो और ब्लॉक की बिल्डिंग अगर 24 महीने से ज्यादा पुरानी है तो असेट लॉन्ग टर्म होता है, गेन हमेशा शॉर्ट टर्म होता है। तो क्या उस पर आप 54EC क्लेम कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो, क्योंकि 54EC किस पे एम्फेसिस डालता है? एम्फेसिस डालता है कि आपका असेट लॉन्ग टर्म होना चाहिए, गेन लॉन्ग टर्म होने की बात नहीं करता है। तो ब्लॉक का जो असेट होता है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितने पीरियड के लिए आप उसको होल्ड कर रहे हो। लेकिन जो ब्लॉक का गेन होता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म होता है। 54EC गेन पे बात नहीं करता है, 54EC बोलता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट विच इज लॉन्ग टर्म। तो देयरफॉर अगर बिल्डिंग लॉन्ग टर्म है, फिर भले वो ब्लॉक का पार्ट है, आपको 54EC का एक्सेम्पशन मिलेगा, ये बोला गया इस केस लॉ के अंदर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्वेश्चन है, कभी कभार पूछ लेते हो लोग। इसमें बोला है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो अपने मेंबर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देती है। तो अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देती है तो 80P के अंदर आ जाएगा और उसकी पीजीबीपी इनकम का उसको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव, तो ये 547 की दर से आया, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम डिपॉजिट्स विद अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसा देती है, उससे इंटरेस्ट लेती है, तो वो भी 80P में डिडक्टेबल है, याद करो। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स खरीदती है, उससे डिविडेंड मिलेगा, वो भी एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट नहीं बोलूंगा, डिडक्शन है, चैप्टर 6 में डिडक्शन मिलेगा, एग्जेम्पशन नहीं है, पहले इनकम में इंक्लूड करना है फिर नीचे से निकालना है, डायरेक्ट एग्जेम्प्ट नहीं करना है। या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या दे रही है? अपना इंटरेस्ट दे रही है और लोन दे रही है या शेयर्स खरीद रही है, वहां से इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है, वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, सेकंड, मेंबर्स को जो वो लोन दे रही है उससे इंटरेस्ट कमा रही है, वो भी क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। वो क्या पर्सनल पर्पस के लिए दे रही है, क्या पर्पस के लिए दे रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद रेंट के ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ेगा, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको मिल जाएगा। तो 36,000 into 12 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, एजेंसी बिजनेस पे उसको टैक्स भरना पड़ेगा, वो 287,500 पीजीबीपी इनकम में टैक्स हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम डिपॉजिट्स ऑफ आइडल फंड्स ऑफ मेंबर्स, ये भी उसको क्या हो जाएगा? ये भी उसके ऊपर भी उसको 80P का डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि अगेन ये मेंबर से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद जो उसने एक्सपेंसेस इनकर किया है एजेंसी बिजनेस में, उसका एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिल जाएगा और 98,000 का उसको लॉस का डिडक्शन भी मिल जाएगा। ये सब करने के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का आप टैक्स निकालोगे, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से निकालो। मैं मानता हूं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम है 115BAD, जहां पर 22% टैक्स, 10% सरचार्ज, 4% सेस लगता है, बट कुछ बोला नहीं गया है तो वो सब इग्नोर करने का। ठीक है, सिर्फ रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए होता है, लेकिन वो इग्नोर करो यहां पर। अभी यहां पर इंस्टीट्यूट ने उसको कंसीडर नहीं किया, प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो भी करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर साफ साफ बोला नहीं है टोटल इनकम किसके हिसाब से निकालना है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो भी करना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट ने नहीं किया तो मैं भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से सुना, हो सकता है ये क्वेश्चन जिस
टाइम में आया होगा उस टाइम पे 115 बीएडी होगा ही नहीं, हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है, मुझे नहीं पता उस टाइम पे 115 बीएडी था कि नहीं था, अभी याद नहीं है मुझे। तो अब मैं आता हूं इस मुद्दे पे, टैक्स कितना लगता है कॉर्पोरेट सोसाइटी को? 10,000 तक की इनकम पे 10%, फिर 10 से 20 के बीच में 20%, फिर 20,000 के ऊपर 30%, ठीक है। उस हिसाब से आप कंप्यूट करोगे कॉर्पोरेट सोसाइटी का टैक्स, ठीक है। डिडक्शन ये मिल जाएगा, साथ साथ में आपका टोटल डिडक्शन हो गया, मैंने तीनों टोटल बता दिया आपको क्या क्या डिडक्शन में आएगा। डिडक्शन में एटीपी में ये मिलेगा और फिर नीचे 2,04,000, साथ साथ में क्योंकि ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है तो इसको 50,000 रुपए का और डिडक्शन मिलेगा। अगर ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती तो इसको 1 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाता, चेक कर लो। तो ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पार्ट ए सब पार्ट 1। यहां पर क्या हुआ है, एसएससी को ना, एसएससी ट्रांसफर प्राइसिंग वाला एसएससी है, तो उसको एओ ने एक ड्राफ्ट ऑर्डर दिया 144C में। आपको पता है ना ड्राफ्ट ऑर्डर देता है 144C में एलिजिबल एसएससी को, जो नॉन रेसिडेंट होता है, जो फॉरेन कंपनीज होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या जिसके केस में टीपीओ इनकम बढ़ा देता है, तो उसको एओ क्या करता है, ड्राफ्ट ऑर्डर देता है। अब एसएससी को एओ ने ड्राफ्ट ऑर्डर दिया। अब ड्राफ्ट ऑर्डर देने के बाद एसएससी के पास दो ऑप्शन है, या तो ड्राफ्ट ऑर्डर ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लो, या तो उसको ऑब्जेक्ट करो डीआरसी के पास, डीआरपी के पास और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास। अब एसएससी क्या कर रहा है पता है, एसएससी बोलता है मेरे को डीआरपी फीआरपी के पास नहीं जाना है, मैं जब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आएगा ना उसके बाद मैं जाकर सीआईटी को अपील कर दूंगा। तो क्या एसएससी डीआरपी को इग्नोर करके सीआईटी अपील के पास जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एसएससी को दो ऑप्शन दिया है ड्राफ्ट ऑर्डर आने के बाद, या तो एक्सेप्ट कर लो या तो आप डीआरपी के पास ऑब्जेक्ट कर लो। तो आप क्या कर सकते हो, आपको नहीं ऑब्जेक्ट करना है मत करो, आप एक्सेप्ट कर लो, एओ फिर ऑर्डर पास कर देगा 1 महीने के अंदर, उसके बाद आप 30 डेज के अंदर जाकर उसको अपील कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, एओ ने एसएससी के ऊपर पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी है, ठीक है, पेनल्टी प्रोसीडिंग लॉन्च कर दी है। और अब एसएससी क्या कर रहा है, एसएससी बोल रहा है कि मुझे इससे इम्यूनिटी दिला दो यार, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी दिला दो। तो एसएससी को अब 270AA फॉलो करना पड़ेगा। 270AA में उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा, 270AA में उसको सबसे पहले जैसे ही नोटिस ऑफ डिमांड मिला उसके 30 डेज के अंदर उसको पहले टैक्स भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, और जिस मंथ में उसको ऑर्डर मिला उस मंथ के एंड से 1 महीने के अंदर उसको असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और तीसरी चीज, एसएससी को यह बोलना पड़ेगा कि भाई मैं अपील नहीं करूंगा। प्लस अगर ये सारी चीज करता है तो उसकी पेनल्टी वेव हो जाएगी, प्रोसिक्यूशन वेव हो जाएगी। लेकिन सिर्फ कौन सी पेनल्टी वेव होगी पता है, 270AA में सिर्फ 50% वाली पेनल्टी वेव होती है, 200% वाली पेनल्टी वेव नहीं होती है। और एक आखिरी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो आप देखो जरा, कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप देखोगे तो आरटीपी एमटीपी से मैच ही कर रहे हैं। ये वाला है कॉस्ट प्लस मेथड वाला क्वेश्चन, जो अपन ने पहले भी किया है, लेकिन एक बार और बता देता हूं। ये आइडेंटिका इंडिया के अंदर है, ये हॉरिजन रशिया के अंदर है। अपन उसको कुछ सर्विस देते हैं, कॉस्ट प्लस मेथड फॉलो करना है, तो अपन जो सर्विस दे रहे हैं उसमें 2,25,000 रुपए का अपने को टोटल कॉस्ट आ रहा है। तो इस कॉस्ट पे अपने को एक आर्म्स लेंथ मार्जिन ऐड करना है। अब जब थर्ड पार्टी को आप सर्विस देते हो तो कितना मार्जिन चार्ज करते हो, 20%, लेकिन ये 20% आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आपको दोनों के बीच में फंक्शनल डिफरेंस लेकर इस 50% को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फंक्शनल डिफरेंस क्या है, सबसे पहला फंक्शनल डिफरेंस, जब अपन होराइजन को सर्विस देते हैं तो होराइजन भी बदले में अपने को कुछ सर्विस देता है। यहां देखो, तो अगर वो बदले में अपने को सर्विस देता है तो अपने को मार्जिन उससे ज्यादा चार्ज करना चाहिए कि कम चार्ज करना चाहिए? कम चार्ज करना चाहिए ना, मैं आप पे एहसान कर रहा हूं, आप भी मुझ पे एहसान कर रहे हो, तो मुझे आपसे कम चार्ज करना चाहिए, क्योंकि आप भी मुझ पे एहसान कर रहे हो। तो कितना एहसान कर रहे हो, 18% ऑफ नॉर्मल जीपी, 18% नॉर्मल जीपी 9% आएगा, तो 9% आप माइनस कर दो, क्योंकि उतना कम चार्ज करो। उसके बाद जब आप होराइजन को सर्विस देते हो तो आप उसको 10% जीपी नॉर्मल जीपी के ऊपर डिस्काउंट देते हो। तो आपको होराइजन को जब सर्विस देते हो या जो भी आप सामान बेचते हो तो आप उससे कम चार्ज करते हो ना, क्योंकि डिस्काउंट देते हो। तो फिर से उसको कंप्यूट करना पड़ेगा, 10% ऑफ नॉर्मल जीपी कितना आ जाएगा, 10% ऑफ 50%, वो 5%, तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि होराइजन को सर्विस देते समय आप उससे उतना कम चार्ज करोगे क्योंकि डिस्काउंट दोगे। तीसरे केस में जब आप होराइजन को सर्विस देते हो, होराइजन को इन केस ऑफ रेंडरिंग सर्विस, तो आपको कोई रिस्क नहीं है, यहां पर सर्विस देते समय कोई रिस्क नहीं है आप। लेकिन जब थर्ड पार्टी को सर्विस देते हो तो बहुत रिस्क है। तो ऑब्वियस बात है ना, जब थर्ड पार्टी को सर्विस देते हो तो बहुत रिस्क है, तो यहां पर प्रॉफिट भी ज्यादा होना चाहिए। जब होराइजन को सर्विस देते हो कोई रिस्क नहीं है तो प्रॉफिट भी कम होना चाहिए, तो फिर वापस से कम करो, कितना कम करो, 12% ऑफ नॉर्मल जीपी कितना आएगा, 6% और कम करो। चौथी चीज, जब आप होराइजन को सर्विस देते हो, होराइजन को, तो आप उसको क्रेडिट देते हो, क्रेडिट देते हो, तो प्रॉफिट कम चार्ज करोगे कि ज्यादा चार्ज करोगे, ज्यादा चार्ज करोगे। तो अब जब आप थर्ड पार्टी को सर्विस देते हो उसको क्रेडिट नहीं देते हो, उसको बोलते हो आज के आज रोकड़ा पैसा चाहिए मेरे को। तो अब जब होराइजन को क्रेडिट देते हो तो ज्यादा चार्ज करोगे, तो अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा चार्ज करते हो तो प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। तो उसमें आपको कितना एड बैक करना पड़ेगा, 2% और नॉर्मल जीपी 1% आएगा। तो पहले आप 9% माइनस करो, फिर 5%, फिर 6%, फिर ऐड करो 1%, आपको आर्म्स लेंथ जीपी आ जाएगा। आर्म्स लेंथ जीपी 31% आता है, वो आप अपने कॉस्ट पे ऐड करो, आपको आ जाएगा आपका आर्म्स लेंथ प्राइस, चेक कर लो, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं। जुलाई 2021, ये सारे कोविड के समय आने वाले पेपर्स है, बहुत डिफिकल्ट पेपर डाल दिए थे। ये वाला पेपर तो बहुत अतरंगी पेपर है, अभी आपको बताऊंगा, बहुत डिफिकल्ट पेपर था ये। अब जबरदस्ती कोविड में बैंड बजा दी इन लोगों की, ठीक है। अब चलो देखते क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। पहला वाला क्वेश्चन तो फिर भी थोड़ा सिंपल है, इतना खास नहीं है। सची मैन्युफैक्चरर है, अपने को इसकी टोटल इनकम निकालना है और सिर्फ टोटल इनकम निकालना है, टैक्स लायबिलिटी वायबिलिटी कुछ नहीं निकालना है। मैट इग्नोर करो, 115BAA भी इग्नोर कर दो, ये सारी चीजें इग्नोर करो, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्रॉफिट है 1,000 लाख, वो ले लो। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन
डिडक्शन है वो एड बैक कर दो। उसके बाद आपने साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को 50 लाख रुपया पे किया तो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। अब लास्ट लाइन में एक नोट लिखा है कि आपके पे करने के बाद सामने वाले इंस्टीट्यूशन का जो अप्रूवल था वो विड्रॉ हो गया, तो क्या आपका डिडक्शन भी विड्रॉ हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, स्पेसिफिक कानून है कि अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया, डिडक्शन ले लिया, उसके बाद सामने वाले इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल विड्रॉ होता है तो उसमें आपकी गलती नहीं है, आपको डिडक्शन मिलकर रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट उसके लिए रेलेवेंट है, वहां पर डाल के रखा है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट, ऐसा पॉइंट अपन ने पहले भी किया है। असासी ने 350 लाख का लोन लिया है 8% के हिसाब से फर्स्ट में को, तो फर्स्ट में को अगर लोन लिया है तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा उसका 25.67 करोड़ का। ठीक है, अब सुनो वो लोन उसने क्यों लिया है। एक लोन तो उसने मशीनरी के लिए लिया है। अब मशीनरी वो कब से यूज कर रहा है? 1 फेब 2023 से यूज कर रहा है। किधर लिखा है वो? नीचे लिखा है, नीचे लिखा है, नीचे लिखा है 1 फेब 2023 से 500 लाख की मशीनरी लिया है। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, तो अब देखो उसने लोन कब लिया है। उसने लोन लिया है 350 लाख का 8% फ्रॉम फर्स्ट में, तो 11 महीने का इंटरेस्ट निकालने का। 350 लाख इंटू 8% इंटू 11 महीना डिवाइड बाय 12, तो 25.67 लाख या करोड़ जो भी है, उसके चक्कर में मत पड़ो, वो लाख से, थोड़ी गलती से मैंने करोड़ लिख दिया, तो 25.67 लाख से वो। ठीक है, तो वो टोटल इंटरेस्ट है। अब जो 1 मई से लेकर 1 फेब मतलब लगभग मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, लगभग 9 महीने का इंटरेस्ट जो है ना, 9 महीने का इंटरेस्ट आपको कैपिटलाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों? असेट में कैपिटलाइज, क्योंकि वो असेट के लिए और असेट पुट टू यूज नहीं कर रहे हो। अरे मई में लोन लिया, असेट पुट टू यूज फरवरी में किया, तो 9 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करो, तो वो असेट में ऐड कर दो। 500 लाख का जो असेट है ना उसमें ऐड कर दो। ठीक है, और उस पर फिर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेना बाद में। और जो बचा हुआ इंटरेस्ट है ना वो आपको 43B में ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि बचा वाला इंटरेस्ट आपको वो भी ऐड बैक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपने पे नहीं किया, आपने लोन लिया, तो फिर आपको एनबीएफसी से लोन लोगे तो इंटरेस्ट का डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे अलाउड है, एक्रूअल बेसिस पे नहीं है, तो वो भी ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद पे किया है, तो आपको उसका अगले साल रिडक्शन मिल जाएगा, ये साल नहीं मिलने वाला, बी वेरी केयरफुल। अब जो ऊपर मशीनरी खरीदा ना उसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस भी यहां पर आपने इनकर किया है 100 लाख रुपए का, तो वो भी ऐड बैक करना, उस पर टीडीएस नहीं काटा। हाँ, तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर यही चीज एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता, टीडीएस नहीं काटता तो खर्चा डिसला हो जाता, लेकिन असेट में ऐड करने के लिए आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। असेट में ऐड आप बिना टीडीएस काटे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मशीनरी की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 500 लाख वो था, 21 लाख ऊपर आ गया, ये कैपिटलाइज करना है, और 100 लाख ये हो गया, तो 621 लाख मशीनरी की वैल्यू हो गई। उसके बाद आपने कुछ 35 लाख रुपए का जनरल एक्सपेंस इनकर किया टुवर्ड्स ब्रिंगिंग वाटर टू द फैक्ट्री। अलाउड है, वो एक नॉर्मल खर्चा है। फैक्ट्री में पानी लाने के लिए आप कुछ खर्चा कर रहे हो तो इट्स ओके, फैक्ट्री में पानी लाना जरूरी है, उसके बगैर फैक्ट्री नहीं चल सकती है, तो उसके लिए खर्चा किया, उसका रिडक्शन आपको मिल जाएगा। आपने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया पीजीबीबी में, उसको एड बैक करना पड़ेगा। एटीजीजीबी में अलाउ हो जाएगा आपको उसका चैप्टर 6 में डिडक्शन। अजम्पशन लिखना पड़ेगा कि आप अदर देन कैश दे रहे हो, क्योंकि कैश में दोगे तो डिडक्शन नहीं मिलता है एटीजीजीबी में। नेक्स्ट 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 आपने कुछ एक्सपेंडिचर इनकर किया है 25 लाख रुपए का, ठीक है, टुवर्ड्स परचेज ऑफ कोल, लेकिन उसके लिए इनवॉइस अवेलेबल नहीं है। इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, 25 लाख रुपए का आपने कोल खरीद लिया, इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं आपके पास, जैसे बैंक अकाउंट से पैसा गया उसका डिटेल है, उसके बाद जी गुड्स इनवर्ट रिपोर्ट है आपके पास, दूसरा इंफॉर्मेशन है, लेकिन प्रॉपर इनवॉइस नहीं है, तो क्या आपको उसका रिडक्शन मिलेगा? ऑडिटर भी यहां पर एडवर्स रिमार्क करके बैठा है कि इसके पास इनवॉइस नहीं है, तो देखो अब ये चीज के ना असेसिंग ऑफिसर के सेटिस्फैक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आप उसको उसका जेन्युइननेस एक्सप्लेन करते हो तो अलाउ हो जाएगा, और अगर जेन्युइननेस नहीं एक्सप्लेन कर पाते हो तो नहीं अलाउ होगा। इंस्टीट्यूट ने दोनों व्यू लिया है, आपको जो करना है करो, आपको अलाउ करना है करो, नहीं अलाउ करना नहीं करो, आपकी मर्जी। ठीक है, जो करना है करो। नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट क्रेडिटेड। आपने 20 लाख रुपए का सामान बेचा एक बंदे को, वो बंदा उसमें से आपने 10 लाख रुपए राइट ऑफ कर दिया, ठीक है, तो अब कितना बचा? अब 10 लाख रुपया बचा। पहले 20 लाख रुपए का सामान बेचा तो 20 लाख रुपया पीएनएल में क्रेडिट किया होगा, अब उसमें से 10 लाख रुपया आपने राइट ऑफ कर दिया, तो अब आपके अकाउंट में कितना क्रेडिटेड रहेगा? सिर्फ 10 लाख, क्योंकि 10 लाख तो आपने राइट ऑफ कर दिया। अब वो बंदा मर गया, ठीक है, अब उससे अपन कितना कलेक्ट कर पाए? सिर्फ 7 लाख रुपया कलेक्ट कर पाए, और वो आपने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया। अब क्यों क्रेडिट किया भाई? ऑलरेडी वो 10 लाख रुपया जब बेचा था सामान, उसमें तो क्रेडिटेड है ना वो, तो वहां पर तो ऑलरेडी क्रेडिटेड है, तो वापस से उसको क्रेडिट क्यों कर रहे हो? तो सबसे पहले 7 लाख रुपया माइनस करना पड़ेगा। देखो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, 20 लाख का मैंने आपको सामान बेचा, तो 20 लाख रुपया पीएनएल में क्रेडिट किया, उसमें से 10 लाख रुपया मेरा राइट ऑफ मार दिया, तो 10 लाख राइट ऑफ मार दिया, तो अभी भी 10 लाख रुपया तो क्रेडिटेड है ना, पीएनएल में पिछले साल टैक्स भर दिया है। अब उसमें से अगर रिकवरी हो रही है 7 लाख रुपए की, तो वापस क्रेडिट करोगे? नहीं नहीं नहीं, इसलिए उसको माइनस कर दो। और बचा हुआ पैसा तो बैड डेट्स हो गया, तो वो भी माइनस कर दो, क्योंकि बचा हुआ पैसा भी आपको क्या करना पड़ेगा? अब वो बैड डेट्स हो गया तो बचा हुआ 3 लाख रुपया भी माइनस कर दो, तो पहले 7 लाख माइनस करो, फिर 3 लाख माइनस करो, ये इसका इफेक्ट आने वाला है। नेक्स्ट, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ असेट दिया है, तो फैक्ट्री बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर पे 40%, ऑफिस अप्लायंसेस पे 15%, और ये जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर जो फैक्ट्री के अंदर यूज हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, इस पे 15% डेप्रिसिएशन, और प्लांट एंड मशीनरी पे 15%। ये सब ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है, तो इसमें नंबर ऑफ डेज का चक्कर नहीं है। अब जो असेट करंट ईयर में खरीदा उस पे आपको चेक करना पड़ेगा मोर देन 180, लेस देन 180, या एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। सबसे पहले फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर आपको 5%, क्योंकि लेस देन 180, कंप्यूटर पे आपको पूरा 40%, क्योंकि मोर देन 180, ट्रैक्टर पे जो ये अगस्त में खरीदा
उस पे पहले 15% नॉर्मल डेप्रिसिएशन और 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन। क्यों सर, मोटर व्हीकल पे तो नहीं मिलता है ना? मिलता है। जो मोटर व्हीकल फैक्ट्री के अंदर यूज होती है वो मोटर व्हीकल मानी नहीं जाती है, उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। जैसे एग्जांपल दिया था क्लास में, फॉकलिफ्ट ट्रक्स जो फैक्ट्री के अंदर यूज होती है, उस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो यहां पर आपको फिर 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, 15% नॉर्मल। और जो ये दूसरी मशीनरी खरीदा है उस पर आपको 7.5% नॉर्मल डेप्रिसिएशन, 10% एडिशनल बिकॉज लेस देन 180 डेज। उसके बाद ये जो मशीनरी है प्लांट एंड मशीनरी, इस पर भी आपको 621 लाख हो जाएगा। 500 लाख की मशीनरी, 100 लाख रुपया वो जो इंस्टॉलेशन चार्जेस, 21 लाख रुपया इंटरेस्ट। 621 पे आपको पहले 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि लेस देन 180 डेज, और 10% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि वो भी लेस देन 180 डेज। उसके बाद आपने आखिर में ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो प्लीज। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टुवर्ड्स ग्रांट ऑफ ISO 9001 सर्टिफिकेट। तो यहां पर सीबीडीटी ने बोला है ये कोई असेट वसेट नहीं है, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह क्लेम करो और इसको माइनस करो, ठीक है? ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन पीएनएल में डेबिट या क्रेडिट नहीं होता है, हमेशा याद रखना। तो इसको अलग से इसका इफेक्ट देना पड़ता है, ऐड या लेस जो भी करना है वो। ये सब करने पर आपको आपकी टोटल इनकम आ जाएगी, चेक कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसके अंदर जो पहला पार्ट है ना उसको काट दो क्योंकि अब वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर है ना सेक्शन 170 के अंदर ना अब ये कुछ नया सेक्शन आ गया, 170A भी आ गया है, तो उसके हिसाब से इसका सोल्यूशन अभी बहुत अजीब हो जाता है, ठीक है? इसलिए इस क्वेश्चन पे अभी बात मत करो। आप सेक्शन 170 170A जो नया वाला आया है अपने बुक के अंदर मिसलेनियस अमेंडमेंट के चैप्टर में, वो जाकर पढ़ना। अगर कुछ आना है तो वहां से क्वेश्चन आना है, यहां से नहीं आना है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर एसएससी क्या कर रहा है, एसएससी अपना रिटर्न भर रहा है, उसका रिटर्न भरने के बाद उसका रिटर्न स्क्रूटिनी में सिलेक्ट हो गया, ठीक है? अब एओ ने उसमें 2 डिसअलाउंस कर दिया। पहले 50 लाख रुपए का डिसअलाउंस, मैं एक एक करके बात करता हूं। एओ ने 50 लाख रुपए का डिसअलाउंस कर दिया बैड डेट्स के लिए, ठीक है? बोलता है कि आपने बैड डेट्स प्रूव नहीं किया कि बैड डेट्स आपके कैसे बैड डेट्स हो गए, बताओ कैसे हुए। तो अब सवाल यहां पर उठ रहा है क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। आपको बिल्कुल भी ये प्रूव करना जरूरी नहीं है कि बैड डेट्स प्रूव करना है, जरूरी नहीं है कि बैड डेट्स हो चुके हैं। आपको अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, देखो एक सेंटेंस बोलता था मैं क्लास में, इट इज नॉट नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट द डेट हैज बिकम बैड, यू हैव टू जस्ट राइट ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको सिर्फ राइट ऑफ करना है। तो ये बात तो एओ की एकदम घटिया है, ठीक है? एकदम घटिया, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। प्रूव करना जरूरी नहीं है, डेट बैड हो गया। सेकंड, एओ ने दूसरा डिसअलाउंस किया 75 लाख का, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस व्हिच आर बुक्ड ऑन एस्टीमेट बेसिस। तो एओ क्या बोलता है, आपने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो है वो एस्टीमेट बेसिस पर बुक किया है, ठीक है? तो अब सवाल ये उठ रहा है क्या रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट बेसिस पे बुक करोगे तो डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो अगर ये करंट रिपेयर है, क्या है करंट रिपेयर, मतलब ये करंट ईयर का है, करंट ईयर का है, तो उसका डिडक्शन मिलना चाहिए। अब आपको जाकर एओ को सेटिस्फैक्शन देना पड़ेगा, एओ को समझाना पड़ेगा कि भाई अगर एओ सेटिस्फाई हो गया तो डिडक्शन मिल जाएगा, एओ सेटिस्फाई नहीं होता है तो नहीं मिलेगा। जस्ट ये प्रूव करना है कि भाई ये करंट रिपेयर है, एस्टीमेट बेसिस पे तो क्या हुआ, लेकिन ये करंट ईयर का है, ये अभी का, ये पिछले सालों का नहीं है, ठीक है? तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज है ये जो है ना मैसेज ए एंड कंपनी, ये अपने में एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है? नाउ इट वाज फर्दर ऑब्जर्व दैट अनदर पार्टनरशिप फॉर्म मैसेज बी एंड कंपनी वाज अ पार्टनर ऑफ ए एंड कंपनी। तो एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, तो क्या एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हो सकता है क्या? एओ ने बोला नहीं हो सकता है, इसलिए उसने उसका स्टेटस चेंज करके क्या कर दिया, एओपी बना दिया। अब मैटर कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने भी बोला यस पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर कौन हो सकता है, एक लीगल पर्सन हो सकता है, एक लीगल एंटिटी। और पार्टनरशिप फर्म को इंडिया के अंदर एक लीगल एंटिटी नहीं माना जाता है, दुनिया के बहुत सारे कोनों में पार्टनरशिप फर्म को एक लीगल एंटिटी नहीं माना जा सकता है। देयरफॉर अगर एक पार्टनर उसका लीगल एंटिटी ही नहीं है तो फिर वो पार्टनर उसके अंदर पार्टनर ही नहीं माना जाएगा। इसलिए उस पूरे एंटिटी को एओ ने क्या कर दिया, एओपी में कन्वर्ट कर दिया, एओपी के हिसाब से ट्रीट कर दिया, और वो एओ सही है, एओ इज करेक्ट इन डूइंग दैट। तो एकदम अनट्रेडिशनल क्वेश्चन है, नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पहले कभी आए नहीं है, इसको बराबर से देख लेना अच्छे से, ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन है ना ये तो एक जबरदस्त क्वेश्चन है। ये पहली बार इंस्टीट्यूट ने जब पूछा सब बच्चे लोग को बाउंसर चला गया और जाएगा ही, दिमाग के अंदर बैठ ही नहीं सकता है। इतने सारे प्रोविजंस का मल्टीपल एप्लीकेशन एक ही क्वेश्चन के अंदर, ऐसा एक भी प्रोविजन नहीं है जो हमने किया नहीं है, सब किया है, बस अप्लाई करने आना चाहिए। अब सेम क्वेश्चन अगर आ जाता है तो चांदी है, लॉटरी है, और अगर नहीं आता है थोड़ा बहुत चेंज आता है तो भी लॉटरी है, तो भी लॉटरी है। कम से कम आप यूज्ड टू तो है। जिन लोगों के लिए पहली बार आया था उनको देखो क्या दिमाग खराब होगा। देखो मल्टीपल चीज है, यहाँ पर एक एक करके बोलता हूँ। मिस्टर राम एक सिटीजन ऑफ रिसाइड्स इन यूएसए में रहता है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ डेट में चेंजेस कर देना, ये सारा का सारा डेट ना एक साल से बढ़ा देना, ये 2022 कर देना, 22 22 22 22 22 22 22 और लास्ट वाला 2023, ये मिस्टेक है, ठीक है? और नीचे भी ये दो डेट है, ये 22 कर देना, 21 को 22 कर देना, ये 22 को 23 कर देना। सबसे पहले ये चेंज कर देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, वो मेरे से चेंज करने में रह गया, ठीक है? क्योंकि मैं क्या पूरे आरटीपी मॉक टेस्ट और पास पेपर के डेट्स को चेंज करके मैंने अपडेटेड करके दिया, तो एक आध जगह पर छूट सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप उसको पहले करंट ईयर का बना दो। अब मैं एक एक करके इसके बारे में बात करता हूँ डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, राम कौन है, सिटीजन ऑफ यूएसए, वो वहां सेंट जोस वेंजोस में रहता है। ही इज ए नॉन रेजिडेंट सिंस 2006-7 से वो नॉन रेजिडेंट है। अब वो इंडिया आया, कभी आया, 2022 में आया।
अपने पेरेंट्स को मिलने मिलने आया इंडिया, ठीक है, और वो बाद में जनवरी को चला गया 31 जनवरी 2023, तो वो इंडिया में कितने दिन रह गया, वो 306 दिन इंडिया में रह गया, ठीक है। तो करंट ईयर में अगर वो 306 दिन रह गया तो वो रेजिडेंट तो बन गया, पक्की बात है। अब क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बन पाएगा, उसके लिए उसको पिछले 10 साल में से कोई भी 2 साल में रेजिडेंट बनना पड़ेगा, जो वो है नहीं, और पिछले 7 साल में 730 डेज रहना पड़ेगा, वो भी नहीं है। तो अब वो है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये सबसे पहला कंक्लूजन मैंने यहां पर किया, देखो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया। अब अगर एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? उसकी सिर्फ वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी जो या तो इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है तो टैक्सेबल है, या तो इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है तो टैक्सेबल है, या पीजीबीपी के केस में भले अक्रू बाहर से हो रही है, कंट्रोल इंडिया से हो रही है तो भी टैक्सेबल है। अब वो पीजीबीपी तो कमा भी नहीं रहा है, वो तो सिर्फ सैलरी और इंटरेस्ट कमा रहा है। तो सैलरी और इंटरेस्ट कब टैक्सेबल होगी? अगर इंडिया में अक्रू हो रही है तो टैक्सेबल है, इंडिया में रिसीव हो रही है तो टैक्सेबल है, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं है। ये पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। नाउ सबसे पहले वो इंडिया आया, काहे को आया? वो इंडिया आया कुछ कम काम करने, और इंडिया से वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। देखो एम्प्लॉयर बाहर का है, काम इंडिया से कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या उसकी सैलरी इंडिया में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि सर्विसेज इंडिया में रेंडर हो रही है, इंडिया में आके काम कर रहा है ना, तो सर्विसेज उसकी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। अब उसकी सैलरी का कैसे निकालोगे आप? अब सैलरी निकालने के लिए यहां पर इन्होंने आपको डेटा दिया है डॉलर्स में, तो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे आप कब से लोगे डेटा? आप लोगे यहां से अप्रैल 22 से लोगे ना। पिछले साल तो 21-22 में तो वो इंडिया में रेजिडेंट नहीं था, 22-23 में रेजिडेंट बना ना, तो 22-23 के अप्रैल से लेकर जैन तक की उसकी सैलरी का टोटल मारोगे आप, ठीक है। और उसके बाद आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? यहां पर आपको देखो नीचे डॉलर का कन्वर्जन रेट दिया गया है, कन्वर्जन रेट 72 है। अब अप्रैल से लेकर जैन तक देखो रेट सेम है, चेक करो, अप्रैल से लेकर जैन तक रेट सेम है, तो थैंक गॉड कम से कम यहां पे इंस्टीट्यूट हमसे गधा मजूरी नहीं करवा रही है। तो 6250 इंटू 10 मंथ्स के बाद मल्टीप्लाई बाय 72 करोगे तो चल जाएगा। अब सेम है तो अच्छी बात है, सेम नहीं होता तो क्या करते? रूल 115 अप्लाई करना पड़ता है। सैलरी को कैसे कन्वर्ट करते हो पता है? आप एक कॉमन रेट से नहीं कंपेयर करते हो, पिछले मंथ के लास्ट डेट का टीटीबीआर के हिसाब से सैलरी कन्वर्ट होता है एज पर रूल 115। तो पिछले मंथ का लास्ट डेट के हिसाब से आप सैलरी को कन्वर्ट करोगे रूल 115 के हिसाब से। तो अभी यहां पर पिछले मंथ का लास्ट डेट सब चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर तो हर जगह पर ऑलमोस्ट सेम ही है, तो उसको डायरेक्टली 72 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चेक करो, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है? बहुत पार्ट्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिवाइज नहीं किया जा सकता है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर देख लेना, आप क्या करोगे? ये 10 महीने की सैलरी ले लोगे, मल्टीप्लाई बाय 72 लोगे। अब ये 72 सेम है तो अच्छी बात है, अगर बदलता तो आप क्या करते? आपको बदला हुआ रेट लेना पड़ता, क्योंकि सैलरी को कन्वर्ट करने के लिए पिछले महीने का आखिरी रेट, और इन्होंने यहां पर डायरेक्टली दिया है, पिछले महीने का आखिरी रेट कितना है वो डायरेक्टली दिया, ठीक है। पिछले महीने का आखिरी रेट डायरेक्टली दिया, मल्टीप्लाई बाय 72 करो, आ गया आपको आंसर, ठीक है। ये दूसरी चीज है। हाँ, क्या इसको सेक्शन 61 के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा? तुमको पता है अगर कोई फॉरेन कंपनी अपने एम्प्लॉइज को इंडिया में भेजता है तो उसका इनकम रेम्यूनरेशन इंडिया में एग्जेम्प्ट है, का कुछ कंडीशन है। अगर कोई फॉरेन एंटरप्राइज इंडिया में अपने एम्प्लॉय को भेजता है तो उसका रेम्यूनरेशन एग्जाम कब होता है पता है? अगर वो 90 डेज से ज्यादा इंडिया में नहीं रहता है। अब ये बंदा तो 306 दिन रह गया, तो इसको वो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। रूल 115 मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब एफडी के इंटरेस्ट का क्या होगा सर? एफडी का इंटरेस्ट इंडिया में अक्रू नहीं होगा, क्यों? इंडिया में अक्रू नहीं हो रहा है वो, और इंडिया में रिसीव भी नहीं हो रहा है, तो एफडी के इंटरेस्ट पर उसको इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहां पर देखना 45 लाख रुपीस की उसकी इनकम है, और उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये लिखा है उसको 115 बीएससी अप्लाई करना है, उसके बाद में 115 बीएससी अप्लाई करना है। अदर सोर्सेज के अंदर उसको इंटरेस्ट ऑन एफडी नहीं आएगा, क्योंकि वो एनओआर है, इनकम इंडिया, इंटरेस्ट ऑन एफडी बाहर अक्रू हो रहा है, रिसीव भी बाहर हो रहा है, तो उसके ऊपर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। बस इसके ऊपर नॉर्मल टैक्स निकालो, 11,31,000 रुपीस आपका टैक्स आ जाएगा। अब आखिर में सवाल पूछा यहां पर एफटीसी को लेकर, ठीक है। यहां पर उसको एफटीसी कितना मिलेगा? एज पर आर्टिकल 2 ऑफ डीटीडब्ल्यूए, टैक्सेस कवर्ड फॉर द क्रेडिट आर फेडरल इनकम टैक्स इंपोज्ड बाय इंटरनल रेवेन्यू कोड, वो वहां का कानून है यूएस का इंटरनल रेवेन्यू कोड, बाय एक्सक्लूडिंग सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस। तो यहां पर बोला है कि आपको एफटीसी कितना मिलेगा? सिर्फ यूएस के अंदर फेडरल टैक्सेस है उसके ऊपर एफटीसी मिलेगा, लेकिन जो सोशल सिक्योरिटी टैक्स है उस पर एफटीसी नहीं मिलेगा। अब यहां पर इंस्टीट्यूट ने दो असम्पशन लिया है कि अज्यूम करो कि इस फेडरल टैक्स के अंदर ये सोशल सिक्योरिटी टैक्स इंक्लूड है, ये अज्यूम करो। तो ये अगर अज्यूम करोगे तो फिर ये माइनस करना पड़ेगा, और अगर ये अज्यूम करते हो कि इस सोशल सिक्योरिटी, इस फेडरल टैक्स के अंदर ये इंक्लूड नहीं है, तो फिर जो है वो ले लो। देखो दो असम्पशन ले रहा है, तो एफटीसी सबसे पहले कितना मिलता है? सबसे पहले आपको जितना भी इंडिया में टैक्स भरा कंपेयर विद जितना भी फॉरेन कंट्री में टैक्स भरोगे, जो भी लोअर होगा उतना एफटीसी आपको मिलेगा एज पर रूल 128। रूल 128 बहुत क्लियर बोलता है कि इंडिया में जो टैक्स भरा कंपेयर विद फॉरेन कंट्री में जो टैक्स भरा, विच एवर इज लोअर, उतना एफटीसी मिलेगा। अब यहां पर दो असम्पशन ले रहे हैं। पहला असम्पशन यहां पर क्या ले रहे हैं हम लोग कि भाई ये जो कॉलम नंबर 5 वाला जो अमाउंट है, ये कॉलम नंबर 5 सोशल सिक्योरिटी टैक्स फेडरल टैक्स के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो अब डायरेक्टली 1600 रुपए का एफटीसी आपको मिल जाएगा। तो 1600 रुपए का एफटीसी अगर आपको डायरेक्टली मिलता है तो 1600 इंटू 10 इंटू व्हाट 72, तो ये आपका हो जाएगा 11,31,000 रुपीस का एफटीसी, ठीक है। तो पहला असम्पशन में क्या ले रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं,
कि भाई 1600 रुपए के अंदर वो सोशल सिक्योरिटी टैक्स नहीं है, वो अलग है। तो 1600 इंटू 10 इंटू 72 1152। अब अगर 1152 मैंने बाहर भरा हूं और 1131 मैंने इंडिया में भरा हूं तो मुझे पूरा का पूरा एफटीसी मिल जाएगा। तो फर्स्ट केस में मेरा टैक्स नील हो जाएगा, मुझे कोई इंटरेस्ट भी भरने की जरूरत नहीं है 234A में, क्योंकि रिटर्न मैंने लेट भरा अगस्त के अंदर, मुझे जुलाई में भरना था, मैंने अगस्त में भरना चाहिए, जुलाई में भरना चाहिए था, मैंने अगस्त में भर दिया। अब दूसरा केस देखना, अब दूसरा असम्पशन इंस्टीट्यूट ये ले रहा है कि भाई वो 1600 के अंदर वो 420 रुपया भी इंक्लूड है, माइनस करो उसको, माइनस करो, वो माइनस करूंगा तो कितना आएगा, जो भी देखो अमाउंट्स भी कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अमाउंट कॉमन नहीं होती ना तो हर महीने का अलग से करना पड़ता। ये 1600 रुपया इधर से लेकर इधर तक पूरा कॉमन है और ये 420 रुपीज इधर से लेकर इधर तक कॉमन है, अगर वो कॉमन नहीं होता तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती। तो सबसे पहले 1600 में से 420 माइनस करो क्योंकि हर महीने कॉमन है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 72, अब आंसर आ जाएगा आपका 849,600। तो अब आपको कितने का डेफिनेट बेनिफिट मिलेगा, 1131 और 849 विच एवर इज लोअर, तो आपको 849 का डिफरेंस का बेनिफिट मिलेगा और डिफरेंशियल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा जेब से। कितना आता है डिफरेंशियल अमाउंट, 281,400। अब 281,400 आप रिटर्न कब भर रहे हो, 25 अगस्त को, एक महीना लेट हो गया तो एक महीने के लिए आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 281,400 के ऊपर, चेक कर लो। ये है ये महान क्वेश्चन। इसके साथ साथ एक आखिरी चीज और भी बोला है, अगर आपको एफटीसी लेना है तो आपको एक स्टेटमेंट भर के देना पड़ता है। इसमें भी अमेंडमेंट आया है, फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर जाकर चेक करना कि पहले ये स्टेटमेंट आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक भरना होता था, लेकिन अब ये स्टेटमेंट आपको भरना है, फॉर्म 67 भरना होता है। ये स्टेटमेंट आपको भरना है बिफोर द एंड ऑफ द एवाई इन विच द इनकम इज अक्रूड। तो इनकम 22-23 में अक्रू हुई है तो 22-23 का एवाई क्या हो गया, 23-24 मतलब 31 मार्च 2024 तक भी भरोगे, स्टेटमेंट चलेगा। पहले ये ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक भरना होता था, ये भी एक अमेंडमेंट आया तो इसको चेंज कर देना अपनी बुक के अंदर, चेक कर लो। ये है ये महान क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है, चेक कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर क्वेश्चन है, इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, कंपनी के फॉर्म पे इनकॉर्पोरेटेड है, उसके 20 रेजिडेंट यूनिट होल्डर्स हैं, सबके पास 5 यूनिट्स है, आउट ऑफ विच 16 यूनिट होल्डर्स आर होल्डिंग यूनिट्स फॉर मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, तो 20 में से 16 यूनिट होल्डर 12 महीने से ज्यादा यूनिट होल्ड कर रहे हैं, तो जो 12 महीने से ज्यादा यूनिट होल्ड कर रहे हैं उनका परसेंटेज कितना हो गया, 80%, और जो 12 महीने से कम यूनिट होल्ड कर रहे हैं उनका परसेंटेज हो गया 20%। इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, सुनो, ये बिजनेस इनकम 20 लाख है। देखो, बिजनेस इनकम के ऊपर फंड टैक्स भरेगा, इन्वेस्टर नहीं भरेगा, फंड टैक्स भरेगा, इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है बिजनेस इनकम। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो आप इन्वेस्टर को दे सकते हो। कौन से इन्वेस्टर को दे सकते हो, वो इस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के ऊपर फंड का कोई हक नहीं होता है, वो इन्वेस्टर को आप दे सकते हो। कब दे सकते हो, अगर इन्वेस्टर 12 महीने से ज्यादा पुराना है तो इन्वेस्टर को दे दो। अब 12 महीने से पुराने इन्वेस्टर्स कितने, 80%, तो इसमें से 80% इन्वेस्टर को दे दो, मतलब 24 लाख रुपए आप किसको दे दो, इन्वेस्टर को दे दो, बाकी 6 लाख रुपए फंड रख सकता है। ठीक है, अब इन्वेस्टर के पास करंट ईयर में कोई कैपिटल गेन्स इनकम होगी तो वो उससे सेट ऑफ कर लेंगे, अगर नहीं है तो ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 साल तक, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का क्या करोगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी इन्वेस्टर टैक्स भरेगा, फंड के हाथ में एग्जेम्प्ट है। ठीक है, इन्वेस्टर टैक्स भरेगा, फंड के हाथ में एग्जेम्प्ट है, बस यही दिया गया, उसमें और कुछ नहीं है। आखिर में यह बोला गया है, क्या आपका आंसर बदल जाएगा अगर फंड सिर्फ 80% डिस्ट्रीब्यूट करता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, नहीं बदलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फंड क्या लॉजिक पे चलता है पता है, अगर मैं 100 रुपया कमाता हूं और 100 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो सामने वाले के हाथ में 100 रुपया टैक्सेबल है। अगर मैं 100 रुपया कमाता हूं और 80 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो भी सामने वाले के हाथ में डीम टू बी क्रेडिटेड 100 रुपीज है, पूरा 100 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। ये लॉजिक इन्वेस्टमेंट फंड में भी है, ये लॉजिक सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में भी है, लेकिन ये लॉजिक बिजनेस ट्रस्ट में नहीं है। ये मैंने आपको रिवीजन वीडियो में बोला है, बिजनेस ट्रस्ट में जितना डिस्ट्रीब्यूट किया उतना ही टैक्सेबल है, डीम्ड अक्रूवल का कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन एक रूटीन क्वेश्चन है, 50 बार कर लिया है, आप देख लो, फिर भी एक बार बोल देता हूं। चलो, एक नॉन रेसिडेंट है, जर्मन कंपनी है, उसने डिविडेंड कमाया। ठीक है, डिविडेंड कमाया तो 20% टैक्स लगेगा 115A के अंदर। ठीक है, अपन ने पहले भी किया है। उसके बाद वो नॉन रेसिडेंट ने अपने को कुछ टेक्निकल सर्विस दिया, अपन ने उसको पैसा देने के बदले डिबेंचर दिया, तो सबसे पहले वो डिबेंचर अपनी इनकम के तौर पे दिखाएगा, उस पे 40% टैक्स भरेगा। क्यों सर, क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट इंडिया के अंदर आके जो टेक्निकल सर्विस दे रहा है उसके अगेंस्ट अग्रीमेंट नहीं है, अप्रूवल नहीं है, अग्रीमेंट अप्रूवल नहीं है तो 115A एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। ठीक है, 115A नॉट एप्लीकेबल। अब उस डिबेंचर के ऊपर वो इंटरेस्ट भी कमा रहा है, वो इंटरेस्ट पे भी 40% टैक्स। क्यों सर 115A क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंडियन करेंसी में, फॉरेन करेंसी में नहीं। सेम क्वेश्चन पहले भी किया है, खाली ऊपर नीचे कर दिया बस इंस्टीट्यूट ने, और कुछ नहीं। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट फॉरेन करेंसी में खरीदा, उस पर डिविडेंड मिला तो उस पर 10% टैक्स लगेगा, लेकिन अब केयरफुल रहना, 10.4% टैक्स लगेगा, लेकिन ये अमाउंट रिसीव्ड है तो इसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। जब भी रिसीव्ड आएगा उस पर ग्रॉस अप करना पड़ेगा। वैसे तो फिर यहां पर भी ग्रॉस अप करना चाहिए था, लेकिन डिबेंचर के केस में आईसीआई ग्रॉस अप नहीं करता है, ये उनकी मिस्टेक है, तो आप भी आंसर वैसा ही लिखो एग्जाम के अंदर। डिबेंचर के केस में मतलब अगर पैसा मिलता है ना तो इंस्टीट्यूट ग्रॉस अप करता है, सामान मिलता है तो ग्रॉस अप नहीं करता। वैसा काई को करता है वो उनको ही मालूम, करना चाहिए था यहां भी ग्रॉस अप, वहां पर भी ग्रॉस अप उनको कर देना चाहिए था। ठीक है, एनीवेज नेक्स्ट वाला जो बिजनेस इनकम है उसके ऊपर 40% टैक्स लग जाएगा, और आखिरी वाला जो रॉयल्टी है अदर देन 44DA वाला है, मतलब 115A वाला है, तो वो भी क्या है, अब यहां पर अग्रीमेंट भी है, अप्रूवल भी है, सब कुछ है। DTAA के अंदर 12% है, तो फिर 115A के अंदर आपको 10% के हिसाब से टैक्स लग जाएगा, व्हिचएवर इज लोअर। और यहां पर आपको केयरफुल रहना है कि यहां पर भी रिसीव वर्ड है, तो यहां पर भी आपको 89.6% से क्या करना पड़ेगा, 89.6% से आपको डिवाइड करके उसका आंसर निकालना पड़ेगा। चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, टीडीएस के क्वेश्चंस की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले यहां पर दिया गया है कि अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हो, ठीक है, एक नॉन रेसिडेंट हो
और अगर मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड हूं, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड हूं, मैं नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा हूं, तो कितना टीडीएस काटूंगा? 194 एलबी के अंदर 5.2%, 5% प्लस 4% सेस। आप नॉन रेसिडेंट हो, मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड हूं जिसकी इनकम सेक्शन 1047 में एग्जेम्प्ट है, मैं आपको इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो उसके ऊपर आ जाएगा 5.2%। लेकिन अगर आप एनजे में लोकेटेड हो, एनजे नोटिफाइड जुरिसडिक्शन एरिया, तो फिर 5% नहीं, फिर 30%, फिर 4%, 31.2% ये लिखा गया यहां पर, ये पहला पॉइंट है। दूसरा वाला पॉइंट 50 बार आ चुका है, क्या रिटेंशन ऑफ कमीशन पे टीडीएस करता है? हाँ करता है, करता है, करता है, 50 बार बोल दिया हूं, कंसाइनर कंसाइनी वाला एग्जांपल। नेक्स्ट वाला अच्छा क्वेश्चन है कि एक एम्प्लॉय है, वो 2019 में कंपनी ज्वाइन करता है और 2023 में कंपनी छोड़ देता है। अब अगर कंपनी एम्प्लॉय कंपनी 4 साल 5 साल के अंदर छोड़ देता है, कितने समय के अंदर? 5 साल के अंदर छोड़ देता है, तो उसका पीएफ टैक्सेबल हो जाता है। और अगर उसका पीएफ का अमाउंट जो कंपनी उसको पे कर रही है, अगर वो 50,000 या उससे ज्यादा है, तो फिर कंपनी को 192A के अंदर टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या एम्प्लॉय 5 साल के अंदर छोड़ रहा है, क्या पीएफ का अमाउंट 50,000 या उससे ज्यादा है? हाँ है, तो 80,000 रुपए, तो 80,000 रुपए के ऊपर 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। यहां पर क्वेश्चन में लिखा है कि उसका पैन है, पैन नहीं होता तो क्या होता? 20% काटते? नहीं 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 नहीं, 192A के अंदर पैन नहीं होगा तो एमएमआर पे टैक्स काटना पड़ता है 42.744%। याद करो, 192 के अंदर एमएमआर पे टैक्स काटना पड़ेगा, पैन नहीं होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट वाला, पारस ने एक कंस्ट्रक्शन फ्लैट बेचा है मिस्टर मनी को। मिस्टर मनी ने 48 लाख में फ्लैट खरीदा है, उसके ऊपर कुछ मेंटेनेंस चार्जेस दिया है 2 साल तक, वो 1,20,000 होता है। फिर बाद में उसने कार पार्किंग का खर्चा किया है 2 लाख, और फिर क्लब मेंबरशिप का खर्चा किया 1 लाख। सब कुछ मिलाकर चेक करने का रहता है कंसीडरेशन। ठीक है, कार पार्किंग, ये पार्किंग, वो पार्किंग, मेंबरशिप जो भी है सब ऐड करो और चेक करो 50 लाख क्रॉस होता है, हो जाता है, टीडीएस काटना पड़ेगा 1%। अच्छा, अगर इधर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी होती तो उसको भी चेक करना पड़ता, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे ज्यादा है तो फिर उतने पे काटना पड़ता है, और अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे कम है तो फिर 52.2 लाख पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन अपन ने पहले कर लिया, चेक कर लेना, कोई मतलब नहीं बनता उसको रिपीट करने का। आप अगर एक बार कर लोगे, ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए इंस्टीट्यूट के पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, वही रिपीट करते रहता है, चेक कर लो। तो चलिए अगले क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं, दिसंबर 2021 वाला क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तभी अटेम्प्ट बहुत अजीब होते थे, कोविड के टाइम पे दिसंबर में होता था, जुलाई में होता था, कभी भी एग्जाम होता था। ठीक है, अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपने को सम करना है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 115 बीए फॉलो करना है, दिमाग में रखना। लेदर प्रोडक्ट है, लेदर प्रोडक्ट में आता है तो फिर याद रखना ATJJAA टेस्ट कर सकता है। अपैरल बिजनेस, लेदर बिजनेस, फुटवेयर बिजनेस वालों के लिए ATJJAA में 240 डेज भी अगर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तो चल जाता है, तो सॉरी 150 डेज भी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तो चल जाता है, 240 डेज का एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है, ये स्पेशल बिजनेसेस है। अब यहां पर सबसे पहले आपका प्रॉफिट है वो देख लो। सबसे पहली गलती यहां पर क्या किया, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू कर दिया है। अब अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दोगे तो क्या करना होगा, मतलब ओपनिंग स्टॉक है 55 लाख, उसको ओवर वैल्यू कर दिया 10% से, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 55 लाख से डिवाइड बाय 110% करो, उसका आंसर निकालो, जो भी आंसर आएगा उसको ऐड बैक कर दो। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक तो अंडर वैल्यू कर दिया है, अंडर वैल्यू कर दोगे तो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू करोगे तो इनकम कम हो जाएगी ना, तो उसको भी ऐड बैक कर दो। तो 54 लाख अंडर वैल्यू किया है तो डिवाइड बाय 90%, अंडर वैल्यू किया है तो डिवाइड बाय 90%, तो ये 6 लाख आएगा, ये 6 लाख ऐड बैक कर दो। ठीक है, 5 लाख भी ऐड होने वाला है, 6 लाख भी ऐड होने वाला है, दोनों का दोनों ऐड होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट, नया एडजस्टमेंट है, इससे पहले कभी नहीं आया है। आप किसी ना एजेंट को कुछ पैसा दे रहे हो, फॉरेन एजेंट को, उसने क्या किया बताया, उसने आपको ना कुछ सर्विसेज दिया है, उसने आपके लिए ऑर्डर लिया है आउटसाइड इंडिया। अब अगर एक एजेंट बाहर बैठा है, एक नॉन रेजिडेंट बाहर बैठा है, उसने आपके लिए बाहर ऑर्डर लिया है और उसको अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो फिर आप उसका टीडीएस क्यों काटोगे भाई, उसकी इनकम तो इंडिया में अक्रू नहीं हो रही है, जब इनकम इंडिया में अक्रू नहीं हो रही है तो टीडीएस क्यों काटोगे, तो ये केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। और जब टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं है तो उस केस में आपको डिसअलाउंस भी नहीं होगा, तो डिसअलाउंस कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिसअलाउंस किसका होता है, जिसका टीडीएस काटना जरूरी है, और टीडीएस काटना जरूरी कब होगा, जब इनकम इंडिया में अक्रू होगा, नहीं तो सेक्शन 195 एप्लीकेबल हो नहीं सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वाला 45,000 पेड टू मिस्टर राज इन कैश, तो आप क्या बह जाओगे, 10,000 से ज्यादा पे हुआ, 10,000 से ज्यादा पे हुआ, डिसअलाउ कर दो। अरे गलत बात है, डिसअलाउ नहीं होगा। रूल 6DD में एक्सेप्शन है कि अगर आप रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कुछ पेमेंट करते हो, वीआरएस पे करते हो, ये पे करते हो, पीएफ पे करते हो, पेंशन पे करते हो, ग्रेजुटी पे करते हो, ये सब चीज पे करते हो, तो 50,000 की लिमिट है, आपको रूल 6DD के अंदर जाकर चेक करना। रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए 50,000 तक भी कैश दोगे तो भी चलता है, कैसे खेला कर दिया इंस्टीट्यूट ने आपके साथ, देखो। नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट मैं रीड नहीं कर रहा हूं, 50 बार बोल दिया, ग्रैंडफादरिंग वाला क्लॉज है, वो आप देख लेना, उसके लिए क्या करना है। ठीक है, ग्रैंडफादरिंग वाले क्लॉज में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1.5 लाख आता है, 1 लाख माइनस करोगे तो 50,000 पे 10% टैक्स आता है। ग्रैंडफादरिंग में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ेगा। ग्रैंडफादरिंग कैसे पता चलेगा, जब भी 31 जनवरी 2018 का एफएमवी देगा, समझ लेना ग्रैंडफादरिंग है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट वाला, आपने कुछ कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया, उस पे आपको एसटीसीजी हो गया, तो सबसे पहले उसको पीजीपीपी से माइनस कर दो और उसको जाकर सीजी में लिख लो। वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, वो एक नॉर्मल कैपिटल एसेट है, डेप्रिशिएबल नहीं है, मे भी लैंड हो सकता है, ठीक है, तो वो ब्लॉक का पार्ट नहीं है। तो अगर वो ब्लॉक का पार्ट होता ना तो उस पे 15% टैक्स लगता है 115 बीएबी में, और अगर वो ब्लॉक का पार्ट नहीं है और वो अगर एसटीसीजी है तो उस पे 22% टैक्स लग जाएगा। तो आपको करना क्या है, पीजीपीपी से माइनस, कैपिटल गेन्स में शो करना है और उसको टैक्स लगाते समय 22% पे टैक्स लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट वाला रूटीन एडजस्टमेंट है, वही सब्सिडरी को लैंड बेचा, 100% सब्सिडरी है, ठीक है, वो तो एग्जम्प्ट होता है कैपिटल गेन्स में, 50 बार कर लिया है।
नेक्स्ट वाला एक अच्छा एडजस्टमेंट है, आपको डिविडेंड मिला तो सबसे पहले आईएफओएस से 50,000 माइनस कर दो, सॉरी पीजीबीपी से 50,000 माइनस कर दो, और आईएफओएस में जब जाओगे ना तो ग्रॉस अप करके दिखाना, क्योंकि यहां डिविडेंड रिसीव्ड है, डिविडेंड अर्न नहीं है। रिसीव्ड मतलब टीडीएस काट के मिला होगा भाई। टीडीएस कितना कटता है डिविडेंड पे? 10% कटता है टीडीएस का डिविडेंड पे रेजिडेंट्स के लिए, तो 194 सेक्शन के अंदर। तो दिस 50,000 डिवाइड बाय 90% विल कम टू 5,55,555। तो ये आपको 55,555 क्या करना पड़ेगा? टीडीएस दिखाना पड़ेगा, सॉरी ग्रॉस अप करके दिखाना पड़ेगा आईएफओएस के अंदर। पीजीबीपी में 50,000 माइनस करोगे, लेकिन आईएफओएस के अंदर जब ग्रॉस अप करोगे तो 55,555 आ जाएगा। उसके बाद आपने कुछ इनॉग्रेशन के कुछ खर्चे किए न्यू ब्रांच ओपन करने के लिए, तो वो अलाउड हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए। उसके बाद आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट में डिले किया तो गवर्नमेंट आपसे कुछ पेनल्टी ले रही है, कॉम्पेंसेटरी पेनल्टी है, तो कॉम्पेंसेटरी पेनल्टी तो अलाउ होती है, पीनल पेनल्टी अलाउड नहीं होती, कॉम्पेंसेटरी तो अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपने 5 लाख रुपए का वीआरएस पे कर दिया, वीआरएस ऐसे अलाउ नहीं होगा, 35 डीडीए के अंदर 1/5 अलाउ होगा, देयरफॉर 1/5 अलाउ होगा, पूरा नहीं अलाउ होगा, तो 4/5 आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा, 4 लाख आपको डिसअलाउ कर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला बहुत अच्छा पॉइंट है, यहां पर इंडिया में आप बैठे हो, आपने बाहर के बंदे से डिपॉजिट लिया, कुछ पैसा लिया डिपॉजिट के तौर पे, और उस पैसे को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगा दिया, इंडिया में यूज कर रहे हो, अब उसको आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो बहुत सिंपल है, अगर आप कोई नॉन रेजिडेंट से पैसा लेकर इंडिया में बिजनेस के लिए यूज करते हो और उसको पैसा देते हो, इंटरेस्ट पे करते हो, तो वो इंटरेस्ट इंडिया में डीम टू अक्रूराइज है एज पर 915 के हिसाब से, तो उस पे आपको टीडीएस काटना चाहिए था, आपने टीडीएस नहीं काटा, तो आपका 100% डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका यहां पर देखो ये पॉइंट ना बहुत चर्चा में, सारे बच्चे मुझे पूछे जा रहे हैं ये पॉइंट, और ये पॉइंट पे आज मैं मोहर लगा दूंगा कि यहां पर देखो कुछ एडिशनल एम्प्लॉइज हायर किए हमने, 56 एम्प्लॉइज हायर किए, ठीक है। वो सारे के सारे एम्प्लॉइज क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत बारीकी से सुनना, ठीक है। उसमें से 39 आउट ऑफ 56 एम्प्लॉइज वो जून में ज्वाइन हुए, 1 जून को, ठीक है। तो लेकिन उस 39 में से 9 को आप पेमेंट करते हो बेरर चेक से, तो वो 9 एम्प्लॉइज को सबसे पहले माइनस कर दो, ठीक है। तो 39 में से 9 माइनस हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो 30 एम्प्लॉइज के लिए तो आपको बेनिफिट मिलेगा 80 बनेगा। अब ये 14 एम्प्लॉइज के लिए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका एमोल्यूमेंट 25,000 रुपए से ज्यादा है। ये 3 एम्प्लॉइज के लिए आपको मिल जाएगा, क्यों मिलेगा? क्योंकि ये 3 एम्प्लॉइज नवंबर में ज्वाइन हो रहे, तो नवंबर से अगर मार्च काउंट करोगे तो 150 डेज हो जाता है। ये लेदर बिजनेस है, इसको 150 डेज का बेनिफिट भी मिल जाएगा, इसको 240 डेज के लिए हायर करने की जरूरत नहीं है, तो ये 3 एम्प्लॉइज के लिए भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कितने एम्प्लॉइज के लिए मिलने वाला है? 30 एम्प्लॉइज के लिए 10 महीने, क्योंकि 30 एम्प्लॉइज जून में हायर हुए, इंटू 15,000, उनकी सैलरी 15,000 है, तो ये 45 लाख का उसका टोटल सैलरी का कॉस्ट है। और ये 3 एम्प्लॉइज को 5 महीना मतलब नवंबर से मार्च मल्टीप्लाई बाय 22,000, ये 3,30,000, तो ये 45 लाख प्लस 3,30,000 टोटल करने का, और उसका 30% लेने का, जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक तो सबको बताइए, तो हम पहले भी करते आ रहे, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज कर दिया इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में, जो इससे पहले इंस्टीट्यूट ने कभी नहीं किया, जबकि क्वेश्चंस तो सेम ही है, इंस्टीट्यूट ने कभी नहीं किया, लेकिन ये सही ट्रीटमेंट है, जो अब तक कर रहा था वो सही ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट अपनी गलती को छुपाने के लिए देखो कैसा आंसर करता है। सबसे पहले इंस्टीट्यूट क्या बोलता है पता है? कि बोलता है कि भाई ये 9 एम्प्लॉई का जो सैलरी है वो आप बेरर चेक से दे रहे हो, तो उसको पीजीबीपी में भी तो डिसअलाउ करना चाहिए, तो इंस्टीट्यूट ने उसको पीजीबीपी में भी डिसअलाउ किया। सही बात है ना, क्योंकि पीजीबीपी के नॉर्मल प्रोविजन में भी तो 48(3) के अंदर वो डिसअलाउ हो जाएगा, वहां पर डिसअलाउ कर दिया। वहां डिसअलाउ करने के बाद इंस्टीट्यूट नीचे नोट लिखता है कि अल्टरनेटिवली वी कैन अज्यूम दैट कि ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना भाई, वो सिर्फ और सिर्फ 80JJAA के लिए है। इसका मतलब ऊपर वाले नेट प्रॉफिट के अंदर इंस्टीट्यूट ने पहले से वो बेरर चेक वाला इफेक्ट दे दिया होगा, तो फिर आपको बेरर चेक वाला ऐड करने की जरूरत नहीं है। तुमको कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं समझ में आया तो पीछे जाओ एक बार और सुन लो, और नीचे जाकर पढ़ लो। पहली बार क्या बोला कि वो जब आप 30 लाख रुपया, जो 30 कितने एम्प्लॉइज है वो 9 एम्प्लॉइज की जो सैलरी है जो बेरर चेक से दे रहे हो, पीजीबीपी में भी ऐड करना चाहिए, ये पहला इफेक्ट, ठीक है। जो अब तक नहीं कर रहे थे वो लोग किसी भी क्वेश्चन के अंदर, अब जाकर उनका जमीर जागा, उनकी नींद खुली, तो अब उन्होंने ऐड बैक करना शुरू कर दिया। नीचे अल्टरनेटिव आंसर भी देते पहली वाली गलतियों को छुपाने के लिए, कि भाई ऐसा अज्यूम करने का कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा सब काय को अज्यूम करूं मैं, जो लॉजिकली लॉ है वो अज्यूम करूंगा ना, ऐसा अज्यूम। मैं इसलिए अब तक बोल नहीं रहा था उस पे, मैं एकदम चुप था, मेरे को बताना था, जब मुझे पता है मैंने पढ़ के रखा है, क्लास में अपन ने क्वेश्चन भी किया है, ये सब करके बैठे अपन पहले। तो यहां पर इंस्टीट्यूट बोलता है कि अज्यूम करो कि भाई ये सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसी के लिए, इसलिए हम लोग उसको ऐड बैक नहीं करें। चलो ठीक है, अच्छी बात है। एक लास्ट चीज है यहां पर, आप नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट के लिए पेमेंट कर रहे हो, पे कर रहे हो बैंक के थ्रू 1,20,000, 80CCA में डिडक्शन मिलता है, तो मिलता है कि 80CCA का डिडक्शन 115 BAB वालों को मिलता है, 115 BAB वालों को 80CCA का डिडक्शन मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके दिमाग से निकल जाएगा, मिलता है। साइंटिफिक रिसर्च का 3512, 3513, 3522 ये सब नहीं मिलता है, 35CCA मिलता है, बी वेरी केयरफुल। अब जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है उस पे कितना टैक्स लगेगा, जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उस पे 10% टैक्स 1 लाख के ऊपर, क्योंकि वो ग्रैंडफादरिंग 112A वाला है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है मैंने पहले बोला 22%, डिविडेंड पे 22%, और बाकी मैन्युफैक्चरिंग इनकम के ऊपर आपको 15% का टैक्स लग जाएगा। यहां पर देखो वो इंस्टीट्यूट ने वो अल्टरनेटिव व्यू लिया है, वो दिया गया, चेक कर लो एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जाते हैं, 2A सब पार्ट 1। सिंप्लेक्स करके कंपनी है, उसका अमेलगमेशन हो रहा है दिल्ली IMPX लिमिटेड के IMPEX लिमिटेड कंपनी से अमेलगमेशन हो रहा है 1/4/2022 को, ठीक है। सेक्शन 72A के सारे कंडीशंस फुलफिल हो गए। अब सेक्शन 72 के अंदर क्या क्या कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? सबसे पहले
बिजनेस लॉस जो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है वो स्पेकुलेटिव कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी कैरी फॉरवर्ड होगा, और बिजनेस लॉस तो आपको अनदर 8 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा और सेट ऑफ करने मिलेगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि दिल्ली आईएमपीएक्स की इनकम निकालो, टोटल इनकम निकालो। तो देखो दिल्ली आईएमपीएक्स की पहले से प्रॉफिट कितनी है, उसका पहले से प्रॉफिट 175 लाख है, ठीक है, 175 लाख का उसका प्रॉफिट है। अब उसको 175 लाख में से क्या क्या डिडक्शन मिलेगा, क्या ये मिलेगा पहला वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पेकुलेटिव लॉस का कैरी फॉरवर्ड करके नहीं मिलता है, अमलगमेशन में नहीं मिलता है। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन मिलेगा, हाँ मिलेगा। फिर अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर और साइंटिफिक रिसर्च मिलता है, हाँ मिल जाता है, वो भी मिल जाता है, वो मिल जाता है, जाकर चेक करना बुक के अंदर, ठीक है। बिजनेस लॉस मिलता है, बिजनेस लॉस भी मिल जाएगा, ठीक है। अब इन सब के साथ साथ अभी उसको डेप्रिसिएशन भी तो मिलेगा, वहां से जो असेट्स आए उसके डेप्रिसिएशन। अब देखो यहां पर एक गलती की है, उसने उसको असेट ट्रांसफर किया एट 160 लाख, तो इसने क्या किया 160 लाख के हिसाब से 15% डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट कर दिया, तो ये गलत किया। डेप्रिसिएशन वैसे नहीं मिलता है, अगर आपको अमलगमेशन में असेट्स मिल रहा है ना, तो जो वैल्यू पे उसने असेट्स बेचा ना उस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा उसकी डब्ल्यूडीवी के ऊपर, उसकी डब्ल्यूडीवी के हिसाब से डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। अब उसने आपको बेचा कितने में 160 लाख पे, 160 लाख पे 15% कितना होता है 24 लाख, 24 लाख का डेप्रिसिएशन आपने क्लेम कर लिया, गलत किया, वो एड बैक करो जल्दी एड बैक करो, कर दिया। अब उसने जब असेट आपको दिया तब उसकी डब्ल्यूडीवी क्या थी, उतने पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, उसकी डब्ल्यूडीवी थी 15 लाख, तो वो 15 लाख रुपए की डब्ल्यूडीवी थी, वो 15 लाख के ऊपर आप क्या क्लेम कर सकते हो 15%। ये सब करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 39 लाख रुपए, चेक कर लो। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था अमलगमेशन के ऊपर, कोई बहुत महान क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके कंपलसरी एक्विजिशन के ऊपर है। 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने आपकी लैंड कंपलसरीली एक्वायर कर ली और आपको पे कब किया 2020 में, तो कैपिटल गेन्स कंप्यूट 2019 के हिसाब से होगा, लेकिन आपको चार्ज कब होगा 2020 में होगा। क्यों? क्योंकि जब कैपिटल गेन्स का पैसा मिलता है तब टैक्स लगता है, तब तक नहीं लगता है। देयरफॉर आपने बेचा कितने में, आपने बेचा है कुछ 20 लाख रुपए में, ठीक है, और आपका लैंड कितने में खरीदा था 12 लाख रुपए में, तो 12 लाख रुपए पे आपको इंडेक्सेशन मिल जाएगा। कौन से साल का इंडेक्सेशन मिलेगा, ईयर ऑफ ट्रांसफर। ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन सा माना जाएगा 2019 माना जाएगा ईयर ऑफ ट्रांसफर, तो मल्टीप्लाई बाय 2019 का इंडेक्सेशन कितना है 289 है, डिवाइडेड बाय 2003-4 का इंडेक्सेशन कितना है 109 है, साथ साथ आपने कुछ एक्सपेंसेस भी इनकर किया है 30,000 रुपीस का। तो आपका देखो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, कुछ बहुत खास कैलकुलेशन नहीं है। 20 लाख रुपए आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, 30,000 रुपए एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, और आपको मल्टीप्लाई बाय 289 कौन सा 19-20, जब असेट गवर्नमेंट ने ले लिया उस साल का इंडेक्सेशन, जब पैसा मिला तब का नहीं, डिवाइड बाय 109। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है, ये आगे जाकर आप दूसरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाउ आगे जाकर आपको एनहांस कॉम्पेंसेशन भी तो मिला है, कितना एनहांस कॉम्पेंसेशन मिला आपको, कुछ 18 लाख रुपए का एनहांस कॉम्पेंसेशन मिला, ठीक है, तो उसमें से भी आपका 1 लाख रुपए का जो एनहांस कॉम्पेंसेशन लेने के लिए खर्चा किया वो डिडक्शन आपको मिल जाएगा, तो 18 लाख में से 1 लाख रुपए का वो डिडक्शन ले लिया, और बाकी ये जो पहले वाला लॉस था वो भी माइनस कर सकते हो आप, ऑब्वियसली 8 साल तक सेट ऑफ कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फॉर अ पीरियड ऑफ 8 इयर्स, तो 8 साल तक आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, वो अपन ने सेट ऑफ कर लिया और यहां पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगला वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है जो ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड के ऊपर क्वेश्चन है। अब ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड के अंदर क्या निकालना पड़ता है आपको, आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालना पड़ता है। पहले आप जो एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका मार्जिन क्या है, फिर थर्ड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जैसे मतलब आपका अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन के साथ जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसमें आपका मार्जिन क्या है। तो अभी सबसे पहले आपको अपने एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसमें मार्जिन क्या है, तो सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा क्या ये अल्फा लिमिटेड जो इंडिया में बैठा है और अल्फा आईएनसी जो सिंगापुर में बैठा है, क्या ये दोनों एसोसिएटेड है? हाँ डेफिनेटली एसोसिएटेड है। कैसे एसोसिएटेड है? क्योंकि एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी के अंदर, यहां पर अगर आप देखोगे इसके 120 लाख के असेट्स है और ये इसको 82.5 लाख का लोन देता है, कन्वर्ट थोड़ा करना पड़ेगा, ये 120 लाख का असेट तो डायरेक्टली दिया है, लेकिन ये 150 लाख का सिंगापुर डॉलर को मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 55, तो आपको आ जाएगा 82.5 लाख। तो ये कितना, एक एंटिटी दूसरे एंटिटी का कितना फाइनेंस कर रहा है 51% से ज्यादा फाइनेंस कर रहा है, तो दोनों बन जाएंगे डीम टू बी एसोसिएटेड। ये बात तो पक्की हो गई कि दोनों एसोसिएटेड है। अब ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाला है जब आप सर्विस देते हो या सर्विस लेते हो, किससे? अपने एसोसिएट एंटिटी से। अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको क्लास में भी बोला था, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको डिनोमिनेटर में कॉस्ट लेना है, जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में सेल लेना है, जब आप बेच रहे हो तो डिनोमिनेटर में कॉस्ट लेना है, जब आप खरीद रहे हो तो डिनोमिनेटर में सेल लेना है। तो असस यहां पर बेच रहा है, इसलिए इसके डिनोमिनेटर में आपको कॉस्ट लेना पड़ेगा। तो इसका कॉस्ट कितना है? इसका कॉस्ट है 80 रुपीज, डिनोमिनेटर में कॉस्ट ले लिया। इसका प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 5 रुपीज है, 85 माइनस 80 कितना हो जाता है? 5 रुपीज प्रॉफिट हो गया। तो इसका मार्जिन कितना है जब एसोसिएट एंटिटी को बेचता है? तो 6.25% मार्जिन है। जब अनरिलेटेड पार्टी को बेचता है तो क्या मार्जिन है? देखो इसका कॉस्ट कितना अनरिलेटेड पार्टी का 500 प्लस 100 600 रुपया उसका टोटल कॉस्ट है, वो डिनोमिनेटर में लेने का। प्रॉफिट कितना है? 100 रुपया, न्यूमरेटर में लेने का। 16.67 उसका क्या है? 16.67 उसका मार्जिन है। अब आपको बस अपना कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट कैसे आएगा? 80 मैन पर आवर आपका कॉस्ट है, मल्टीप्लाइड बाय 30,000 मैन आवर आपका टोटल नंबर ऑफ आवर्स है, मल्टीप्लाइड बाय एक एक करके बता रहा हूं मैं, 80 मैन आवर आपका पर आवर का कॉस्ट है, 30,000 घंटे की आप सर्विस दे रहे हो सामने वाले को,
और आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 55 रुपीज से, क्योंकि रुपीज में कन्वर्ट करना है, आपको कॉस्ट आ गया, वो कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद आप उसके ऊपर कितना मार्जिन ऐड करोगे, जो आर्म्स लेंथ मार्जिन है वो ऐड करोगे 16.67 का, तो आपको आपका आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाएगा। उसके बाद आप देखो आपके एक्चुअल प्राइस और आर्म्स लेंथ प्राइस में कितना डिफरेंस है, उतना आपको ऐड बैक कर देना पड़ेगा पीजीबीपी इनकम के अंदर। चेक कर लेना, इसी तरीके से आपको कंप्यूटेशन करना है और कुछ खास नहीं दिया इस क्वेश्चन के अंदर, चेक कर लो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा एग्जिट टैक्स के ऊपर है। 2006 में ये तुम्हारा रामायण फाउंडेशन बनाया था और उसको एग्जेम्पशन रजिस्ट्रेशन कब से मिला, 2010 में। तो 2006 से लेकर 2010 के बीच में जो भी एसेट खरीदोगे, जो भी लायबिलिटी इनकर करोगे, उसके ऊपर अक्रेडिटेड इनकम के लिस्ट में आप नहीं लोगे, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर प्रोविजन है कि जब रजिस्ट्रेशन होने के पहले जो भी खरीदते हो उस पर आपको एग्जेम्पशन भी नहीं मिलता है, तो एग्जेम्पशन नहीं मिलता है तो अक्रेडिटेड इनकम भी नहीं लग सकता है, ठीक है। अब 2010 से आपने किया और फिर 2021 के अंदर फॉर्म को डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, और ट्रस्ट को डिसॉल्व कर दिया। ट्रस्ट को डिसॉल्व कर दोगे तो आपके ऊपर अक्रेडिटेड इनकम लग जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग लेना पड़ेगा। अब लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर बोला गया इसकी जो बुक वैल्यू है वो 12 लाख है, ठीक है, और एफएमवी है वो 50 लाख है। एक्चुअली इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दी होनी चाहिए, अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं दी है तो आप एफएमवी से काम चला लो, नहीं तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एफएमवी व्हिचएवर इज हायर वो लेना पड़ता है, ठीक है। अब एफएमवी लेना है। अब जरा गौर से सुनना, क्वेश्चन के अंदर चौथे पॉइंट के अंदर दिया, इस पॉइंट के ऊपर बहुत सारे बच्चे लोग को बहुत डाउट आता है, तो मैं आज वो डाउट सबका क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग है ना, वो एग्रीकल्चर इनकम में से कमाया है, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम में से लिया, लेकिन उतनी एग्रीकल्चर इनकम तुम्हारे पास है क्या, तो गौर से देखना जरा। जो ये लैंड है उसमें से 12 लाख रुपए की आपने लैंड है, ठीक है, उसमें से 9 लाख रुपए तो आपने लोन से लिया है, तो अगर आपने 9 लाख रुपया लोन से लिया है तो एग्रीकल्चर इनकम से तो सिर्फ 3 लाख का ही लिया होगा ना, तो एग्रीकल्चर इनकम से सिर्फ 3 लाख का लिया होगा। अब कोई भी असेट अगर एग्रीकल्चर इनकम से खरीदते हो तो वो अक्रेडिटेड इनकम में नहीं आता है, वो साफ साफ लिखा है। तो अब देखो जरा, अगर 12 लाख का असेट खरीदा, 9 लाख का तो लोन से लिया, 3 लाख रुपए आपने एग्रीकल्चर इनकम से, 3 लाख रुपए आपने एग्रीकल्चर इनकम से लिया, तो सिर्फ 1/4 ही एग्रीकल्चर इनकम से लिया ना, तो 3/4 तो अपनी जेब से लगाया ना। तो इसीलिए जब एफएमवी का भी बाइफर्केशन करोगे ना, तो अक्रेडिटेड इनकम में से ऐसा सोचोगे कि 1/4 एग्रीकल्चर इनकम है, देयरफॉर 1/4 मतलब 12.5 लाख रुपए आप इग्नोर करो, वो मत लो, लेकिन 3/4 आपको लेना पड़ेगा। इसलिए यहां पर अक्रेडिटेड इनकम के अंदर जब आप कैलकुलेशन करोगे तो यहां पर इसका कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, इसका 3/4 कैलकुलेशन आ जाएगा 37,50,000। ये इस तरीके से इंस्टीट्यूट ने उसको 3/4 किया है, जो बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर्स में जो इन्वेस्ट कर रहे हो आप, वो तो आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर्स में जो इन्वेस्ट कर रहे हो, कोटेड इक्विटी शेयर 4 लाख रुपए, ठीक है, उसके लिए आपको क्या लेना है, उसके लिए आपको मार्केट वैल्यू ले लेना है। मार्केट वैल्यू यहां पर दिया गया 18 लाख रुपए, ठीक है, तो मार्केट वैल्यू 18 लाख रुपए यहां पर दिया है, वो 18 लाख रुपए आप यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कहां पर, जस्ट अ सेकंड। यहां पर मैंने 18 लाख रुपए ले लिया मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब जो अनकोटेड शेयर्स है ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अनकोटेड शेयर्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और सामने वाली अनकोटेड शेयर्स के सामने वाली कंपनी, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, उसके सारे एसेट्स लो, फिर सारी लायबिलिटीज लो, डिफरेंस लो, वो 50 किस्म के नाटक करो, वो करो। तो अब देखो चलो, वो सामने वाली कंपनी कौन है, वो जेड लिमिटेड है, वो अनकोटेड कंपनी है। उसके अंदर आपने क्या क्या करा है, आपने सबसे पहले बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है तो ये 60 लाख ले लो, फिर मार्केट वैल्यू ऑफ बुलियन है तो ये ले लो, फिर 35 लाख रुपीस की लायबिलिटीज है, तो 60 + 30 - 35 ये सामने वाले का असेट्स का नेट असेट का वैल्यू है। तो ये टोटल मिलाकर कितना आता है पता है, ये टोटल मिलाकर आ जाता है 55 लाख। उसमें से अपना कितना शेयर है उसके अंदर, अपना उसके अंदर सिर्फ 15% शेयर है। अब वो 15% कैसे है वो बताता हूं। देखो, इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर अपना 1.5 लाख का शेयर है, ठीक है, और टोटल कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 लाख है, तो टोटल कंपनी का पेड अप कैपिटल अगर 10 लाख है, यहां पर एक जीरो कम है, उसमें से अपना 1.5 लाख है, तो अपना 15% ही हुआ ना। तो इस 55 लाख का, उस कंपनी का टोटल नेटवर्थ 55 लाख है, वो अनकोटेड कंपनी का, उसमें से 15% अपना है, ठीक है, उसमें से सिर्फ 15% ही अपना है। चेक करो जल्दी जल्दी जल्दी, अगर उसमें से सिर्फ 15% ही अपना है तो उतना 15% ही मुझे लेना पड़ेगा ना, चेक करो जल्दी। तो अब उसमें से भी 50% मैंने 2007-8 में खरीदा था। अब अगर 2007-8 में मतलब ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के पहले खरीदा था तो वो आपके अक्रेडिटेड इनकम में नहीं आता है, तो सिर्फ उसका हाफ ही आएगा, तो आंसर आ जाएगा 4,12,500। चेक कर लो एक बार, पीछे जाकर रिपीट करके वापस सुन लो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। उसके बाद कैश को तो आप डायरेक्टली ले लोगे, बैंक को आप डायरेक्टली ले लोगे। उसके बाद ये लोन नहीं लोगे, लोन क्यों नहीं लोगे, क्योंकि 2007-8 में लिया था अक्रेडिटेड अपने अनकोटेड शेयर्स को खरीदने के लिए। जब शेयर्स ही नहीं ले रहे हो, जब शेयर्स ही नहीं ले रहे हो तो उसका लोन भी नहीं ले सकते हो आप, ठीक है। और लायबिलिटी के अंदर ये 9 लाख रुपए का आप लोन ले लोगे, बस और कुछ नहीं, बाकी कॉर्पस फंड और रिजर्व ये सब तो आता नहीं है, ठीक है। तो चेक कर लो, ये सब करने के बाद आपको ये 9 लाख रुपए की लायबिलिटी लेना है, बस और कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको जो भी अक्रेडिटेड इनकम आता है उसके बाद 34.944% का टैक्स लगाओ और जीवन में आगे बढ़ो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पार्ट नंबर बी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें इतना दिमाग में रखना कि ये बंदा 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा है, तो 115 बीएससी के हिसाब से आपको इसमें प्रोविजन अप्लाई करना है, बहुत केयरफुल रहना है, नहीं तो डीटी डबल का पूरा क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद एंड में पता चलता है अरे यार ये तो 115 बीएससी था, तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसा सब हरकतें नहीं करना, बराबर से पहले क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर पार्ट ए सब पार्ट 1, ये 194 ओ के ऊपर है। हम सभी को पता है कि अगर Amazon जैसी कंपनी, ये एबीसी कंपनी जो
ये अमेजॉन जैसी कंपनी है, और मिस्टर जेड जो है वो कौन है, वो सेलर है उसके ऊपर, वो अपना पैन वैन सब दे रहा है, ठीक है। अब उसने अमेजॉन के थ्रू 60 लाख रुपए का सामान बेचा, कितने लाख रुपए का, 60 लाख रुपए का सबसे पहला सामान, और अमेजॉन उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट करता रहता है। तो अमेजॉन जैसे भी क्रेडिट करेगा या जैसे भी पेमेंट करेगा अपने सेलर लोग को, उसको 1% टीडीएस काटना है, क्योंकि सामने वाला पैन दे रहा है तो 1%, पैन नहीं देता तो 5% हो जाता है, ठीक है। 20% नहीं होता है, इस केस में 5 होता है, तो सामने वाला पैन दे रहा है तो 1% काटोगे, ठीक है। तो जैसे कब काटोगे, जैसे ही पेमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट किया, जैसे सामने वाले के बैंक अकाउंट में डाला, व्हिचएवर इज अर्लियर। अब बुक्स ऑफ अकाउंट में कब क्रेडिट किया, पहले 20 लाख क्रेडिट किया, उस पे 1% टीडीएस काटोगे 31 दिसंबर को, फिर 28 फरवरी को 15 लाख रुपया दिया, उस पे 1% टीडीएस काटोगे, और फिर जो बैलेंस पैसा है वो कभी दिया, बैलेंस पैसा 31 मार्च को, उस पे 1% टीडीएस 31 मार्च को दोगे। अब इस 60 लाख के अंदर कुछ और भी है, ये बैलेंस कितना आएगा पता है, बैलेंस 15 लाख आएगा। सर बैलेंस कैसे 15 लाख आएगा, बैलेंस तो 35 लाख आना, 25 लाख आना चाहिए। नहीं मैं बताता हूं कैसे। देखो ये टोटल 60 लाख का सेल है, 20 लाख का तो इसने अभी सेल किया तो इसका टीडीएस अभी काटेगा, फिर 15 लाख का ये। अब 10 लाख रुपए का सेल है ना, डायरेक्टली कस्टमर कर रहा है उसको, पता है अगर डायरेक्टली वो कस्टमर से खरीदता है, पेमेंट करता है एक्सेट्रा, तो भी अमेजॉन की जिम्मेदारी बनती है टीडीएस काटने की। तो वो 10 लाख रुपए के ऊपर भी तो 1% आएगा ना, तो ये 20 लाख इससे आया, ये 20 लाख आया, फिर ये 10 लाख, तो यहां पर बैलेंस कितना हो गया 15 लाख। तो इस 15 लाख पे 1% टीडीएस कब काटेगा, कब बढ़ेगा, 31 मार्च 2023 को इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से ये 4 स्टेप है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट वाला राघव मोटर्स लिमिटेड है, कोई राघव मोटर है, डीलर है, कार के अंदर गाड़ी वाड़ी बेचता है, उसका पिछले साल का जो टर्नओवर है वो कितना है, गाड़ी बेच के 9.8 करोड़ है, और स्पेयर्स एंड पार्ट्स करके 60 लाख से, मतलब उसका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, बिजनेस का टर्नओवर उसका 10 करोड़ से ज्यादा है। अब उसके लिए क्या एप्लीकेबल होगा, गाड़ी बेचने वालों के लिए क्या 2061H एप्लीकेबल होता है, वो नहीं होता है, पहले 2061F चेक करने का। 1F कब एप्लीकेबल होता है, अगर 10 लाख या उससे ज्यादा की गाड़ी खरीदते हो तो 1F एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर 10 लाख से कम की गाड़ी बेचते हो तो फिर 1H एप्लीकेबल हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनना, सबसे पहली वाली गाड़ी 10 लाख से ज्यादा है तो 1F एप्लीकेबल हो जाएगा, 1% टीडीएस, 1% टीसीएस। दूसरी वाली गाड़ी भी 10 लाख से ज्यादा है तो 1F एप्लीकेबल हो जाएगा, 1% टीसीएस। तीसरी वाली गाड़ी बाद में बात करते हैं, चौथी गाड़ी की पहले बात करते हैं, 12 लाख रुपए, वो भी 10 लाख से ज्यादा है, उस पर भी 1% टीसीएस सॉरी। अब जो बीच वाली गाड़ी है ना, उस पर इंस्टीट्यूट ने 2 व्यू लिया है। पहला व्यू ये लिया है कि अगर जो गाड़ी 1F में नहीं आती वो 1H में आ सकती है, ठीक है, लेकिन 1H का थ्रेशोल्ड भी तो क्रॉस होना चाहिए। 1H का थ्रेशोल्ड कितना है, 50 लाख, क्योंकि ये गाड़ी का थ्रेशोल्ड 50 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है, तो सिर्फ 8 लाख है। पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गाड़ी का अमाउंट तो सिर्फ 8 लाख है ना, तो मत कलेक्ट करो 1H में, ठीक है। दूसरा ओपिनियन इंस्टीट्यूट ये लेता है कि भाई सारी गाड़ियों का टोटल अगर मैं मारूं, जो 1F में आती है वो और जो 1H में आती है, सबका टोटल मारूं तो फिर 50 लाख क्रॉस हो जाता है। इन सबका टोटल मारूं तो 50 लाख क्रॉस होता है, तो सबका टोटल मार के भी तो चेक कर लो एक बार। अगर सबका टोटल मार के भी अगर 50 लाख क्रॉस होता है तो फिर आपको इस 8 लाख पे टीसीएस कलेक्ट करना चाहिए। तो ये 2 व्यू इंस्टीट्यूट ने लिया, आपको एग्जाम में जो भी लिखना लिखो, दोनों करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं मुझे उससे, ठीक है ना। अभी जो क्वेश्चन नंबर बी है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसको। मैंने स्टार मार्क नहीं है, गलती हो गई मुझसे, मार्क कर लो आप लोग। मिस्टर आशीष एक नॉन रेसिडेंट है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो उसके लिए एनआरआई बन जाएगा। वो एनआरआई के लिए चैप्टर 12 एक ऑप्शनल चैप्टर है, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, ठीक है। ऑप्शनल चैप्टर लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि आपको लेना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद द स्पेशल प्रोविजंस ऑफ नॉन रेसिडेंट, तो आप ले लो। फिर इंस्टीट्यूट बोल रहा है तो लेना है तो ले लो, फिर और क्या। अब उसमें क्या आता है चलो चेक करते हैं। उसके अंदर ना स्पेसिफाइड एसेट्स आते हैं, स्पेसिफाइड एसेट्स की लिस्ट है बहुत सारी, अब अपन को चेक करना पड़ेगा। स्पेसिफाइड एसेट्स है तो उसको स्पेशल रेट पे टैक्स करेंगे, अगर नहीं है तो फिर नॉर्मल रेट पे टैक्स करेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ स्पेशल फॉरेन एक्सचेंज एसेट, तो ठीक है, इस पे 8.5 लाख रुपए का आपको ये स्पेसिफाइड एसेट्स में आता है, उस पे 30,000 रुपए का आपने कुछ खर्चा किया है तो 8,20,000 रुपया आपको 10% पे टैक्स होगा। अच्छा, लेकिन आपने सर इसमें दूसरी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के शेयर्स खरीद लिए तो सर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा उसका 115F में, 115F नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 महीने के बाद खरीद रहे हो। 31 मार्च को अगर आपने 31 मई को अगर आपने अपना स्पेसिफाइड एसेट बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कमाया और उस डेट से 6 महीने के अंदर अगर दूसरा स्पेसिफाइड एसेट खरीद लेते हो तो एग्जेम्पशन मिलता है 115F में, नहीं तो नहीं मिलता है। तो यहां पर 6 महीने के बाद खरीदा इसलिए नहीं मिलेगा, तो यहां पर डायरेक्टली 8.5 लाख माइनस 30,000 जो भी आंसर आएगा 8,20,000 के ऊपर आपको क्या ये नहीं मिलेगा 115 क्योंकि 6 महीने के बाद खरीद रहे हो, तो इसके ऊपर आपको डायरेक्टली 8,20,000 पे 10% टैक्स लग जाएगा जो 115 C to 115I के अंदर दिया गया, ठीक है। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स हेल्ड विद प्राइवेट कंपनी, तो ये तो स्लैब रेट्स पे टैक्स हो जाएगा क्योंकि ये सब प्राइवेट कंपनीज के डिपॉजिट नहीं कवर्ड है। प्राइवेट कंपनी के इक्विटी शेयर्स कवर्ड है 115 C2I में, प्राइवेट कंपनी के डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स नहीं कवर्ड है, जाकर चेक कर लेना। फिर इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कवर्ड है लेकिन वो फॉरेक्स में होना चाहिए, तो अपन अज्यूम करते हैं कि वो फॉरेक्स में, अगर वो फॉरेक्स में है तो इस पे चैप्टर 12 एप्लीकेबल हो जाएगा, इस पे 20% टैक्स लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, इस पे तो 15% टैक्स लग जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड सेविंग सर्टिफिकेट, इस पे आपको एटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। अब इंस्टीट्यूट इसके बाद आप इसका आंसर निकालो। इंस्टीट्यूट ने इसमें एक और व्यू लिया है कि अज्यूम करो ये फॉरेक्स में नहीं है, अगर ये फॉरेक्स में नहीं है तो फिर ये जो 1 लाख रुपया है ना, ये 1 लाख रुपया ये भी आपका स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होगा, ठीक है। मतलब 2.5 लाख के ऊपर है तो टैक्स लगेगा, 2.5 लाख के अंदर है तो नहीं लगेगा। तो अगर ये 1 लाख रुपया ये फॉरेक्स में नहीं है, अज्यूम करते हैं फॉरेक्स में नहीं है, तो फिर इस 1 लाख रुपए को आप स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स करोगे। 2 आंसर इसलिए इंस्टीट्यूट ने दिया है, दोनों आंसर के अंदर बस यही फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं, आप चेक कर लेना पूरा का पूरा सोल्यूशन सेम है, बस ये एक डिफरेंस है दोनों के अंदर, आप देख लो एक बार, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पर कुछ केस लॉस के ऊपर क्वेश्चन है, सारे केस लॉस के ऊपर मैं एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहला केस लॉ जो यहां पर है उसके अंदर बोला गया है, कैन सीआईटी रिवाइज एन इंटीमेशन अंडर 143(1)। देखो अगर सीआईटी को 264 में रिवाइज करना है ना, तो यहां पर साफ साफ लिखा है कि आप सिर्फ ऑर्डर रिवाइज कर सकते हो, ऑर्डर रिवाइज कर सकते हो, ऑर्डर रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अभी हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया जो बोलता है नहीं नहीं, सीआईटी अगर चाहे तो 264 के अंदर अपना एक इंटीमेशन को भी रिवाइज कर सकता है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट आ गया, इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है यहां पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर एक एसएससी फॉर्म है, उसने एक ट्रांसपोर्टर को हायर किया, कुछ ट्रांसपोर्ट करना है। अब उस ट्रांसपोर्टर ने भी वो विदेश जाना है, उसके पास कुछ है नहीं, फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब उसने वो सर्विस किसको दे दिया, किसी दूसरे से आउटसोर्स कर दिया। अब अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हो तो क्या टीडीएस काटोगे 194C में? जरूर काटोगे, जरूर काटोगे, जरूर काटोगे। आपको उसका टीडीएस काटना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, सब कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहां पर कहीं भी 194C में लिखा नहीं है कि वो सामने वाला ही सर्विस देना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। वो सामने वाले की ही गाड़ी होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हाँ, वो किसी और की सर्विस लेकर आपको दे सकता है, आउटसोर्स भी कर सकता है, आप उसको पेमेंट कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपको तो पता भी नहीं है उसने किसकी ट्रक्स दिया है आपको, वो तो आपको पता भी नहीं है, केस लॉ के अंदर लिखा है। आपको क्या लेना, आपने जिसको सर्विस के लिए बोला था उसने आपको प्रॉपर सर्विस दिया ना ट्रांसपोर्टर की, अब वो अपनी खुद के ट्रक से दे रहा है, किसी से भीख मांग के दे रहा है, किसी से भाड़े पर लेकर दे रहा है, किसी से लेकर दे रहा है, तो उससे आपको लेना देना नहीं है। 194C में टीडीएस कट जाएगा, ठीक है, 194C एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक एसएससी है, उसके साथ कुछ गलत हुआ तो सीआईटी अपील के पास जाने के बदले एसएससी डायरेक्टली रिट पिटीशन फाइल कर रहा है हाई कोर्ट में, जबकि सीआईटी अपील के पास जाने का ऑप्शन है आपके पास। बायबैक के केस में एओ ने कुछ गलत कर दिया 143(2) में एक्सेट्रा, फिर ऑर्डर पास किया, तो आपने ना क्या किया पता है, आपने एओ के पास जाने, सीआईडी अपील के पास अपील करने के बदले डायरेक्ट हाईकोर्ट जाकर रिट पिटीशन फाइल कर दिया। तो सवाल यहां पर यही उठ रहा है, ये मुद्दा यहां पर ये कि क्या आप डायरेक्टली हाईकोर्ट जा सकते हो? क्या आप बीच का रास्ता एस्केप करके डायरेक्ट हाईकोर्ट जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। आपको रिट पिटीशन फाइल करने का ऑप्शन कब है पता है? जब इनकम टैक्स में रेमेडी नहीं है। मैंने आपको बोला था क्लास में रिट पिटीशन का कांसेप्ट क्या है। रिट पिटीशन कब फाइल किया जाता है? जब लॉ में रेमेडी नहीं होती है। अगर लॉ में रेमेडी है तो लॉ की रेमेडी फॉलो कीजिए। रिट पिटीशन के लिए आप नहीं जा सकते हो, चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वाला एक इक्वलाइजेशन लेवी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2020 वाली इक्वलाइजेशन लेवी है, 165 है। एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो नॉन रेसिडेंट है, काउंट करते रहो। एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो नॉन रेसिडेंट है, जिसका इंडिया में कोई पी नहीं है, वो इंडिया के रेजिडेंट्स को 120 लाख की सर्विस दे रहा है और फिर वापस से रेजिडेंट्स को 1,70,00,000 की सर्विस दे रहा है, जिसमें हर एक रेसिडेंट को 1 लाख से कम की सर्विस दे रहा है। तो 1 लाख से कम की सर्विस दे रहा है, तो याद करो वैसा एडवर्टाइजमेंट 2020 वाले इक्वलाइजेशन लेवी में आता है, 16 वाले में नहीं आता है। और फिर बाद में कुछ नॉन रेसिडेंट्स को भी सर्विस दे रहा है, लेकिन वो टारगेट कर रहे हैं इंडियन कस्टमर्स को, तो वो भी आ जाएगा। तो अब तीनों का टोटल अगर 2 करोड़ या उससे ज्यादा है तो 2020 वाला इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा, और तीनों का टोटल अगर 2 करोड़ से कम है तो फिर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। तो आप देखो, रेजिडेंट्स को 1.2 करोड़ और दूसरे रेजिडेंट्स को जिनको हर एक को 1 लाख से कम दे रहा है तो 2020 वाले थ्रेशोल्ड में आ जाएगा 70 लाख ये और 20 लाख ये, टोटल मिला लोगे तो 2.1 करोड़ हो जाता है। 2.1 करोड़ का 2% आप ले लो, आपको इक्वलाइजेशन लेवी भरना पड़ेगा, चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन नंबर 6A के अंदर क्या दिया है? 2 पार्ट है। एक कंपनी है हाईवे बनाती है, ठीक है, और वो 2 कंपनी उसकी, एक और एक कंपनी है वो उसकी होल्डी ऑन सब्सिडरी है, ठीक है। उनका मेन काम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, एटीआईए में डिडक्शन क्लेम करना। अब जरा गौर से सुनना, ठीक है। अब ये कंपनी क्या कर रही है? दिस कंपनी इज डिराइविंग इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर कुछ और भलते काम कर रही है और डिस्क्लोज क्या करती है मालूम? कि मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर कर रही हूं, काम कुछ और कर रही है, दिखा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो चोरी हो गई ना, ये तो टैक्स एवेजन का केस हो गया भाई, सीधा का सीधा टैक्स एवेजन, टैक्स की चोरी हो गई। तो यहां पर तो आपको गार नहीं लग सकता है भाई। गार कब लगता है? गार टैक्स अवॉइडेंस के केस में लगता है, टैक्स एवेजन के केस में नहीं लगेगा। यहां पर यही पूछ रहा है, गार लगेगा कि नहीं लगेगा? गार नहीं लगने वाला, ये टैक्स एवेजन वाला केस है। सेकंड वाला केस तो डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है। अगर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हो तो डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल है। आप अपनी एंटिटी को, एक एंटिटी एटीआईए क्लेम कर रहा है, एक एंटिटी एटीआईए नहीं क्लेम कर रहा है, इससे पहले भी बहुत बार किया है। और अगर और एक आपस में सामान खरीद रहे बेच रहे हो तो इसमें क्या आप फेयर मार्केट वैल्यू से कम ज्यादा कर रहे हो तो एटीआईए लगेगा। यहां पर तो स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल है ना, यहां पर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल लगाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, यहां पर गार नहीं लगेगा, यहां पर सार लग जाएगा, चेक कर लो। अब अगला क्वेश्चन एक थियरी क्वेश्चन है जिसपे मैंने पहले भी कुछ पोर्शंस बोले थे, सारे नहीं बोले थे क्योंकि इससे पहले वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, पूरा नहीं था, आधा पूछा था। यहां पर और एक एक्स्ट्रा पॉइंट पूछा है। सबसे पहले यहां पर पूछा है क्या एओ जो प्रोविजनल अटैचमेंट करता है, मैं डायरेक्टली सोल्यूशन में से बताता हूं आपको क्या क्या पूछा है। क्या एओ ने जो आपका प्रॉपर्टी का प्रोविजनल अटैचमेंट कर लिया, मतलब आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है, क्या उसके अगेंस्ट वो आपको रिवोक कर सकता है प्रोविजनल अटैचमेंट? यस, कर सकता है। एक ऑर्डर पास करेगा राइटिंग में, ठीक है, उसको रिवोक करने के लिए कि भाई मैं प्रोविजनल अटैचमेंट हटा रहा हूं, प्रोवाइडेड आप उसको एक बैंक गारंटी दे दो, एक बैंक गारंटी दे दो। अब बैंक गारंटी कहां से लेकर देना पड़ेगा? अगर बैंक गारंटी दे दोगे तो वो प्रॉपर्टी को प्रोविजनल अटैचमेंट से हटा देगा, ठीक है। अब बैंक गारंटी कहां से लेना पड़ेगा? शेड्यूल बैंक से लेना पड़ेगा। कितने अमाउंट का? जितना भी प्रॉपर्टी का वैल्यू है उतनी फेयर मार्केट वैल्यू की बैंक गारंटी, या कम से कम उतना अमाउंट जो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सफिशिएंट है, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए सफिशिएंट है, उतने अमाउंट का बैंक गारंटी आपसे शेड्यूल बैंक को लेकर देना पड़ेगा। तो वो आपकी प्रोविजनल अटैचमेंट को क्या कर देगा? रिवोक कर देगा। अब क्या अब वो आपके बैंक गारंटी को इन्वोक भी कर सकता है? इन्वोक करने का मतलब क्या? वो लिक्विडेट करके पैसा निकलवा सकता है, निकलवा सकता है। अगर एसएससी को नोटिस ऑफ डिमांड दे दिया है गवर्नमेंट ने और वो नोटिस ऑफ डिमांड देने के बाद एसएससी टाइम
टाइम पे टैक्स नहीं भर रहा है, नहीं भर रहा है तो वो बैंक गारंटी इन्वोक करेगा, पार्टली होली जितनी भी जरूरत है, ठीक है। या एसएससी ने बैंक गारंटी टाइम पे रिन्यू नहीं किया, या एसएससी ने बैंक गारंटी एक्सपायर होने के 15 दिन पहले रिन्यू नहीं किया, 15 दिन पहले रिन्यू करना पड़ता है, अगर नहीं किया तो वो इस पे इन्वोक भी कर सकता है, उसके ऊपर उसकी बैंड बजा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले कुछ थियरी क्वेश्चन है, थिन कैपिटलाइजेशन क्या होता है, उसकी थियरी क्या है वो पढ़ लो। 94B सेक्शन के ऊपर बोला गया है कि 94B में थ्रेशोल्ड 1 करोड़ का है, किसके लिए एप्लीकेबल है, इंडियन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है या फॉरेन कंपनीज जिसका इंडिया में पी है उनके लिए एप्लीकेबल है, कोई एक्सक्लूडेड है क्या, हाँ बैंक्स और इंश्योरेंस एक्सक्लूडेड है, ये बोला गया है। और आखिर में यहां पर बोला है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीटीडबलए, लिमिटेड डीटीडबलए, कॉम्प्रिहेंसिव डीटीडबलए। इसका मतलब समझाओ, इसका मतलब क्या है। लिमिटेड डीटीडबलए मतलब हम लोग अपनी डीटीडबलए के अंदर सारी इनकम कवर नहीं करते, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का डीटीडबलए लिमिटेड डीटीडबलए। कॉम्प्रिहेंसिव डीटीडबलए में हम लोग सारी इनकम से बात करते हैं, बस इतना ही बोला इंस्टीट्यूट ने भी, इससे ज्यादा नहीं बोला। देखो 2 लाइन लिख के छोड़ दिया, चेक कर लो फटाक से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेपर, दैट इज मई 2022 का पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर 115BAA पे टोटल इनकम और टैक्स पेबल पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एसएससी 115BAA फॉलो कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है वो एड बैक हो जाएगा, उसके बाद जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पे कर सकते हो, तो ये अलाउ हो जाएगा। लेकिन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक नहीं पे कर सकते हो, अगले महीने की 15 तारीख तक। तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन लेट हो गया तो आप एड बैक कर दोगे। जीएसटी का जो पेनाल्टी है वो डिसअलाउ होता है, लेकिन जीएसटी का जो इंटरेस्ट होता है वो अलाउ हो जाता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। एटीसीसीडी का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, 115BAA को एटीसीसीडी का डिडक्शन नहीं मिलता है। यहां पर आपकी कोई ओल्ड मशीनरी है जिसको फायर लग गया है तो उससे आपको लॉस हो गया, वो लॉस आपने पीएनएल में डेबिट किया, उसको एड बैक कर दो, उसके लॉस का रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, वो कैपिटल लॉस है। सिमिलरली उससे जो स्क्रैप वैल्यू आया वो भी पीएनएल से माइनस कर दो, वो डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट से माइनस होगा, तो 20 लाख का लॉस एड बैक करना है। 5 लाख रुपए का जो स्क्रैप वैल्यू मिला है, जो इंश्योरेंस क्लेम जो भी मिला है वो माइनस करना है आपको ब्लॉक से, और आपको यहां से पीजीबीपी से उसको निकालना है, वो पीजीबीपी इनकम नहीं है आपकी। नेक्स्ट वाला है आपको फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला है 15 लाख रुपए का, तो आपको यहां से माइनस करना है और आईएफओएस में जाकर दिखाना है। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि जो 50,000 का एक्सपेंस है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस अज्यूम करोगे तो डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो भी कितना मिलेगा, ओनली अप टू 20% ऑफ ग्रॉस डिविडेंड, उससे ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला ये वाला सेम एडजस्टमेंट है, 50 बार कर लिया है। डेप्रिसिएशन आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है, पिछले साल एक मशीनरी खरीदी, नई प्लांट एंड मशीनरी, उसके ऊपर पिछले साल लेस देन 180 डेज यूज किया था, तो पिछले साल आधा एडिशनल डेप्रिसिएशन मिला था, तो क्या करंट ईयर में आधा एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि करंट ईयर में आप क्या फॉलो कर रहे हो, करंट ईयर में आप 115BAA फॉलो कर रहे हो, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, माफ करो, ठीक है। उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्टर को पिछले साल कुछ पेमेंट किया था, तो पिछले साल टीडीएस नहीं काटा था, तो पिछले साल खर्चा 30% डिसअलाउ होगा। इस साल आपने उसका पेमेंट कर दिया, तो क्या इस साल आपको उसका रिडक्शन मिलेगा, हाँ मिलेगा, 30% उसका रिडक्शन ले लो, मामला क्लोज करो। उसके बाद एटीएम के अंदर आप चैप्टर 6 के अंदर डिडक्शन ले लो, कितना लोगे, 20 लाख रुपए जो डिस्ट्रीब्यूट किया है आपने 15 मई को डिस्ट्रीब्यूट किया तो चलेगा, हाँ 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक कभी भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो 30 सितंबर तक भी डिस्ट्रीब्यूट करते तो भी चलता, ठीक है। तो इसको कंपेयर करोगे आप 14.5 लाख रुपए के आपके डिविडेंड से, विच एवर इज लोअर उतना डिडक्शन मिल जाएगा, और उसके बाद आपको आ जाएगा आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, चेक कर लो। उसके ऊपर 22% टैक्स लगता है 115BAA में, 10% सरचार्ज लगता है, 4% सेस लगता है, दैट्स इट, चेक कर लो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है रीट के ऊपर। यहां पर आपको बताना है कि रीट के हाथ में कितनी इनकम टैक्सेबल है और इन्वेस्टर के हाथ में कितना टैक्सेबल है, और फिर बाद में दोनों का टैक्स भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर एक रीट है, रीट इन्वेस्टर, रीट एक एसपीवी के अंदर 51% शेयर होल्डर कर रहा है, तो हैट्स लिमिटेड एसपीवी उसका। अब एक एक करके इनकम पे बात करेंगे। इंटरेस्ट इनकम का क्या होगा, जो एसपीवी से मिलेगा वो रीट के हाथ में एग्जेम्प्ट है, इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल है। डिविडेंड इनकम का क्या होगा, डिविडेंड तो हमेशा रीट के हाथ में एग्जेम्प्ट है, इन्वेस्टर के हाथ में डिपेंड करता है कि एसपीवी क्या फॉलो करती है। एसपीवी अगर 115BAA फॉलो करती है, जो यहां पर फॉलो कर रही है, तो इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल होगा। अगर एसपीवी 115BAA नहीं फॉलो कर रही है तो इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स रीट के हाथ में हमेशा टैक्सेबल होगा एट एमएमआर 42.744, इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट है। फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स रीट के हाथ में टैक्सेबल होगा एट एमएमआर 42.744 और इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट है। और रेंट इनकम इन रीट के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा और इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंप्यूट करोगे कितना टैक्सेबल होगा। इन्वेस्टर के हाथ में जो भी टैक्सेबल हो रहा है वो 70% टैक्सेबल होगा, क्योंकि रीट इन्वेस्टर को कितना दे रही है, 70% दे रही है। मिस्टर विजय का 70% शेयर होल्डिंग है, ठीक है, और बाकी 30% दूसरे लोगों के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। प्लस एक और अजम्पशन कर रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर कि रीट ने अपनी 100% इन्कम डिस्ट्रीब्यूट कर दी है सारे इन्वेस्टर्स को। 70% मिस्टर विजय को किए, 30% दूसरे और लोगों की है, क्योंकि जब तक रीट इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती ना, तब तक इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है। इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल क्या बेसिस पे होता है, रिसीट बेसिस पे होता है, रिसीट बेसिस पे, ठीक है। लास्ट में यहां पर इन्वेस्टर 115BAA फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना, टैक्स रेट को बराबर से लेना। प्लस अगर आप जब आप टोटल इनकम करोगे इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर की टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा होती है, तो इन्वेस्टर को आपको 37% का सरचार्ज भी लगाना पड़ेगा, और रीट के लिए आपको एमएमआर के हिसाब से टैक्स लगाना है, और कुछ नहीं, चेक कर लो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एक अलग किस्म का क्वेश्चन है। ये एक फॉरेन कंपनी है जो इंडिया के अंदर एक एजेंट अपॉइंट करती है, वो एजेंट उसके बिहाफ पे इंडिया में स्टॉक मेंटेन करता है, गुड्स बेचता है, डिलीवरी करता है, एक्सेट्रा। तो उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में क्या हो गया, बिजनेस कनेक्शन, ठीक है। अब उस फॉरेन कंपनी को इंडिया के अंदर बिजनेस कनेक्शन हो गया, तो उसको इंडिया में टैक्स वैक्स लगेगा, ठीक है। फिर परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। अब ज्यादा ध्यान से सुनना। सबसे पहले डिलीवरी ऑफ गुड्स से सामान पैसा कमा रहा है, उसका जो एजेंट है ना इंडिया के अंदर गुड्स डिलीवर करता है ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, वो बिजनेस कनेक्शन हो गया, तो उसके ऊपर उसको कितना 40% टैक्स लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज कमा रहा है, ठीक है, 55 लाख रुपए की, आफ्टर रिड्यूसिंग 6 लाख एक्सपेंस। अब यहाँ पे दो व्यू लिया इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट ने। अगर आप इसको 115A वाली फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मानते हो तो फिर आपको इस पे ऊपर 10% टैक्स लगेगा, लेकिन फिर आपको 6 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा, फिर आपको 61 लाख के ऊपर 10% टैक्स भरना पड़ेगा। यहां पर अजम्पशन लिखना पड़ेगा कि अज्यूम दैट अग्रीमेंट होगा, अग्रीमेंट अप्रूव होगा तो 115 है, और 115 है तो फिर डिडक्शन नहीं मिलता है 61 लाख पे 10%। लेकिन दूसरा अजम्पशन लेते हो कि 115A वाला नहीं है तो फिर इसके ऊपर आपको डिडक्शन भी मिलेगा, लेकिन 55 लाख पे फिर 40% टैक्स भरना पड़ेगा, ये चीज दिमाग में रखना। उसके बाद अनलिस्टेड डिबेंचर्स को बेचकर कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कमाया 14 लाख रुपए का, उसके ऊपर 10% टैक्स लग जाएगा एज पर सेक्शन 112। ठीक है, लास्ट में यहां पर दिया है कि ये जो कंपनी है उसने 50 लाख रुपए का टैक्स वैक्स भरा है तो उसको क्रेडिट मिलेगा। क्या हम क्रेडिट क्यों देंगे भाई? हम क्रेडिट कौन देता है मालूम? रेजिडेंट कंट्री देती है। क्या ये जो भी फॉरेन कंपनी है क्या वो हमारे देश की रेजिडेंट है? वो हमारे देश की रेजिडेंट नहीं है। वो जिस देश में रेजिडेंट है वो देश उसको क्रेडिट देगा, वो उसका मामला देखेगा, हमारा सब काम नहीं है। ठीक है, चेक कर लो फटाक से। अब क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन मिला 5 लाख रुपए का, तो वो बोलता है एग्जेम्प्ट है। ऐसे थोड़ी एग्जेम्प्ट हो जाएगा बिना उसको इन्वेस्ट करे। अब से कॉर्पस डोनेशन अगर एग्जेम्पशन चाहिए तो आपको 11(5) वाले मोड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ये एग्जेम्पशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सिमिलरली वो ट्रस्ट बोलता है मुझे 20 लाख रुपए का मैंने लोन लिया और उसमें से 18 लाख रुपए मैंने खर्चा कर दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए, क्या एग्जेम्पशन मिलेगा? क्या रिलैक्सेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। लोन लेकर खर्चा करोगे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, लोन लेकर रीपे करोगे जब तब एग्जेम्पशन मिलेगा, तब तक नहीं मिलता है। अभी अमेंडमेंट आ चुका है। ठीक है, उसके बाद एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो बोलता है कि भाई मेरे को अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, मैं तो सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट हूं। तो चेक करो, हाँ अगर वो सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट है तो उसको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। देखो उसको टोटल रिसीट्स कितना, उसको टोटल डोनेशन कितना मिला 30 लाख का, उसमें से गवर्नमेंट डोनेशन कितना 16 लाख का, तो 16 डिवाइडेड बाय 30 लाख देखोगे तो गवर्नमेंट ने लगभग 53.33% का डोनेशन दिया है। अब आप जाके 1023C का डिस्कशन पढ़ना, वहां पर साफ साफ लिखा है अपनी बुक के अंदर ट्रस्ट के चैप्टर में कि अगर गवर्नमेंट 50% से ज्यादा फाइनेंस करती है तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोल सकते हो सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट, उस केस में आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर गवर्नमेंट 53% फाइनेंस कर रही है तो उसको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला एक ट्रस्ट है, बोलता है मैं 12AB में रजिस्टर्ड हूं, साथ साथ में बोलता है मेरे को 1023C भी चाहिए। क्या 12AB और 1023C दोनों साथ में मिल सकता है? नहीं मिलता है, दोनों में से एक आपको त्याग करना पड़ेगा, दोनों एक टाइम में अब से आप नहीं रख सकते हो। 11 सबसेक्शन 7 के अंदर लिखा गया, जाकर चेक कर लेना। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंडियन सिटीजन है, 51 साल का है, वो 2019 में इंडिया छोड़ के गया था और उसके बाद 2022 में उसको स्वदेश पिक्चर देख लिया उसने और इंडिया वापस आ गया। ठीक है, परमानेंटली आ गया इंडिया के अंदर। तो अगर जो जून 2022 में परमानेंटली इंडिया आता है तो वो रेजिडेंट तो बन गया, क्योंकि उसका इंडिया में कितने दिन का स्टे हो जाता है 304 दिन। अब वो ऑर्डिनरी है क्या, वो चेक करना है, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट में चेक कर लेना, क्योंकि 2019 में वो गया था, 2019 के पहले तो इंडिया में था ना। तो पिछले 10 में से कोई भी 2 साल में रेजिडेंट है वो है क्या? पिछले 7 साल में 729 डेज है तो 730 डेज होता है, हाँ 730 डेज भी उसका हो जाता है, चेक कर लेना। ठीक है, तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो पक्की बात है। अब वो क्या क्या इनकम कमा रहा है? सबसे पहले वो कंट्री वाई में ना कुछ ना रेंटल कमा रहा है, $25,000 का रेंटल कमा रहा है। अब उस $25,000 को आप कैसे कन्वर्ट करोगे? रूल 115 अप्लाई करोगे। रूल 115 बोलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करने के लिए आपको लास्ट डे का टीटीबीआर लेना पड़ता है। तो लास्ट डे का टीटीबीआर कितना है? 75 है। तो $25,000 को आप 75 से मल्टीप्लाई करोगे, उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लोगे, वो आपको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई बाय 75 कर दोगे। उसके बाद उसकी और भी इनकम है, उसकी बिजनेस इनकम है, वो ले लोगे आप। अब डिविडेंड इनकम जो है, डिविडेंड भी कमाया उसने 1,25,000 का, लेकिन वो 1,25,000 डिविडेंड रिसीव्ड है तो उसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। 1,25,000 को डिवाइड करना पड़ेगा, डिविडेंड का टीडीएस कितना होता है? 10% होता है। तो 1,25,000 को 90% से डिवाइड करके उसको ग्रॉस अप करके दिखाना पड़ेगा, 1,38,000 समथिंग आता है। ठीक है, उसके बाद सेविंग बैंक से इंटरेस्ट कमाया उसने 11,500 और उसके बाद 80 टीटीए में उसको 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। ये सब करने के बाद आप उसका टैक्स निकालोगे, टैक्स एज पर द नॉर्मल प्रोविजन निकालोगे, टैक्स निकालने के बाद आप उसका टैक्स निकालोगे, ये सब उसकी टोटल इनकम है उसका टैक्स निकाल दोगे और उसके बाद उसका एवरेज रेट निकाल दोगे। यहां तक सब कुछ सेम है। अब फॉरेन कंट्री में उसने कितना टैक्स भरा है? दिखने में तो यहां पर दिख रहा है 20%, लेकिन गलत बात है। वो 20% उसका इफेक्टिव रेट नहीं है, इफेक्टिव रेट कुछ और है, क्योंकि वो टैक्स कितने पे भरता है मालूम? 25,000 माइनस 8,000 पे, वो 17,000 पे टैक्स भरता है। चेक करो फॉरेन कंट्री के अंदर, क्योंकि उसको फॉरेन कंट्री के अंदर 8,000 रुपए का एग्जेम्पशन मिलता है। तो 17,000 पे 20% कितना आएगा? $3,400। तो फॉरेन कंट्री में उसने $3,400 ही टैक्स भरा है, पूरा 25,000 का 20% नहीं भरा है। तो $3,400 का फॉरेन कंट्री का टैक्स है। फॉरेन कंट्री में उसने इनकम कितनी कमाया? $25,000। तो 3,400 डिवाइड बाय $25,000 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 13.6%। ये आपका फॉरेन कंट्री का टैक्स रेट है। अब इंडिया का टैक्स रेट है 21.21, फॉरेन कंट्री का टैक्स रेट है 13.6%, और देयरफॉर व्हिचएवर इज लोअर वो आप डबल टैक्स इनकम पे अप्लाई कर दोगे तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। चेक कर लो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4A, ये टीडीएस और टीसीएस के ऊपर है। सबसे पहले यहाँ पर एक अंकल है, 79 इयर्स के अंकल है, रेजिडेंट है, उनका सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर सेविंग बैंक अकाउंट है, उधर एफडी भी है और उनको पेंशन मिलता है। तो यहाँ पर 194P एप्लीकेबल हो जाएगा। 194P क्या बोलता है? अगर कोई बंदा सिर्फ सेविंग बैंक से पैसा कमाता है, इंटरेस्ट कमाता है, एफडी से इंटरेस्ट कमाता है सेम बैंक से, और उसी बैंक में उसको पेंशन मिलता है और उसकी एज 75 इयर्स और उससे ज्यादा है और वो रेजिडेंट है, तो उसको 194P में टीडीएस कट जाएगा, तो उसको आईटीआर भी भरने की जरूरत नहीं है। तो अब अंकल की टोटल इनकम निकालना है, बस 115 बीएससी अज्यूम नहीं करना है। 75,100 इंटरेस्ट आ जाएगा, 55,000 इंटू 12 उसका सैलरी आ जाएगा और 50,000 रुपए का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में मिल जाएगा। 1,20,000 आपका आईएफओएस में इंटरेस्ट ऑन एफडी आ जाएगा और आपको 80 टीटीबी में 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद उनका टैक्स निकालो और क्या टैक्स निकालोगे, मामला क्लोज हो जाएगा और कुछ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। यहां पर क्या हो रहा है? एक बिल्डर को मैं अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूं और बदले में वो मुझे क्या दे रहा है? जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट याद है आपको? बिल्डर को मैं अपना घर दे दूंगा, अपनी बिल्डिंग दे दूंगा, बदले में बिल्डर मुझे पैसा भी देगा और आगे जाकर मुझे बिल्डर नए फ्लैट्स भी देगा। तो जो पैसा देगा ना, जो पैसा देगा ना, उस पे 194 आईसी में ना 10% टीडीएस कटेगा अगर मैं रेजिडेंट हूं। अगर पे ही रेजिडेंट है तो 194 आईसी के अंदर पैसे वाले पोर्शन पे, कैश पोर्शन पे टीडीएस कटता
कटता है, वो जो मुझे घर देगा ना, फ्लैट देगा ना नए बिल्डिंग में, उस पर टीडीएस नहीं कटता है। तो 10% टीडीएस कटेगा ऑन 6 करोड़, क्योंकि वो पैसा कितना दे रहा है, पैसा मुझे 6 करोड़ रुपया दे रहा है, तो 6 करोड़ पे वो मेरा टीडीएस काटेगा अगर मैं रेजिडेंट हूं एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, चेक कर लो। नेक्स्ट वाला है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि अब ये क्वेश्चन अपडेटेड हो चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन तब है जब ये सेक्शन पहली बार आया था। अब ये सेक्शन पहली बार नहीं है, ये इसके लिए दूसरा तीसरा साल है, तो उस हिसाब से इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं। करेक्ट आंसर क्या है, जो नीचे आंसर दिया है वो थोड़ा सा गलत है। यहां पर आर्यन है, बायर है, ये बायर का पिछले साल का टर्नओवर कितना है, बायर का पिछले साल का टर्नओवर 12 करोड़ है। अगर बायर का पिछले साल का टर्नओवर 12 करोड़ है तो बायर को 194 क्यू में टीडीएस काटना पड़ेगा। अब बायर ने क्या किया, सबसे पहले 30 लाख रुपए का सामान बेचा, चलो उस पे तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 25 लाख रुपए का सामान बेचा, हाँ उस पे 5 लाख पे 1% का 0.1% काटना पड़ेगा। 0.1% सॉरी 1% नहीं है, गलती से लिखा कि 5 लाख के ऊपर आपको, क्योंकि 50 लाख क्रॉस होगा तब टीडीएस काटना होता है। उसके बाद 20 लाख रुपए का और सामान बेचा, उस पे आपको 0.1% टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन बाद में 5 लाख रुपए का सामान रिटर्न हो गया, तो याद करो जब सामान रिटर्न हो जाता है तो क्या होता है, आप जब अगले बार सेम बंदे को बेचोगे ना तो उस सेल में एडजस्ट कर देना, ठीक है। तो अब जब अगली बार सेम बंदे से खरीदोगे तो उस टाइम पे परचेस करते समय एडजस्ट कर देना। तो अभी देखो आपने यहां पर 20 लाख पे टीडीएस भर दिया। अब 20 लाख पे टीडीएस भरने के बाद में आपने बाद में गुड्स रिटर्न कर दिया और सामने वाले ने आपको पैसा भी रिफंड कर दिया। अब रिफंड कर दिया तो मामला क्लोज हो गया। तो जब आप अगली बार परचेस कर रहे हो ना 10 लाख रुपए का, तब आप सिर्फ 5 लाख रुपए के ऊपर ही टीडीएस भरना, पूरे पे टीडीएस भरने की जरूरत नहीं है। चेक कर लेना, बस यही है उस क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं है। अब अगले पॉइंट के अंदर पॉइंट नंबर 4 में दो चीजें। सबसे पहले यहां पर जो गवर्नमेंट है ना वो ना कोल माइन लीज पर दे रही है। अगर आप किसी को कोल माइन, पार्किंग लॉट एक्सेट्रा लीज पर देते हो ना तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है 2061C के अंदर 2%, ठीक है। अगर आप लीज पे किसी को देते हो पार्किंग लॉट, टोल माइन एक्सेट्रा, कोल माइन, टोल वॉल एक्सेट्रा, तो आपको लीज चार्जेस के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी, आपसे 2% टीसीएस कलेक्ट करेगी। अब जो बंदा इससे कोल एक्सप्लोर करके बेच रहा है, कोल बेचने पे अलग टीसीएस होता है, कोल माइन का लीज देने पर अलग टीसीएस है, कोल बेचने पर 2061 पे टीसीएस लग जाएगा 1% के हिसाब से। चेक कर लेना। उसके अगला वाला क्वेश्चन ये 50 बार अपन ने कर लिया है, सेम टू सेम एडजस्टमेंट इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है। देखो बैक टू बैक पूछते रहता है, एक ही क्वेश्चन उनको घड़ी घड़ी पूछने की आदत हो गई। चेक कर लो। अब अगला क्वेश्चन इक्वलाइजेशन लेवी का, लेकिन थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर टू द क्वेश्चन व्हिच वी हैव डन अर्लियर। यहां पर एक फॉरेन कंपनी है शाइन आईएनसी, वो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट दे रही है, उसका इंडिया में पी नहीं है, मतलब ये फेसबुक जैसी कंपनी है और अपन इसको 1 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हैं, 1 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हैं, तो अपने को यहां पर इक्वलाइजेशन लेवी 2016 का लग जाएगा, ठीक है। अब 15 तारीख को अपन ने इक्वलाइजेशन लेवी काटा भी, अगर 15 मार्च को काटा तो आपको 7 अप्रैल तक भर देना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ड्यू डेट वो है अगले महीने की 7 तारीख। आपने नहीं भरा, आपने 15 अप्रैल को भरा, आपको डिले हो गया। अब डिले हो गया तो क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगेगा, जितना भी इक्वलाइजेशन लेवी है उसके ऊपर 1%, ठीक है। इक्वलाइजेशन लेवी कितना आएगा, 5 लाख का 6% आपका इक्वलाइजेशन लेवी आएगा, 30,000 उस पे 1% आपको जो भी आता है 300 रुपीज का आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। साथ साथ में आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है फॉर लेट पेमेंट, ठीक है, लेट पेमेंट की पेनल्टी भी लग सकती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच पेनल्टी कैन नॉट बी इंपोज्ड। पेनल्टी कब नहीं लग सकती, अगर आप एओ के जाकर रीजनेबल कॉस्ट देते हो तो एओ माफ कर देगा, आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। अच्छा, एओ ने जो पेनल्टी ऑर्डर पास किया है उससे अगेंस्ट अगर आपको कुछ करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप जाओ सीआईटी अपील के पास विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ ऑर्डर। जब भी ऑर्डर मिला उसके 30 दिन के अंदर जाओ, जाकर अपील करो, आप कर सकते हो, ठीक है। चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, टैक्स प्लानिंग है, टैक्स मैनेजमेंट है, टैक्स एवेजन है, वो बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले केस में क्या हुआ, अपन सुकन्या समृद्धि स्कीम में पैसा वैसा डाल रहे हैं तो ठीक है ना, वो टैक्स प्लानिंग है, एटीसी के अंदर अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, जिन जिन कस्टमर्स के पास पैन नहीं है उनसे फॉर्म 60 ले रहे हो, तो ये टैक्स मैनेजमेंट का काम है, ठीक है, एक प्रोसीजर है, कंप्लायंस कर रहे हो आप और कुछ नहीं। उसके बाद आपने क्या किया, रेफ्रिजरेटर खरीदा, रेसिडेंस के अंदर लगा दिया और बुक्स में दिखा रहे हो कि फैक्ट्री में लगाया, ऑफिस में लगाया, तो झोल है। घर में एसी लगाकर बोलते हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये दिखाते हो कि भाई तो ऑफिस में लगा, डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो, ये है टैक्स इवेजन। उसके बाद अपनी बीवी को जो हाउस वाइफ है उसको जबरदस्ती पैसा देते हो और बीवी की इनकम बढ़ा देते हो, क्योंकि उसको 5 लाख तक तो टैक्स नहीं लगने वाला है, और कंपनी के अंदर क्या डिडक्शन क्लेम कर लेते हो, ये भी एक किस्म का टैक्स इवेजन है। और यहां पर जो आखिरी क्वेश्चन है वो एक थियरी क्वेश्चन है, वो एक बार पढ़ लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एक आध बार पूछा है कभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स वन लास्ट पेपर, दैट इज फॉर नवंबर 2022 अटेम्प्ट का पेपर है ये। इसके बाद आप लोगों का पेपर आएगा, ठीक है, मई 23 वाला, और नवंबर 23 वालों के लिए मैं मई 23 का पेपर भी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन एज यूजुअल टोटल इनकम के ऊपर है, नॉर्मल प्रोविजन है, यहाँ पर मैट नहीं है, 115 BAA BA भी कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर पहली लाइन में दिया है, ये कंपनी है क्लोजली हेल्ड कंपनी है, पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड। अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी है तो यहां पर सेक्शन 79, 56(2)(7)(b) और 68 का इंप्लीकेशन आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट, वन टाइम लाइसेंस फी, यही ट्रेडिशनल एडजस्टमेंट है। यहां पर आप सबसे पहले इसको ऐड बैक कर दोगे, इस पे 25% डेप्रिसिएशन ले लोगे। अब तक भी यही कर रहे थे, आज भी वही करना है, लेकिन यहां पर एक अजीब सा असम्पशन ले लिया इंस्टीट्यूट ने। इंस्टीट्यूट बोलता है कि आप 12 लाख ऐड करो, 25% माइनस करो, ये भी कर सकते हो, ये सही है। दूसरा, आप अज्यूम करोगे 25% माइनस करने की जरूरत नहीं है, जो नीचे डेप्रिसिएशन दिया है ना, वो नीचे वाले डेप्रिसिएशन के अंदर ये 25% भी इंक्लूडेड होगा, ये 14,50,000 के अंदर, ठीक है। तो वो भी असम्पशन कर लो। अब तक कहां सो रहे थे, पता नहीं क्या सोचते रहते लोग। नेक्स्ट वाला है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किया आपने, उसके लिए खर्चा किया, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करके जो भी खर्चा करोगे वो अलाउड है, उससे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरेट नहीं होता है, ये परमानेंट बेनिफिट नहीं है, ये अलाउड है, ठीक है। अगला वाला पॉइंट बहुत जबरदस्त पॉइंट है, आप शेयर ब्रोकर को कुछ पेमेंट कर रहे हो और कमोडिटी ब्रोकर को कुछ पेमेंट कर रहे हो। देखो अब यहां पर इंस्टीट्यूट ने दो असम्पशन लिया है, ऐसा असम्पशन लिया है कि अगर आप शेयर और कमोडिटी के ट्रेडिंग में है तो ये दोनों डिडक्शन आपको मिलेंगे, और अगर ये दोनों डिडक्शन मिलेंगे तो शेयर ब्रोकर के केस में आपको टीडीएस नहीं काटना होता है, 194H के अंदर लिखा है, जाकर चेक करना। लेकिन कमोडिटी ब्रोकर में आपको टीडीएस काटना होता है, आपने नहीं काटा तो कमोडिटी ब्रोकर का 30% एड बैक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये असम्पशन ले रहे हो
कि हम इस बिजनेस में नहीं है, हमारा ये बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा कैपिटल गेन्स इनकम है, तो फिर आपको दोनों के दोनों पीजीबीपी में ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों व्यू इंस्टीट्यूट ने दिया है, इसमें से जो भी आपको ठीक लगता है आप कर लेना, उस हिसाब से आंसर बदल जाएगा। नेक्स्ट वाला आपका पेंशन के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन है, जहां पर एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय के पेंशन कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको 10% ऑफ सैलरी का डिडक्शन मिलता है। 10% ऑफ सैलरी कितना होता है? 10% ऑफ सैलरी मतलब क्या? बेसिक प्लस डीए इन टर्म। तो यहां पर सबसे पहले अपने को एक्चुअल पता लगाना है। एक्चुअल कंपनी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? 15% ऑफ सैलरी। 15% ऑफ सैलरी 15% ऑफ 6 लाख आ जाएगा 90,000। अब कितना अलाउड है? 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स। अब बेसिक कितना? 6 लाख है, डीए इन टर्म्स कितना है? टोटल 6 लाख का 30% डीए और उसका 50% डीए इन टर्म्स है, तो ये 90,000 आ जाएगा। देयरफॉर अलाउड कितना होगा? 6,90,000 का 10% अलाउ हो जाएगा, मतलब 69,000 अलाउ हो जाएगा। देयरफॉर 90,000 में से 69,000 अलाउ हो जाएगा, तो 21,000 आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, चेक कर लो। आपने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को क्या दिया? फ्री भी दिया। फार्मा कंपनी अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर को फ्री भी देती है, वो डिसअलाउ है। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी पे कुछ खर्चा किया है, एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर खर्चा किया है, और प्रोजेक्ट अबेंडन हो गया विदाउट क्रिएटिंग एसेट। अब एसेट ही क्रिएट नहीं हुआ तो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता है, क्लेम कर लोगे। अगर एसेट क्रिएट होता था तो फिर उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो। एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड 2,60,000 डिसअलाउ हो जाएगा क्योंकि आपने 15 दिन के बाद भरा, और एम्प्लॉयर का प्रोविडेंट फंड 2,60,000 वो अलाउ हो जाएगा क्योंकि आपने ड्यू डेट के पहले भर दिया। ठीक है, उसके बाद स्वच्छ भारत का डिसअलाउ हो जाएगा। चैप्टर 6 में डिडक्शन ले लोगे, लेकिन एक अजम्पशन लिखोगे कि भाई अदर देन कैश है, क्योंकि कैश में अगर डोनेशन देते हो तो डिसअलाउ हो जाता है। ठीक है, चैप्टर 6 में आपको मिलेगा, अजम्पशन लिख देना कि इट इज पेड इन व्हाट? इन ऑनलाइन मोड, इट इज अदर देन कैश। उसके बाद सरकार से आपको इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ मिली है, वो आपकी इनकम मानी जाएगी सेक्शन 224(18) के अंदर। इससे पहले भी एडजस्टमेंट बहुत बार आया है। उसके बाद आपने जबरदस्ती ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ये 6,85,000 और 5,65,000 का इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट इंक्लूड करके रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक के अंदर जबरदस्ती करके रखा है तो ऐड बैक कर दो, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जबरदस्ती करके रखा है तो लेस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट वाला, आपने कुछ वेयरहाउस खरीदा है स्टोरेज करने के लिए शुगर को, तो उसके ऊपर आपको 35 का डिडक्शन मिलेगा। प्रॉफिट कितना है? 10 लाख। खर्चा कितना किया? देखो नीचे 35 लाख। 35 लाख में से 20 लाख लैंड है तो छोड़ दो, तो 35 लाख में से 20 लाख लैंड है तो 15 लाख का डिडक्शन मिलेगा। देखो 10 लाख का प्रॉफिट है, 15 लाख रुपए का डिडक्शन है, 5 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा, वो 73A में सेट ऑफ करो, कैरी फॉरवर्ड करो। इस इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। 35AD का लॉस कैन सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट 35AD बिजनेस। उसके बाद आपका ये एडजस्टमेंट पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है, पहले भी किया है। पहले सरकार से, पहले कस्टमर से 14 लाख रुपए जीएसटी कलेक्ट किया, फिर गवर्नमेंट को पे किया, तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद केस फाइल किया तो सरकार ने रिफंड दे दिया 5 लाख, उसमें से आपने 3 लाख रुपए कस्टमर्स को क्या कर दिया? रिइंबर्स कर दिया, तो अब 2 लाख बच गया ना, तो 2 लाख आपको डिसअलाउ हो जाएगा, वो ऐड बैक करना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट पहले भी आया। ठीक है, नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट बहुत यूनिक एडजस्टमेंट है। अब यहां पर आ जाएगा क्वेश्चन 5627B। 5627B में लिखा गया है कि अगर कोई कंपनी एक पब्लिक कोई कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, तो अगर वो अपना शेयर्स का प्राइस शेयर्स इशू करती है एफएमवी से ज्यादा पे, तो जितना भी ज्यादा पे इशू करता है वो कंपनी के हाथ में आईएफओएस। अब कंपनी अपने शेयर्स कितने पे इशू कर रही है? कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है 22 रुपए पे, लेकिन कंपनी का एफएमवी कितना है शेयर्स का? एफएमवी शेयर्स का 19 रुपया है, तो 3 रुपया पर शेयर इंटू 2 लाख शेयर, 6 लाख रुपया कंपनी के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगा 5627 के अंदर, 27B के अंदर। नेक्स्ट वाला, यहां पर आपको 2019-20 में लॉस हो गया था 13 लाख रुपए का। उस टाइम पे मिस्टर एक्स करके एक शेयर होल्डर था, उसके पास 55% शेयर होल्डर थे। अब वो बंदा शेयर होल्डर नहीं है। अब देखो आपके 55% शेयर होल्डर सेम नहीं रहे, तो आपको लॉस सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए सेक्शन 79 क्या बोलता है? जिस ईयर में लॉस होता है और जिस ईयर में लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करना है, वो दोनों साल में आपके 51% शेयर होल्डर सेम होना चाहिए। अब यहां पर 55% शेयर होल्डर आपके चले गए क्योंकि मिस्टर एक्स ने अपने शेयर्स बेच दिया, चेक करो, तो वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपको यहां पर डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिल जाएगा, और आखिर में आपको यहां पर टोटल इनकम निकालना है, बस और कुछ नहीं है, चेक कर लो। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 2 एक बढ़िया क्वेश्चन है, एलएलपी के ऊपर है। तो एलएलपी पे जब भी क्वेश्चन आएगा, पार्टनरशिप फर्म पे क्वेश्चन आएगा, तो 40B का इंप्लीकेशन आ जाएगा। सबसे पहले यहां पर एलएलपी भी है, साथ साथ में एसईजेड भी है, और साथ में आपको 115 जेसी के अंदर एएमटी वीएमटी भी निकालना है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग बुक प्रॉफिट निकालेंगे। बुक प्रॉफिट निकालने के लिए आपको नेट प्रॉफिट लेना है, उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एंटाइटलमेंट लाइसेंस नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि वो इग्नोर करना है, वो पार्ट ऑफ बुक प्रॉफिट है, वो पीजीबीपी का पार्ट है। बुक प्रॉफिट कैसे निकालते? कुछ नहीं, नेट प्रॉफिट, उसके बाद पीजीबीपी के सारे डिसअलाउंसेस, पीजीबीपी के सारे इनकम्स, वो सब ले लो। आप नॉर्मल पीजीबीपी निकालो, उस पर आप रेम्युनरेशन ऐड बैक कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले बुक प्रॉफिट निकालते। 65 लाख रुपए का आपका नेट प्रॉफिट है। आप प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस रहने दो, उसका वो पीजीबीपी का पार्ट है। रेम्युनरेशन ऐड बैक कर दोगे। इंटरेस्ट 16% दे रहे हो तो 4% ऐड बैक कर दोगे। कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 16। उसके बाद चैप्टर 6 का डिडक्शन आपको अभी नहीं मिलेगा, ये ऐड बैक कर दो, बाद में टोटल इनकम में से माइनस कर लेना है 3 लाख रुपया। अज्यूम करना कि अदर देन कैश है, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो। ठीक है, उसके बाद में आप जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। और बुक प्रॉफिट निकालते समय आप लॉस को माइनस नहीं करते हो, हमेशा याद रखना, लेकिन अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो अभी के अभी। ठीक है, तो ये सब करने के बाद आपको बुक प्रॉफिट आ जाएगा। एक बार बुक प्रॉफिट आ गया, उसके बाद आप अपना रेम्युनरेशन निकालो। रेम्युनरेशन पहले 3 लाख पे 90%, और उसके बाद में आपका 60% आ जाएगा 53,10,000। आपका एक्चुअल रेम्युनरेशन है 58 लाख रुपए जो ऊपर दिया गया है, तो आपको डिडक्शन 53,10,000 का आ जाएगा। उसमें से आप क्या करो, अब आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बुक प्रॉफिट निकालते समय ब्रॉड फॉरवर्ड माइनस नहीं करने का, सिर्फ यूआईडी माइनस करने का। अब आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी माइनस कर सकते हो, माइनस कर दिया। अब यहां से असली कहानी शुरू हो जाएगी। अब आपको एसईजेड का डिडक्शन लेना पड़ेगा। अब एसईजेड का डिडक्शन कितना मिलेगा? देखो, आपका जो भी नेट प्रॉफिट है मल्टीप्लाइड बाय आपका जो भी प्रॉफिट है फ्रॉम एक्सपोर्ट मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। अब यहां पर सबसे पहले देखो अपने को एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना दिया गया है। एक्सपोर्ट टर्नओवर यहां पर दिया गया है सेल्स रियलाइजेशन 38 लाख व्हिच इंक्लूड्स टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस ऑफ 2 करोड़। ठीक है, तो आपका जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है ना, यहां पर
वो है ना आपका 36 लाख से। ठीक है, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में एक्सपोर्ट टर्नओवर लेना है, डिनोमिनेटर में आपको टोटल टर्नओवर लेना है। सबसे पहले चलो टोटल टर्नओवर बोलता हूं, टोटल टर्नओवर मेरा 45 लाख से। ठीक है, अब यहां पर बोला कि 45 लाख में कुछ टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस है, तो आपको पता होगा कोई भी फालतू चार्जेस, इंश्योरेंस, फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, वो सब एक्सपोर्ट टर्नओवर टोटल टर्नओवर में नहीं लेने का। तो यहां से ये 5 करोड़ या 5 करोड़ माइनस हो जाएगा, तो ये 45 माइनस 5 करोड़ कितना हो जाएगा, ये 40 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूमरेटर में आपको जितना पैसा मिला है सिर्फ उतना ही एक्सपोर्ट टर्नओवर में लेना पड़ता है, आपको पैसा इंडिया में मंगवाना पड़ेगा, जितना पैसा इंडिया में आया उतना ही लेना है। तो इंडिया में कितना पैसा आया, 38 करोड़, तो 38 करोड़ लेना है, लेकिन उसमें से भी 2 करोड़ रुपए आपका टेलीकम्युनिकेशन का फालतू चार्ज है, तो वो माइनस कर दो, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 36 करोड़। अब आप इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, प्रॉफिट से। अब प्रॉफिट से जब मल्टीप्लाई करोगे ना, बी केयरफुल, आपका प्रॉफिट कितना है, आपका प्रॉफिट है यहां पर 29,90,000। लेकिन जब आप प्रॉफिट कंप्यूट करोगे तो उसमें आप पीजीबीपी वो वाला प्रॉफिट नहीं लोगे जो इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस वाइसेंस बेच के जो प्रॉफिट आया ना, वो एक्सपोर्ट वो प्रॉफिट फ्रॉम में नहीं आता है, तो ये 9 लाख रुपए के ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो ये माइनस कर दो। ठीक है, तो ये 29,90,000 में से 9 लाख माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 20,90,000, और उस हिसाब से आप अपना कंप्यूटेशन कर देना। ठीक है, अब आपको एक यहां पर दो व्यू लिया है, प्रॉफिट निकालते समय आप ये वाला प्रॉफिट लोगे तो भी चलेगा, ये वाला प्रॉफिट लोगे तो भी चलेगा। मतलब कौन सा वाला, आप 33,90,000 में से 9 लाख निकालो तो आपको 2490 आएगा, उस हिसाब से भी कंप्यूटेशन करते हो, इंस्टीट्यूट बोल रहा है। दूसरा है सीबीडीटी का सर्कुलर है जो बोलता है कि आप 2990 में से 9 लाख निकालो और कंप्यूट करो, वो भी चलेगा। देखो इन्होंने दोनों आंसर दिया है, इन्होंने दोनों आंसर दिया है क्वेश्चन के अंदर, आप चेक कर लेना, आप ऐसे करो वैसे करो, दोनों के दोनों आंसर इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट कर लेगा। यहां पर आप लॉस को निकाल कर फिर बाद में 9 लाख निकालो या लॉस को इंक्लूड करके 9 लाख निकालो, दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप आंसर तो अलग आएगा सॉरी, लेकिन दोनों आंसर इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करता है, करेक्ट माना जाता है। तो उस हिसाब से आपको यहां पर अपन ने वन ऑफ द वेज अपन ने कर लिया, दोनों तरीके से मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एक बता रहा हूं। उसके बाद 115 जैसी निकालना बहुत आसान है, आपका जो भी टोटल इनकम है उसमें आप जो डिडक्शन है वो एड बैक कर दो, 18.5% एएमटी ले लो, 4% सेस ले लो, और उसके ऊपर फिर आपको एएमटी का आंसर आ जाएगा, और फिर देखो एएमटी क्रेडिट कितना आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सिंपल सा क्वेश्चन है उसके बाद। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर एक नॉन रेजिडेंट है जो जर्मन सिटीजन है और जर्मन कंपनी में काम करता है। अब कंपनी ने इंडिया में एक पीई खोल के रखा है, उस कंपनी का इंडिया में एक ब्रांच है। अब उस कंपनी ने रॉबर्ट को इंडिया में भेजा, रॉबर्ट इंडिया में आ गया, 85 डेज के लिए इंडिया में आया। ठीक है, और कंपनी ने क्या किया, उसका सैलरी उसको 28 लाख रुपया दिया। देखो उसको सेक्शन 10(6) का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, नो डाउट रॉबर्ट इंडिया में 85 डेज के लिए आया, 90 डेज से ज्यादा नहीं आया, लेकिन है ना एक कंडीशन और है 10(6) के अंदर कि जो फॉरेन कंपनी है उसका इंडिया में कोई ट्रेड और बिजनेस नहीं होना चाहिए, तब एग्जेम्पशन मिलता है उसके एम्प्लॉय को। अगर फॉरेन कंपनी का इंडिया में ट्रेड और बिजनेस होगा ना तो एम्प्लॉय को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो देखो जरा, तो उस केस में देखो इसका इंडिया में पी है ना, तो उसका इंडिया में ट्रेड और बिजनेस है, तो अगर उसका इंडिया में ट्रेड और बिजनेस है तो उसके एम्प्लॉय को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, तो उसके एम्प्लॉय को इस 28 लाख रुपए पे टैक्स भरना पड़ेगा। हाँ, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जो सैलरी में बाकियों को मिलता है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 28 लाख माइनस 50,000 आपको करना है। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट ने ये कुछ शेयर्स खरीदा इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी के अंदर, तो अगर कोई भी फॉरेन करेंसी में इंडिया में शेयर्स खरीदता है, ठीक है, वो भी कैसे शेयर्स है, ये किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स है, तो ये 112A या 111A के अंदर नहीं आने वाला है, ये एक नॉर्मल केस है, और ये शेयर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, क्योंकि ये 24 महीने के बाद बेच रहे हो, तो यहां पर आपको फर्स्ट प्रोविजन टू 48 एप्लीकेबल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक नॉन रेजिडेंट इंडिया के अंदर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है फॉरेन करेंसी में तो फर्स्ट प्रोविजन टू 48 आता है, तो अब आपको उसका सेल कंसिडरेशन जो भी है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेकिंग एवरेज ऑफ टीटीबीआर एंड टीटीएसआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, फिर बाद में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, एवरेज ऑफ टीटीबीआर एंड टीटीएसआर ऑन द डेट ऑफ परचेस, और उसके बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा उसको वापस से रीकन्वर्ट करना पड़ेगा, टेकिंग टीटीबीआर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। आपको उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन करके वापस से रीकंप्यूट करना पड़ेगा, कैपिटल गेन चेक कर लो। ठीक है, तीसरी चीज, रॉबर्ट ऑब्वियसली एक नॉन रेजिडेंट है, वो किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स को बेचता है, तो याद करो अगर एक नॉन रेजिडेंट किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स को बेचता है तो वो इनकम इंडिया में अक्रू हो सकती है अगर उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में सब्सटेंशियली डिराइव करता है उसका शेयर, उसकी वैल्यू। जैसे वोडाफोन केस के अंदर एचटीआईएल ने सीजीपी के शेयर्स बेचा था तो इंडिया में टैक्स लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि सीजीपी के शेयर्स डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया। अब सवाल ये उठ रहा है, डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में जो एसेट्स है वो 10 करोड़ रुपया कम से कम होना चाहिए। अब देखो पहला कंडीशन ही वायलेट हो गया, उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में एसेट सिर्फ 8 करोड़ का है, तो दूसरा कंडीशन चेक करने का कोई सेंस नहीं बनता है। पहला कंडीशन ये कि इंडिया में उस फॉरेन कंपनी का एसेट्स कितना है, सिर्फ 8 करोड़ है, मतलब सीजीपी का इंडिया में कितने एसेट्स है, सिर्फ 8 करोड़ के एसेट्स है, तो उस हिसाब से उसके शेयर डिराइव नहीं करते वैल्यू, देयरफॉर उसकी कैपिटल गेन्स इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगी। आखिर में उसको डिविडेंड रिसीव हुआ है, कहां रिसीव हुआ है, इंडिया में रिसीव हुआ है। अब अगर इंडिया में कुछ रिसीव हो जाता है तो वो तो सबके लिए टैक्सेबल है, वो तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट फिर क्या है, तो ये 1,11,000 रुपए उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहां पर देखना, यहां पर आप ग्रॉस ऑफ वॉस मत करते बैठना, क्योंकि एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को डिविडेंड पे कर रहा है, तो यहां पर सेक्शन 194 एप्लीकेबल नहीं होता है, यहां पर सेक्शन 195 एप्लीकेबल होता है। अब 195 के अंदर अपने को टैक्स का रेट नहीं पता है, जब टैक्स का रेट ही नहीं पता है तो ग्रॉस अप कैसे करोगे। हां, 194 के अंदर जब रेजिडेंट्स को पे करते हो तो 10% टीडीएस है, तो हम लोग उसको ग्रॉस अप कर देंगे, तो यहां तक ग्रॉस अप करने के चक्कर में पढ़ना मत, भले यहां पर रिसीवर डे आप ग्रॉस अप नहीं कर पाएंगे, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, वो ट्रस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है। यहाँ पर एक ट्रस्ट है जो प्रमोशन ऑफ योगा करता है, प्रमोशन ऑफ योगा चैरिटेबल पर्पस के डेफिनेशन में आता है सेक्शन 215 के अंदर। सबसे पहले इसने 125 लाख रुपए का कॉर्पस डोनेशन रिसीव किया और उसके बाद में उसने उसको क्या किया, उसने ब्लेंड एंड ब्लेंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कॉर्पस डोनेशन का एग्जेम्पशन चाहिए तो आपको 11(5) वाले मोड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 11(5) के अंदर प्राइवेट कंपनी नहीं है, पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स खरीदोगे तो चलेगा, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स नहीं कवर्ड है, तो चेक कर लो, यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला। दूसरा, आपको 95 लाख रुपीज का वॉलंटरी डोनेशन मिला, चलो ठीक है, और 60 लाख रुपीज का फीस मिला फॉर्म तो योगा क्लासेस चलेगा, ये सब चीजों पर आपको 15% का एग्जेम्पशन
एग्जाम्पशन मिल जाएगा और बाकी के ऊपर आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा ट्रस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन जो है वो पूरा अमेंडमेंट आ चुका है, क्योंकि ये पिछले साल का पेपर है, तो ये पूरा पूरा अमेंडमेंट है, पूरा अमेंडमेंट है। देखो कैसे, नागराज एक फाउंडर है एक ट्रस्ट का, और उसका बेटा बीमार पड़ गया, नागराज का बेटा बीमार पड़ गया, ठीक है, बेटा मतलब स्पेसिफाइड पर्सन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, डेफिनेटली हुआ। अब स्पेसिफाइड पर्सन के बेटे के ऊपर कोविड के अंदर बीमार पड़ गया, तो उसने अपने बेटे को अपने ट्रस्ट वाले हॉस्पिटल में दाखिला दिला दिया, एडमिट करा दिया, और उसके लिए 3 लाख रुपए फी पे किया, जबकि जनरली इसके ऊपर 5 लाख रुपए चार्ज करना चाहिए था। तो अब यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे जो फाइनेंस एक्ट 2022 के अमेंडमेंट है। सबसे पहले 271 एए का पेनल्टी लग जाएगा, किसके ऊपर? ट्रस्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि अपने स्पेसिफाइड पर्सन को फायदा दे रहे हो फुकट का। 115 बीबीआई के अंदर टैक्स लग जाएगा 30%। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती का फायदा दे रहे हो अपने स्पेसिफाइड पर्सन को। और रिसीवर के हाथ में भी, मतलब बेटे के हाथ में भी गिफ्ट टैक्स लग जाएगा 56 to 10 के अंदर। तो इसका आंसर पूरा का पूरा बदल गया है। तो जो बदला हुआ आंसर है वो मैंने आपको बता दिया, जो यहां पर दिया गया वो मैं चेक करना, क्योंकि ये पुराने प्रोविजन के हिसाब से। अभी अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, डीटीडब्ल्यू के ऊपर। यहां पर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 42 इयर्स उसकी एज है, उसने इनकम फ्रॉम बिजनेस इंडिया कमाया, वो तो उसको इस पे टैक्स भरना पड़ेगा, तो स्टेटमेंट में लिख दो, ठीक है। उसके बाद कंट्री एन से उसने रॉयल्टी कमाया, तो उस पे उसको टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि डीटीडब्ल्यू में लिखा है, इंडिया और कंट्री एन के डीटीडब्ल्यू में लिखा है दैट रॉयल्टी विल बी टैक्सेबल इन द सोर्स कंट्री मतलब कंट्री एन, इसलिए इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, चेक कर लो। अब अगला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम कंट्री वाई। इंटरेस्ट फ्रॉम कंट्री वाई जो है वो कंट्री वाई वो दोनों देश में टैक्स होगा, इंडिया में भी टैक्स होगा, फॉरेन कंट्री में भी टैक्स होगा, दोनों देश में टैक्स होता है, तो उसको इंडिया में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब वो आपने डॉलर में कमाया, अब हम लोग उसको अज्यूम कर रहे हैं कि ये इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी है। अगर इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी है ना, तो रूल 115 के हिसाब से, उस रूल 115 के हिसाब से उसको कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है? लास्ट डे का टीटीबीआर। अब लास्ट डे का टीटीबीआर कितना? 80 रुपीज। तो रूल लास्ट डे का टीटीबीआर 80 रुपीज है, तो उस हिसाब से इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको अज्यूम करते हो नहीं इट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो फिर आपको हर मंथ के पिछले मंथ का टीटीबीआर देखना पड़ता है। वो मगजमारी करना मेरे को यहाँ पर टाइम नहीं है, मैं यहाँ पर इसको अज्यूम कर रहा हूं कि भाई ये इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज है, तो अदर देन सिक्योरिटीज है, तो यहाँ पर हम लोग लास्ट डे का टीटीबीआर ले लेंगे, मामला खत्म करते हैं, ठीक है। तो 9500 लास्ट डे का टीटीबीआर कितना है? लास्ट डे का टीटीबीआर 80 है, वो आपका इनकम हो जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम पे क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। कंट्री एम में माफ है लेकिन इंडिया में टैक्सेबल है, कंट्री एम में माफ है इंडिया में टैक्सेबल है, तो उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका कंप्यूटेशन हो गया, बस इसके अंदर और कुछ नहीं है। ये कंप्यूटेशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 3 चीज आ गई। ये सब चीज करने के बाद आप ग्रॉस टोटल इनकम ले लो, उसके ऊपर से टैक्स निकाल लो, उसके बाद आप क्या टैक्स निकालने के बाद अब आप क्या करो, उसके ऊपर रिलीफ लेने की कोशिश करो। देखो एग्रीकल्चर इनकम पे रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम डबल टैक्स हो ही नहीं रहा है, वहां टैक्स नहीं हो रहा है, सिर्फ इंडिया में टैक्स हो रहा है, तो डबल टैक्स तो हो ही नहीं रहा है। जब डबल टैक्स हो नहीं रहा है तो एग्रीकल्चर इनकम पे रिलीफ नहीं मिलेगा। हाँ, इसके ऊपर आपको मिल जाएगा रिलीफ, किसके ऊपर? जो आपका इंटरेस्ट है। अब आपको देखना पड़ेगा इंटरेस्ट पे आपने फॉरेन कंट्री में कितना टैक्स भरा है। 950 का टैक्स भरा है टीडीएस के तौर पे, और 21 फेब को भरा है, तो अब आपको इसको आईएनआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा एज पर रूल 128। इनकम को आप रूल 115 के हिसाब से कन्वर्ट करते हो, और टैक्स को आप रूल 128 के हिसाब से कन्वर्ट करते हो। जब टैक्स को कन्वर्ट करने की बारी आती है ना, तो उसमें एक ही तरीका है, पिछले महीने का आखिरी दिन का टीटीबीआर। अब टैक्स कब कटा है? फरवरी में, तो जनवरी का टीटीबीआर आपको लेना पड़ेगा। जनवरी का टीटीबीआर यहां पर कितना है? देखो जरा 78, तो 950 को 78 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा एक्जैक्टली वहां पर आपने कितना टैक्स भरा था। तो देखो वहीं पे मैंने वही कंप्यूटेशन किया है, तो यहां पर देखो एवरेज रेट इन इंडिया कितना आ रहा है? 16.798% आ रहा है, और फॉरेन कंट्री में मैंने कितना टैक्स भरा है? 74,100। ये कैसे आया? बहुत सिंपल है, 950 इंटू 78, 31 जन का टीटीबीआर ले लिया रूल 128 के हिसाब से। अब सुनो जरा, अब ये जो भी आपका एवरेज रेट है ना, वो डबली टैक्स इनकम कितनी है आपकी? डबली टैक्स इनकम में तो ये एक ही आती है ना, एग्रीकल्चर इनकम तो डबली टैक्स नहीं है, ये तो इंडिया में कमाया, तो ये 7,60,000 पे अगर आप एवरेज रेट मारोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप इंडिया में कितना टैक्स भर रहे हो। इंडिया में टैक्स भर रहे हो 127,665, और फॉरेन कंट्री में कितना भर रहे हो? 74,100। तो 74,100 का आप रिलीफ ले लो, विचएवर इज लोअर, उतना अलाउ होता है, उससे ज्यादा आपको अलाउ नहीं होता, चेक कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। टीडीएस के ऊपर पूछ रहा है, टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा। सबसे पहले अपन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको रीसेल कर रहे हैं फॉर एंड यूजर्स। तो अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परचेस करके अगर रीसेल करते हो एंड यूजर्स को, तो वो रॉयल्टी नहीं मानी जाती है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एनालिसिस इंजीनियरिंग एक्सेलेंस सेक्शन, लंबा चौड़ा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वेरी रिसेंट 2021 का। तो ये रॉयल्टी नहीं माना जाता है, और अगर रॉयल्टी नहीं माना जाता है तो टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये एक बैंक है, वो कुछ पेमेंट कर रही है एनएफजीएस को, कुछ एटीएम से रिलेटेड सर्विस दे रही है, तो क्या टीडीएस कटेगा? यहाँ पर भी कोर्ट ने बोल दिया, सीबीडीटी ने बोला टीडीएस 194H में नहीं कटेगा। 194H में क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि दोनों के बीच में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नहीं है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल रिलेशनशिप है। 194J में भी नहीं कटेगा। जे में क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि दोनों के बीच में जो सर्विसेज है वो मैनुअल और ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर प्रोफेशनल सर्विस ये सब तो हो ही नहीं सकती है, तो 194H में भी नहीं कटेगा, 194J में भी नहीं कटेगा। नेक्स्ट वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर एक पीक्यूआर पेयर है, उसने मिस्टर ए को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट दिया, मिस्टर ए को बोला कि मेरे को शर्ट वर्ड बना के दो, ठीक है। शर्ट वाला एग्जांपल ले लिया देखो इंस्टीट्यूट ने, और मटेरियल कौन देगा? मटेरियल मेरा रिलेटेड पार्टी देगा। तो अगर तुम्हारा रिलेटेड पार्टी भी मटेरियल देगा तो भी चलता है, याद करो, अगर आप मटेरियल दोगे तो भी चलता है, या आपका एसोसिएट एंटिटी भी अगर मटेरियल देगा तो भी चलता है। वो केस में आपको टीडीएस काटना चाहिए, कितने पे? अगर ब्रेकअप देता है तो फिर सर्विस पोर्शन पे, ब्रेकअप नहीं देता है तो पूरे पोर्शन पे। उसने ब्रेकअप नहीं दिया, कंसोलिडेटेड इनवॉइस दे दिया, गड़बड़ हो गई, तो अब पूरे के पूरे 40 लाख रुपए के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? 1% टीडीएस काटना पड़ेगा सामने वाले का, क्योंकि सामने वाला इंडिविजुअल है, ठीक है। नेक्स्ट वाला एक कैनेडियन स्पोर्ट्समैन है, नॉन रेजिडेंट है, तो वो जो भी इनकम कमाएगा इंडिया में खेल वेल के, उस पर उसको 20% प्लस 4% सेस लगेगा 194E के हिसाब से, प्लस वो आर्टिकल भी लिखता है अगर मैगजीन में, तो उसके ऊपर भी उसको 20.8% का टैक्स लग जाता है 194E के अंदर, आप सबको पता है, ठीक है।
टैक्स तो 115 बीबीए में लगता है, लेकिन टीडीएस उसका 194 ई में कटता है। नेक्स्ट वाला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ऑन कॉस्ट प्लस मेथड। यहां पर एक कंपनी है एमएनओ लिमिटेड, एमएनओ आईएनसी उसकी एसोसिएट एंटिटी है, तो ये दोनों बन गए एसोसिएट एंटिटी, ठीक है, सब्सिडरी है उसकी, तो ये दोनों बन गए एसोसिएट एंटिटी। और एचवाईटी जो है वो थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी है, वो एमएनओ की सब्सिडी नहीं है, सब्सिडरी नहीं है। अब अपने को कॉस्ट प्लस मेथड के हिसाब से इसका कंप्यूटेशन करना है। देखो कॉस्ट प्लस मेथड के अंदर सबसे पहले अपने को कॉस्ट निकालना होता है, उसके बाद अपने को एक मार्जिन चाहिए थर्ड पार्टी की, थर्ड पार्टी की मार्जिन चाहिए। अब थर्ड पार्टी की मार्जिन क्वेश्चन में है ही नहीं, अब वो नहीं है तो वो भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एचवाईटी की मार्जिन निकाल रहा हूं कि एचवाईटी का मार्जिन क्या है, एचवाईटी का क्या मार्जिन है वो पता लगाते। तो एचवाईटी जो सर्विसेज देता है ना, एमएनओ जब एचवाईटी को सर्विसेज देता है ना, तो 8 आवर्स पर डे देता है 18 दिन तक। और कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है 120 रुपया, 210 रुपया। तो सबसे पहले अपने को कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, एचवाईटी को जब सर्विस देते हो तो उसका कॉस्ट क्या होगा। 120 डायरेक्ट कॉस्ट है 8 आवर्स 18 दिन, 210 इनडायरेक्ट कॉस्ट है 8 आवर्स 18 दिन, तो ये उसका कॉस्ट हो गया यूएसडी के अंदर, रुपीस में बाद में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये बिलिंग पर मंथ का डेटा, ये पर एनम का डेटा नहीं है। अब एचवाईटी को जब सर्विस देते हो तो एक और कॉस्ट भी है आपका, वो है कि यहां पर कुछ वारंटी का कॉस्ट है 1.5% डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, तो वो भी ऐड करना पड़ेगा, वो भी एचवाईटी को सर्विस दोगे तो वो भी कॉस्ट है, तो वो भी नीचे देखो अलग से ऐड किया है। ये कंप्यूटेशन फालतू है, इसका कोई काम नहीं है, तो ये भी अलग से नीचे ऐड किया है। ये करने के बाद आपका जो बिलिंग है वो आता है 47,779 का टोटल कॉस्ट आता है। अब एचवाईटी को जब सर्विस देते हो तो कितने में सर्विस देते हो, 92,000 रुपीस में सर्विस देते हो। बिलिंग कितना करते हो, बिलिंग आप करते हो वो 92,000 रुपीस का बिलिंग करते हो एचवाईटी को, तो देयरफॉर डिफरेंशियल अमाउंट आपका क्या हो गया, आपका मार्जिन हो गया। मार्जिन कितना हो गया 44,220। अब 44,220 डिवाइडेड बाय जीपीएन कॉस्ट चाहिए होता है कॉस्ट प्लस मेथड में, क्योंकि जीपीएन कॉस्ट रहेगा तो कॉस्ट पे मार्जिन मारोगे ना, तो जीपीएन कॉस्ट कैसे आएगा, ये आपका जीपी है, आपका कॉस्ट कितना है 47,779, तो आपका जो मार्जिन है वो आ जाएगा 92.55। सिमिलरली आप जब अपने अब एसोसिएट एंटिटी को सर्विस दे रहे हो तो उस टाइम पे क्या कॉस्ट है वो पता लगाओ, और उसके ऊपर फिर आप 92.55 का मार्जिन ऐड कर दो, तो आपको आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाएगा। तो जब एसोसिएट एंटिटी को देता हूं तो 120 210 9 आवर्स के लिए सर्विस देता हूं, 8 आवर्स के लिए नहीं। एचवाईटी को 8 घंटे में खत्म कर देता हूं और इसको मैं 9 घंटे का समय लेता हूं। उसके बाद जब मैं एसोसिएट एंटिटी को सर्विस देता हूं तो मैं उनको कुछ ना क्रेडिट भी दे रहा हूं, देखो कुछ समय के लिए क्रेडिट दे रहा हूं, 1,20,000 रुपए का लोन दिया मैंने उनको, ठीक है, तो परचेज हार्डवेयर, तो उसके बाद में इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा है 4%, तो वो एमएनसी हैज गिवन, मतलब इनफैक्ट एमएनसी ने अपने को लोन दिया है, ठीक है, तो अपने को वो भी तो चार्ज करना पड़ेगा टू परचेज, तो 1% 4% इंटरेस्ट भी इस पे अपने को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर 4% इंटरेस्ट में ऐड करूंगा, 1,20,000 इंटू 4% इंटू 1/12। 1/12 क्यों, क्योंकि मंथली बिलिंग का डेटा निकाल रहे हो तो इसलिए 1/12 कर रहा हूं, तो इंटरेस्ट भी 1 मंथ का आना चाहिए। ये सब करने के बाद मेरे को टोटल कॉस्ट आ गया। अब टोटल कॉस्ट ये आ गया, उस पे ये आर्म्स लेंथ मार्जिन मार दूंगा तो मुझे आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाएगा, चेक कर लो, कुछ खास नहीं है, देख लो। लेकिन अलग किस्म का क्वेश्चन है, इसको देख के जाना, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 एज यूजुअल केस लॉस के ऊपर डाल के रखा है। सबसे पहला वाला केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेप्सी फूड्स लिमिटेड का, ऑलरेडी पूछ लिया इंस्टीट्यूट ने पिछले अटेम्प्ट में, ठीक है। पेप्सी फूड्स में क्या बोला गया था, जनरली क्या होता है जब आईटैट आपको स्टे देता है, ठीक है, तो 365 दिन के बाद में तो स्टे को बंद करना पड़ता है, भले किसकी भी गलती हो, ठीक है। तो यहां पर कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं है, 365 दिन के बाद भी स्टे कंटिन्यू होगा अगर आईटैट की गलती है तो। अगर एसएससी की गलती है तो 365 दिन पे स्टे खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आईटैट की गलती है तो आपको 365 दिन के बियॉन्ड भी स्टे को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर डिले आईटैट की वजह से हो रहा है तो आपको स्टे 365 दिन के बियॉन्ड भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, यही भाषण दिया गया में और कुछ नहीं, ठीक है, चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, एक एसएससी है उसके ऊपर सर्च हो रहा है, वहां पर कुछ एसएससी के बिजनेस और रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में कुछ गोल्ड बार्स मिले, तो डिपार्टमेंट ने उसको सीज करके लेकर चला गया। अब जनरली क्या होता है, डिपार्टमेंट कोई भी चीज सीज करके लेकर जाती है ना सर्च एंड सीजर में, तो डिपार्टमेंट आपको उस मंथ के एंड से 30 डेज तक का टाइम देती है, बोलती है आकर एक्सप्लेन करो और एग्जिस्टिंग लायबिलिटी के अगेंस्ट कुछ नॉक ऑफ कर सकते हो तो नॉक ऑफ करो और बाकी पैसा ले लो, ठीक है। तो लेकिन एसएससी बोलता है ठीक है एग्जिस्टिंग लायबिलिटी मेरी कुछ नहीं है, मेरी जो फ्यूचर में लायबिलिटी आने वाली है ना उसका एक रफ एस्टिमेट करो, उससे नॉक ऑफ करो और बाकी पैसा मेरे को दे दो असेसमेंट खत्म होने के पहले, तो मना कर दिया। असेसमेंट खत्म होने तक आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। हाँ एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है वो 30 दिन के अंदर आप आते हो, आप पैसा एक्सप्लेन करते हो, नेचर एंड सोर्स एक्सप्लेन करते हो, डिपार्टमेंट सेटिस्फाई होता है, एग्जिस्टिंग लायबिलिटी नॉक ऑफ करके आपको बैलेंस दे देंगे। लेकिन अभी फ्यूचर में जो ऑटोमेटिक टैक्स लायबिलिटी आने वाली है, फ्यूचर में ऐसा टर्म यूज किया, ऐसा कोई टर्म इनकम टैक्स लॉ में नहीं है, इस क्वेश्चन में यूज किया ऑटोमेटिक टैक्स लायबिलिटी जो फ्यूचर में आने वाली है, बराबर। तो ऑटोमेटिक टैक्स लायबिलिटी जो फ्यूचर में आने वाली है वो लायबिलिटी आने वाली है ना, आई थोड़ी है, जब असेसमेंट पास होगा तब होगी ना। एसएससी बोलता नहीं उससे पहले जरा मेरे को एक रफ एस्टिमेट करके इसमें से नॉक ऑफ करके बाकी पैसा मुझे वापस दो, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, माफ करो, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन एक केस लॉ के ऊपर है जो फाइनेंस एक्ट 2022 ने ओवरराइड कर दिया है। केस लॉ एमएम एक्वा टेक्नोलॉजी का केस लॉ था, वो क्या बोलता था कि कन्वर्जन ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनटू अ डिबेंचर अमाउंट्स टू एक्चुअल पेमेंट और उसका डिडक्शन मिल जाना चाहिए। तो अब फाइनेंस एक्ट 2022 का अमेंडमेंट आ गया, आपको पता है कन्वर्जन ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनटू अ डिबेंचर और एनी अदर सिक्योरिटी डज नॉट अमाउंट टू एक्चुअल पेमेंट, डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो उसी जजमेंट को ओवरराइड करने के लिए यहां पर फाइनेंस एक्ट 2022 में अमेंडमेंट आया था, ठीक है। नेक्स्ट वाला है कि एक एसएससी है वो बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के ऑर्डर से दुखी है और ऐसा सोच के बैठता है तो अब कुछ नहीं हो सकता है जीवन में, ऐसा नहीं है। आप हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हो विद इन 60 डेज ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द रूलिंग, जब भी रूलिंग मिला उसके 60 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हो, पहले भी आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है कि यहां पर एक इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी है वो भी हिम्मत हार चुकी है, बोलती है कि मुझे बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास जाना है लेकिन मेरा केस ऑलरेडी पेंडिंग है आईटैट के सामने, क्या मैं जा सकती हूं कि नहीं जा सकती हूं, जा सकते हो। पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए रिलैक्सेशन है कि अगर आपका केस इनकम टैक्स अथॉरिटी आईटैट के सामने पेंडिंग है तो भी जा सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग होगा तो नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट वाला एक ट्रेडिशनल सा क्वेश्चन है आपका इक्वलाइजेशन लेवी का। बॉगल आईएनसी करके एक कंपनी है, वो एक वेबसाइट चलाती है, बाहर की कंपनी है, उसका इंडिया में पी नहीं है और उस
उसका इंडिया के रेजिडेंट्स को या इंडिया के दूसरे रेजिडेंट्स को सामान बेचकर कितना टर्नओवर हो जाता है, 2 करोड़ या उससे ज्यादा होता है, तो उसको 2020 वाला इक्वलाइजेशन लेवल लग जाएगा 2% ऑन 2.3 करोड़। चेक कर लो, बहुत ही सिंपल सा, 2 करोड़ एंड 33 लाख रुपीस पे। चेक कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछता है कि क्या ये सब केसेस में गार लगेगा कि नहीं लगेगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले कंपनी को लॉस हो रहा है, उस कंपनी को लॉस हो रहा है तो उसने क्या कर दिया, एक दूसरी कंपनी के साथ अमालगमेशन कर दिया। तो क्या कुछ गलत किया? कुछ गलत नहीं किया, अलाउड है यार, क्यों गार लगाएंगे जबरदस्ती। इट इज अलाउड बाय द इनकम टैक्स एक्ट, इट इज अलाउड बाय द कोर्ट, कोर्ट ने उसको अप्रूव किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे केस में एक अससी है, उसने ना 2016 में कुछ शेयर्स खरीदा था, उसके बाद उसने कुछ गलत काम कर रहा था 2016 में शेयर्स खरीद के, फिर 2021 में उसको बोनस शेयर्स मिले, क्या उस पर गार लगेगा? नहीं लग सकता है। गार 2017 से आया है, 2017 के पहले अगर कोई कांड किया है तो उस पर गार नहीं लग सकता है, नहीं लग सकता है, नहीं लग सकता है। और जब ओरिजिनल शेयर्स पे ही गार नहीं लग सकता है तो बोनस शेयर्स पे भी गार नहीं लग सकता। ये पॉइंट दिमाग में रखना। ये क्लास में मैंने आपको बोला था कि 2017 से गार आया, उससे पहले गार का प्रोविजन नहीं था। उसके बाद तीसरा केस, यहां एक कंपनी ए लिमिटेड, यहां दूसरी कंपनी है सी लिमिटेड, दोनों इंडिया के अंदर है। अब ये इसको लोन देने के बदले ये तीसरी कंपनी को पैसा देता है, उसके शेयर्स खरीदता है, फिर वो तीसरी कंपनी इसको लोन देती है। ये पक्का केस ऑफ गार है, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है। अब अगर उसका यहां पर कांड 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का है तो गार लग जाएगा, 3 करोड़ से कम है तो गार नहीं लगेगा। ठीक है, चेक कर लो। लास्ट वाला एक एसईजेड में यूनिट सेट करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एसईजेड में यूनिट सेट करने में क्या दिक्कत है? उसमें तो आप गवर्नमेंट अलाउ करती हो, तो टैक्स प्लानिंग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आप उसको क्लेम कर सकते हो, उसका डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हो, कोई गार बार आपको नहीं लगेगा। नेक्स्ट वाला, ये एक अलग से थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से सुन लेना कि कौन कौन इंडिया में आपका एजेंट कहलाया जा सकता है। एक नॉन रेजिडेंट का एजेंट कौन कौन हो सकता है? 2 लोग नॉन रेजिडेंट के एजेंट हो सकते हैं। एक जो उसके बिहाफ पे इंडिया के अंदर है, जो उसका एम्प्लॉयड है, तो एक नॉन रेजिडेंट का अगर कोई इंडिया के अंदर बंदा है, वो एम्प्लॉयड है, तो वो उसका एजेंट बन सकता है। या अगर कोई नॉन रेजिडेंट से कोई एसेट खरीदता है, ठीक है, तो अगर बाय मींस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट ने किसी इंडिया के बंदे को या किसी नॉन रेजिडेंट को, नॉन रेजिडेंट ने किसी नॉन रेजिडेंट को या किसी रेजिडेंट को कोई एसेट बेचा, तो वो एजेंट बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पर क्या केस है। मिस्टर एल्बर्ट ने क्या किया, ओन्स अ रेजिडेंशियल हाउस इन गोवा, और उसने अपना ये हाउस किसको बेच दिया? दूसरे नॉन रेजिडेंट को बेच दिया। ठीक है, डिसोजा को। तो क्या चलेगा? हाँ, अगर एक एनआर दूसरे एनआर को अपना घर बेच देता है तो इंडिया के अंदर, तो उसको माना जाएगा कि वो दूसरा एनआर उसका एजेंट है। ठीक है, दूसरा केस, मिस्टर एल्बर्ट ने मिस्टर राकेश को एम्प्लॉय किया, ठीक है, लेकिन मिस्टर राकेश इंडिया छोड़ के चला गया। अब मिस्टर राकेश इंडिया छोड़ के चला गया तो वो एजेंट नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि एजेंट बोलने के लिए सिर्फ वही एम्प्लॉय कवर होगा जो इंडिया के अंदर है। अब इंडिया के अंदर राकेश है नहीं तो उसका एजेंट नहीं बोला जा सकता, इसलिए यहां पर वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद के जो 3 क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे थियरिटिकल क्वेश्चन है, एक बार उसको देखना है तो देख लेना, नहीं देखना है तो मत देखना। वैसे भी आप ये सारे टॉपिक्स छोड़ने वाले हो, लेकिन देखो आप देखो 6-6 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है ये लास्ट के 3 घटिया टॉपिक्स में से, तो छोड़ो मत, एक बार देख लेना, बेटर रहेगा। कम से कम रिवीजन वीडियो से देख के खत्म कर दोगे तो भी चल जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जो भी मैं कर सकता था आप लोगों के लिए, आज से 10 दिन पहले मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए पास्ट पेपर, मैं आप लोगों के लिए आरटीपी, मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट पेपर का कंपाइलेशन डालूंगा। टोटल 19 पेपर्स का कंपाइलेशन डालूंगा, जो मैंने डाल दिया। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इसमें बहुत मजा आया होगा, और अगर आप लोगों को जरा भी मजा आया, ठीक है, तो एग्जाम के दिन इसको जरूर देखकर जाना 1.5x की स्पीड पे। मैं मानता हूं मैं ऑलरेडी फास्ट बोल रहा हूं, लेकिन एग्जाम के दिन आपके पास समय नहीं होता है, इससे फास्ट मैं नहीं बोल सकता था। अगर मैं बोलता तो फिर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता था। आप देखना, एक एक पॉइंट को मैंने कवर करने की कोशिश की है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो मैंने छोड़ने की कोशिश की। मैं ट्राई किया हूं कि हर एक पॉइंट को मैं बारीकी से इसमें कवर करके आपको ऐसा एक रोड मैप दे दूं जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि एग्जाम के एक दिन पहले 19 पेपर हम लोग देखकर चले जाएंगे। 1-2 पेपर देखने के हमारे वादे थे सर, आपने तो 19 पेपर करके दे दिया। ये मुझे खुद को नहीं पता है मैंने कैसे कर लिया। जब मैंने आपको ये वादा कर दिया था तो मेरे को अपने आप से लग रहा था कि भाई मैंने क्या बोल दिया इन लोगों को, क्या ऐसा कुछ हो भी सकता है क्या कि मैंने जोश जोश में बस बोल दिया। बट भगवान के ऊपर से मुझे सपोर्ट था, आप लोगों का मुझे कॉन्फिडेंट, आप लोगों का मुझे मोटिवेशन था, ये सब चीज की वजह से मैंने ये कर पाया। अदरवाइज ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, बहुत ज्यादा। ये सबसे ज्यादा जिंदगी में आज तक जितने भी लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए उसमें से सबसे डिफिकल्ट वाला लेक्चर मेरी लाइफ का वो यही था। ठीक है, 250 घंटे के बैचेस लेने में मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ये जो 2 घंटे के वीडियोस बनाने में मुझे 2 दिक्कत हुई, जो मेहनत लगी है ना, वो एक अलग लेवल की लगी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेहनत आप लोगों को रंग लाएगी, आप लोगों को मदद करेगी। अगर आप लोगों के 5-6 मार्क्स 10 मार्क्स अगर इससे बढ़ जाते हैं तो इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा खुशी मेरे को होने वाली है, मेरे से ज्यादा खुशी और दुनिया में किसी को भी नहीं होगी। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जब भी एग्जाम पास हो जाओगे तो एक बार मुझे याद कर लेना, मैसेज कर देना एक बार, सर मैं पास हो गया हूं सर, टेलीग्राम पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9009008977 पे, कि सर थैंक यू वेरी मच सर, आपके वीडियोस की वजह से, मेरे वीडियोस की वजह से तो नहीं, उसमें तो आपकी ही मेहनत होती है ऑब्वियसली, आपकी 99% मेहनत मेरी आपकी होगी, 1% शायद मेरे वीडियोस की वजह से आपको हेल्प हो सकती है, लेकिन अगर जरा भी होगी तो आप मुझे एक बार अपना रिजल्ट शेयर कर देना। बहुत खुशी होती है जब कोई स्टूडेंट पास होता है, सीए बनता है, या एक ग्रुप भी पास होता है, जितना भी आपने एग्जाम दिया या एग्जामिशन भी आता है, जो भी है, एक स्टेप ऊपर जाते हो तो सबसे ज्यादा खुशी किसी भी टीचर को होती है, किसी भी गुरु को होती है। तो प्लीज उस दिन मुझे मत इग्नोर करना, ये आपसे मैं बहुत ही हाथ जोड़कर विनंती करता हूं। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना। ये वीडियो मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करो, जितने भी दोस्त हैं उन तीनों के साथ, उन सब के साथ ये तीनों के तीनों वीडियोस आप मैक्सिमम शेयर करो, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और मैक्सिमम लोगों को देश में इसका फायदा पहुंचे। ठीक है, सेल्फिश मत बनो, जिसको पास होना है वो पास होगा, जिसको फेल होना है वो फेल होगा। ये एटीट्यूड मत रखना कि सर मेरे वीडियो शेयर करने से वो पास हो गया तो उसको ज्यादा मार्क्स है, ऐसा मत सोचो। अच्छा काम करने वाले के साथ हमेशा अच्छा होता है, ये चीज याद रखना। ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ एग्जाम यू आल्सो नीड ब्लेसिंग्स,
और शायद आपको शायद 39 आने वाला होगा, किसी की ब्लेसिंग की वजह से शायद आपको 41 आ जाएगा। आपको 199 आने वाला होगा, किसी की ब्लेसिंग की वजह से शायद आपको 201 आ जाएगा। आपको AR2 आने वाला होगा, किसी की ब्लेसिंग की वजह से शायद आपको AR1 आ जाएगा। तो ऐसा सेल्फिश मत बनो। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप पास होंगे 100%। ठीक है, कौन फेल हो रहा है उस पर अपनी लाइफ नहीं डिपेंडेंट होनी चाहिए, मैं कैसे पास होऊंगा उस पर अपनी लाइफ डिपेंडेंट होनी चाहिए, अलॉन्ग विद सबको हेल्प करके। ठीक है, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय।